लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये यूट्यूब है, अगर जो कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं इस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पर भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा ऐसे एग्जाम, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोज मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वो आप तक पहुंच जाए। अगर जो बाद में जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ना है, आप डिस्ट्रीब्यूशन का नेम भी डाल देते हो, जैसे बाद में मल्टी नोमियल। अगर इस तरह से अगर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो हमारा चैनल है, मतलब हमारी जो वीडियो है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि आईएएस एग्जाम ना सर्च करके आप सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप जाओ और उस जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, जैसे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सपोज आपको पढ़ना है, तो आपको वही बस डालना है और ये कुछ हमारा फॉर्मेट रहेगा। ये इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख करके आएगा, जैसे इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ोगे तो ऐसा ही लिख करके आएगा। तो ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डालो, अदर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपको डालनी है वो आप डाल करके यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी, बट इसके बाद में जैसा कि मैंने हर वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे बोला है कि आपको कमेंट करते रहना है। कमेंट में आप कोई सुझाव दे सकते हो, कोई चीज दे सकते हो जो आपको लग रहा हो। जैसे सपोज ये मैंने डाला है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आईएएस एग्जाम। अब ये वीडियो मैंने अभी जस्ट 2-3 दिन पहले अपलोड किया था और एक भाई ने देखो यहाँ पर मैसेज किया था सुबह में, तो इन्होंने वीडियोस के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी थी कि जैसे टेलीग्राम का लिंक बता दो, मतलब कौन सा। तो आप सिंपल सा आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने उनको प्रॉपर सारी चीजें बताई भी हैं कि आप किस तरह से आप चीजों को कर पाओगे। तो आप सिंपल सी बात है कि आप कोई कमेंट करोगे तो उसको मैं जरूर से जरूर 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मैं देख करके आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर जो चीज मुझसे सॉल्व होने वाली होगी वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, जो चीज नहीं होगी मैं उसका सीधा सा आपको वहाँ पर जवाब भी दे दूंगा। बट अगर जो आपको कोई पर्टिकुलर जैसे बाद कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ गेट के एग्जाम को फोकस करना है, तो उसको क्या करना है, वो जाकर के जैसे यहाँ पर अगर जो देखो, ये हमारी कुछ अभी तक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखो फर्स्ट जो हमारी वीडियो है, मतलब प्लेलिस्ट है, ये हमारा इकोनॉमेट्रिक्स का है। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स का है गेट एग्जाम के लिए, तो इसमें देखो अभी तक मैंने 32 वीडियोस अपलोड कर दी। तो यहाँ से जाकर देखिए, जैसे सपोज आपको मल्टीवेरिएट का पढ़ना है तो मल्टीवेरिएट के लिए ये देखो मैंने बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये देखो हमने कर दिया, आरपीएससी जो बाद जो भी वन एग्जाम होंगे उनकी जो वीडियोस होंगी इसमें आएंगी। इसी तरह से अगर जो बाद आप ये देखते हो कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा फर्स्ट पेपर जो आईएएस में, तो ये कुछ इस तरह से आप चीजों को फाइंड कर पाओगे। देन इसके बाद में अगर जो बाद आपको कोई भी लिंक, सपोज आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो आप इंस्टाग्राम पर, मैं कह रहा हूँ अगर जो आपको नहीं फॉलो करना तो एक बार आप चेक करके देखिएगा, अगर जो आपके काम की चीज वहां पर हो तो आप जरूर करिएगा फॉलो। और देन इसके बाद में फेसबुक अगर जो आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। टेलीग्राम आपको बहुत जरूरी है, मतलब इसको फॉलो करके रखना। ये इसलिए क्योंकि जितनी भी कोई भी पीडीएफ या कोई भी नोट्स जो भी मुझे प्रोवाइड करनी होगी वो मैं यहीं पर करूंगा। इसी तरह से आप यहाँ पर इसके लिंक पर क्लिक करके भी उसको यहाँ पर करना क्या है, इस तरह से लिखना है आईएएस एग्जाम और उसको सर्च कर देना है। जब आप सर्च करोगे तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि हमारा फॉर्मेट सेम रहेगा। तो आप यहाँ पर अगर सर्च करोगे इसका लोगो देखोगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा। देन आप यहाँ साइड में अगर देखोगे, जो मैं इसमें सबसे ज्यादा मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखोगे कि आपको जो भी कोई मैंने वीडियो इस पर अपलोड किया तो वो आपको मिलेगा। अगर जो भी मैंने पीडीएफ जो मैंने बताई दी है, जैसे अग्रवाल का यहाँ पर पड़ा हुआ है, आईएएस एग्जाम की जो भी नोटिफिकेशन वो सारा यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। तो ये आपको फॉलो करके रखना है। कमेंट करना बहुत जरूरी, कमेंट करोगे तो मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ। ऐसा कभी लगता है कि कमेंट का मे भी कोई रिप्लाई ना आता हो, तो एक बार चेक करना जहाँ जहाँ जिस वीडियो पे जिसने भी कमेंट किया उसको मैंने रिप्लाई जरूर दिया। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से चीजें करते रहोगे। अब यहाँ से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो इसमें मैं आपको पहले आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा और आरबीआई आईएएस गेट जैसे एग्जाम में कहाँ कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको करना चाहिए। एक पहले ही बात मैं बता देता हूँ कि जो अगर बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा कोई नॉइस आ रही है या कहीं पर मैंने कुछ गलत बोल दिया है या मतलब गलत बोला है, तो आप कमेंट करके उसको बता दीजिएगा, जिससे कि मैं वो नेक्स्ट वीडियो में सही कर लूँगा। अगर कोई फार्मूला एरर हो गया हो या कुछ हो गया हो, क्योंकि ह्यूमन एरर तो हो सकती है। और कोई भी अगर बाद में आसपास में ऐसी नॉइस आ रही है जो आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो उसको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेन मकसद ये है कि मैं आपको जल्द से जल्द टॉपिक कवर कर दूँ, जिससे कि क्योंकि अभी गेट का पेपर होने में अभी 1 महीना पूरा लगभग में है, तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और कोई भी टॉपिक जब समाप्त होगा, जैसे विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन या हॉटलिंग टी स्क्वायर, तो आप देखोगे कि मैं उसके जैसे ही टॉपिक समाप्त होगा उसके बाद में मैं आपको एग्जाम्पल उससे रिलेटेड जरूर कराऊंगा, जो आरबीआई गेट या आईएएस जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरा जो मेन फोकस है वो आईएएस पे है, बट चूंकि आईएएस का इतना सिलेबस है कि उसको कवर करते करते आप देखोगे कि आरबीआई गेट जैसे एग्जाम भी आप कवर कर ले जाओगे। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस सिंपल सी बात है। यूनिवेरिएट आपने पढ़ा होगा, फिर बाई वेरिएट पढ़ा होगा, फिर ट्राई वेरिएट पढ़ा होगा। अब उसी तरह से मल्टीवेरिएट है, तो मल्टीवेरिएट नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे मल्टीपल, मतलब अभी तक आप यूनिवेरिएट में सिर्फ एक्स लेकर के काम करते थे, फिर बाई वेरिएट में आपने देखा होगा कि एक्स वाई लेकर के काम करते थे, ट्राई में 3 x1 x2 x3, इसी तरह से इसमें n वेरिएबल तक वर्क होता है और इसमें p डायमेंशन भी वर्क करता है। अब वो मैं आपको जब टॉपिक समझाऊंगा तब अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप ये समझो कि जो हमारा फर्स्ट रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा कि उसमें मैं आपको जो जो भी ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, तो इसमें से बाद में मैट्रिक्स कैसे बनती है, तो मैं उसका एक स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले जब आगे की चीज़ें मैं कराऊँ।
सेकंड जो हमारा है मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, फिर बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, उसी तरह से मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। देन इसके बाद में विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपने वहाँ पे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर हम आपको विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे। फिर हॉटलिंग टी स्क्वायर, ये क्या होता है, ये बेसिकली बात करता है कि जब आपने वहाँ पर देखा होगा कि मतलब इससे पहले वहाँ पर बोलने का मेरा अर्थ ये है कि जब इससे पहले आपने अगर पढ़ा होगा तो यूनिवेरिएट में दो मीन्स थे, उनको कंपेयर करते थे, वही वही यहाँ पर भी करेंगे, बट यहाँ पर चूंकि पी डायमेंशन पर वर्क करना है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फिर कोरिलेशन पढ़ा होगा वहाँ पर। अब यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल कोरिलेशन इसके लिए कैसे फाइंड होता है। देन इसके बाद में प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ एनालिसिस आप पढ़ोगे। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या करता है कि बेसिकली ये बताता है कि कोई भी डेटा हमारा दे रखा है जिसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे बाद में सपोज कोई एक डेटा आपको मिला और आप उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बट आप देखोगे कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जिनका बहुत ज़्यादा उस पूरे होल डेटा पे इम्पैक्ट नहीं होगा। तब उस केस में आप क्या करोगे कि पीसीए का यूज़ करोगे। उस वो क्या करता है, जैसे सपोज आपने 10 वेरिएबल ले ली और उनको एनालिसिस किया, तो अगर बाद में उस पर अगर आपने पीसीए लगाया तो पीसीए क्या करता है कि जैसे बाद में जो आपने 10 लिया था, 10 डायमेंशन, वो 10 डायमेंशन जो तुम्हारे हैं वो एक या दो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, या एक दो में आपको होल डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बेसिकली करता है कि डायमेंशन को कम करता है। देन इसके बाद में डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। देन इसके बाद में कैनोनिकल कोरिलेशन एनालिसिस पढ़ेंगे। देन इसके बाद में आपने पढ़ा होगा एनोवा, उसी का एक्सटेंशन कह लो, तो वो है हो गया हमारा मनोवा। देन इसके बाद में फैक्टर एनालिसिस देखेंगे। ये बेसिकली, और ये पूरा जितना भी यहाँ पर हो रहा है वर्क, ये ज़्यादातर आप देखोगे कि जो हमारा मीन होता है और जो हमारा वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स होती है, बस उसी पे ही वर्क किया गया है। तो ये सारा मैं आपको जब समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से वहाँ पे समझ में आएगा भी। देन इसके बाद में क्लस्टर, क्लस्टर आपने अगर आपको थोड़ा सा बेसिक भी आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि क्लस्टरिंग करते हैं कि सपोज एक जो ग्रुप है वो एक जैसा ग्रुप है, उसका एक क्लस्टर बना लिया, दूसरा इसी तरह से क्लस्टर अलग अलग क्लस्टर क्लस्टरिंग करते हैं। तो वो जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तब वहाँ पर समझ में आएगा। अब इसमें मैं आपको कुछ ये आप समझ लो कि 10 से 11 टॉपिक हैं, कुछ अगर जो बाद में इसमें मतलब रह गया होगा तो उसको मैं अलग से समझाऊंगा इसी के अंदर, बट जितना मुझे आइडिया है कि बस इतना ही आपका पूरा टॉपिक है। अच्छा, अब इसमें मैं देखता हूँ आपको और बताता हूँ, जिससे बाद में आप जब देखोगे कि आईएसएस के लिए अगर आप कोई क्योंकि सिंपल सी बात है, जो ये प्लेलिस्ट बनेगी मल्टीवेरिएट एनालिसिस की, ये सभी के लिए है, चाहे वो आरबीआई, आईएसएस या गेट कोई भी एग्जाम दे रहा हो। तो जैसे बाद में मैं मान लेता हूँ कि कोई अगर जो बाद आईएसएस के लिए पढ़ रहा है तो वो देखेगा, वेटेज देखेगा। तो जो हमारा फर्स्ट ये इंट्रोडक्शन जो मैं इसमें बताऊंगा ये बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप इस तरह से मान लो कि इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये आपको अगर आइडिया होगा पेपर 4th में 100 नंबर का आता है पूरा मल्टीवेरिएट एनालिसिस। उसमें से देखोगे कि 55 से 60 नंबर के बीच में बस यही दो टॉपिक, एक ये टॉपिक और एक ये टॉपिक कवर कर लेता है। ठीक उसी तरह से नीचे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, हॉटलिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। और देन इसके बाद में मल्टीपल कोरिलेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन इसमें आता है। तो 1 से लगा करके ये जो 8 तक मैंने आपको बताए हैं, इसमें से आप ये समझ लो कि ये 8 नंबर वाला अगर टॉपिक आप जब पूरा पढ़ोगे, आपको लगे कि आप कर ले जा रहे हो चीज़ें इतने से, अगर ये 1st से 7th तक अगर आप कहीं पर भी कोई भी अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अगर आप भूल नहीं रहे हो, तो एक टॉपिक आप देखोगे कि आपके लिए ऑप्शनल हो जाएगा, कि मतलब जरूरी नहीं करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आप पर डिसाइड करना पड़ेगा। बट अगर कोई आरबीआई के लिए अगर कर रहा है तो वो देखेगा कि आरबीआई क्या कर रहा है, कि आरबीआई इसका एडवांस वर्जन मतलब दे रहा है। वो एडवांस वर्जन क्या है, जैसे ये एक टॉपिक और ये एक टॉपिक मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब आरबीआई के लिए। देन इसके बाद में देखोगे कि ये टॉपिक, देन फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आरबीआई पूछ रहा है। खास करके हॉटलिंग टी स्क्वायर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और जो हमारा मल्टीवेरिएट एनालिसिस है यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बट उतना ज़्यादा नहीं है। बट अगर जो बाद में अभी गेट का जो पेपर अगर कोई दे रहा होगा तो वो उसने नोटिस किया होगा कि उनका जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है। उसमें बस मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, हॉटलिंग टी स्क्वायर और मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बस यहाँ तक ही उनका पूरा टॉपिक हो गया। मतलब 4 टॉपिक बस पूछ रहा है। हालांकि अदर भी टॉपिक हैं, जैसे बाय द वे रिग्रेशन आप देखोगे, उसमें तो मैथ भी पूछी जाती है, तो वो अलग चीज़ है। मैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस की बात बता रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब होगा क्या कि जैसे बाय द वे मैं अभी जो इसी में मैं आपको आगे जब समझाऊंगा, अभी जो स्टार्ट करूंगा,
वो स्टार्ट ये करूंगा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मैट्रिक्स आपने पढ़ तो रखा होगा, बट मैट्रिक्स का मैं यहाँ पर आपको यूज बताऊंगा। ट्रेस क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, और जो भी इसके अंदर आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो समझ लो कि ये वाला जो इस वाले वीडियो में ही या तो ये टॉपिक मिलेगा या तो नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा उसमें आप देखोगे कि आपको पूरा जितना भी इस मैट्रिक्स का पोर्शन है ये मैं पहले कवर करूंगा, क्योंकि ये हर जगह पे यूज होगा। तो मैं बार बार वहाँ पे ना लिख करके एक बार में ही मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। कोई भी वीडियो आप अगर देखना चाहते हो तो सिंपल सा रूल तो यही है कि जो ये मैट्रिक्स का वीडियो और जो इंट्रोडक्शन और ये जो आप मतलब देख रहे हो सिलेबस, तो ये तो मतलब कंपलसरी है आपके लिए। देन उसके बाद में आप चीज़ें, अगर आपको चीज़ें बाद में किसी को मैट्रिक्स की हर एक कॉन्सेप्ट उसको आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो करे, बट इन जनरल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किसी को कुछ नहीं आता है तब क्या होना चाहिए, तो वो मैं बेस्ट वे आपके लिए लेकर के आया हूँ। अच्छा, अब इसमें मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखो मैट्रिक्स, मैं कोई ये समझ लो, आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कोई टॉपिक जब मैट्रिक्स में लिखा रहा हूँ या समझा रहा हूँ तो उसमें मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा। डेप्थ इन सेंस कि मैं आपको बस कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि कैसे वर्क करता है, और ये नहीं बताऊँगा कि मतलब उसके पीछे बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाना, क्योंकि हमारा सिर्फ इसका रोल है, ना कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा यहाँ से कुछ। तो हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, मैट्रिक्स की। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। मैट्रिक्स देखो, या तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर है या नहीं है? सपोज 2 0 ले लो या 4 ले लो या 3 ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये अगर बाय 2 × 2 का अगर बाय बना है, मतलब अगर इन जनरल में अगर लिखें तो P × P, मतलब जो यहाँ पे वो अगर यहाँ पे है तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक, अगर जो बाय P क्रॉस, या इसको P क्रॉस ना करके M × N अगर जो बात में है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये कैसा होगा इसका जरा हम देख लेते हैं। जैसे सपोज ये कुछ इस टाइप का 1 3 4 7 8 9, तो इसका अगर जो बात में आप डायमेंशन चेक करोगे, और डायमेंशन कैसे पता करते हैं ये भी देख लो। ये भी बहुत लोगों को अगर जो बात में प्रॉब्लम करती है, तो ये देख ले कि कैसे हम बता रहे हैं। ये हमारा होता है रो, ये हमारा होता है कॉलम। अब यहाँ पर अगर जो बात में देखो रो क्या होता है, इस बाद में ये अगर आपने जब स्टार्टिंग किया होगा तो आपने देखा होगा कि इस तरह से मैथ्स की बुक आती थी, या स्टैट्स में भी ये कुछ प्लॉट करने के लिए हम लोगों के पास मिलता है। तो देखो ये जो, एक मिनट मैं इसको हटा करके अच्छे से बना देता हूँ। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर जो बात में आप नोटिस करोगे तो ये R1 है, यही तो रो होती है, ये रो हो गई। ये R2 मतलब दूसरी रो, ये R3 ये तीसरी रो, और ये हमारी चौथी रो हो गई। इसी तरह से अगर जो बात में कॉलम अगर आप चेक करोगे तो ये जो इस तरह से लाइन बनी होती है इसको हम कॉलम बोलेंगे। ये हमारा हॉरिजेंटल हो गया, ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गई। तो ये हमारा पहला कॉलम हो गया, ये हमारा दूसरा कॉलम हो गया। अब यहाँ पर अगर बात में आप देखोगे तो ये हमारा है R1 और ये हमारा है R2, और ये देखोगे अगर जो बात में आप, तो ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। तो कितने कॉलम है? 2, तो 2 लिख दिया, और रो कितनी है? वो भी 2, 2 लिख दिया। अब इसमें अगर जो बात में आप देखोगे, एक ये रो है और एक ये रो है, और कॉलम अगर देखोगे तो C1 C2 C3। तो यहाँ पर अगर जो बात में, चूंकि मैंने ये रूल ये याद रखना है, रो पहले लिखी जाती हैं तो रो ये हो गया, कॉलम उसके बाद में लिखे जाते हैं तो 3। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से होगा तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, और इस तरह से होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो हम देखते हैं, वेक्टर।
अब वेक्टर बेसिकली क्या होता है वो जरा हम लोग देखते हैं। अगर जो बाय द वे मैं इसमें अगर जो बाय द वे मैं इसकी बात करूं, और अगर जो बाय द वे कोई B1 अगर लिख ले और वो कुछ इस तरह से लिखें 1 7, तो ये हमारा क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया। इसी तरह से अगर जो बाय द वे B2 अगर जो बाय द वे कोई लिख ले, ये देखो मैट्रिक्स से ही निकला है, तो ये अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये हमारा वेक्टर हो गया। देन अगर जो बाय द वे आप तीसरा अगर जो देखो, तो ये हमारा अगर जो बाय द वे मान लेते हैं 4, और ये हमारा हो गया 9। अब अगर जो बाय द वे हम देखते हैं इसमें अगर जो बाय द वे देखो, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 क्रॉस 1 का हो गया। यहां पर भी देखोगे 2 क्रॉस 1 का हो गया, यहां पर भी देखोगे 2 क्रॉस 1 का हो गया। और चूंकि मैं अभी बता दे रहा हूं पूरे होल जितना भी मल्टीवेरिएट में पढ़ूंगा वहां पर मैं बार बार बता रहा हूं, समझना एक चीज को, मैट्रिक्स में लिखूंगा, चूंकि लिखने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं क्या फॉलो करूंगा वो जरूरी है, क्योंकि आप नोटेशन में जाकर के ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ, वो मैं यहीं पे कंफ्यूजन आपकी दूर कर रहा हूँ। अगर कोई मैट्रिक्स लिखी होगी, मैट्रिक्स कैसी होगी, मैट्रिक्स या तो 3 क्रॉस 2 की होगी, या तो 4 क्रॉस 4 की होगी, सपोज इस टाइप की, तो मैं इस तरह से लिखूंगा। लेकिन जब मैं वेक्टर कभी भी लिखूंगा तो उसके नीचे मैं इस तरह से साइन लगाऊंगा। तो ये साइन आपको याद रखना है, ये जरूरी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। बहुत जगह आप देखोगे बुक्स आप जब फॉलो करोगे या कोई अदर टीचर्स से अगर आप पढ़ोगे, वहां पर आप देखोगे कि हो सकता मे भी वो यहाँ पर इसको मैट्रिक्स के लिए, जब मैट्रिक्स वो लिख रहा हो तब वो हो सकता है वहां पर इस तरह से ले रहा हो, और जब वेक्टर लिख रहा हो तो वो सिर्फ इस तरह से लिख रहा हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट चूंकि मेरा अगर आपको लेक्चर फॉलो करना है तो वो उसका तरीका बस यही है कि ये हमारा रैंडम वेरिएबल को डिनोट करेगा, या रैंडम वेक्टर को करेगा, सॉरी। तो रैंडम वेक्टर को ये इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अब अगर जो बाद में हम इसमें अगर जो हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाएं और इसको हटा देते हैं, तो चूंकि मैंने बोला है कि रैंडम वेक्टर को या वेक्टर को मैं इस तरह से लिखूंगा, तो ये हमारा कुछ हो गया। तो अगर जो बाद में मैं इस बी, चूंकि ये इसी के एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, तो अगर जो बाद में मैं इसको अगर लिखना चाहूं, तो और ये क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, तो ये हमारा 2 क्रॉस 3। देखो डायमेंशन मैंने गलत बोला है, ऑर्डर, ये हमारा ऑर्डर हो गया। अगर जो बाय द वे मैं इसको अगर जो लिखना चाहूँ, तो मैं इसको अगर जो बाय द वे ये ना लिख करके, सपोज आपको कुछ इस तरह से अगर किसी ने दे दिया B1 कॉमा B1 कॉमा B2 कॉमा B3, तो ये देखो, ये बेसिकली अगर जो आप यहाँ पर इन वैल्यूज को अगर रखोगे तो बात वही है। अब मैं जो आपको बता रहा था वो देखो 2 क्रॉस 1 का हो गया, 2 क्रॉस 1 का हो गया, 2 क्रॉस 1 का हो गया। अगर जो इन सबको अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो गया 1 क्रॉस 3, क्योंकि 2 तो सब में सेम है, सेम तो 1 भी है, बट इसको जब मैट्रिक्स के फॉर्म में मतलब जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से करते हैं। अच्छा, और अगर जो बाय द वे इसी को अगर जो बाय द वे कोई इस तरह से अगर लिख देता है, T लिख दे, या इसी तरह से इसको B1 डैश लगा दे, ये 1 है, तो इसको अगर जो बाद में लिखना है तो ये मतलब कह रहा है ये हमारा हो गया कॉलम वाइज, और ये हमारा हो गया रो वाइज। तो रो वाइज अगर जो बाद में ट्रांसपोज मतलब ले लिया है, तो ये 1 और ये 7 हो जाएगा। जो रो में था, मतलब जो कॉलम में था वो अब हमारा रो में हो गया है। तो ये कुछ तरीके हैं, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अच्छा, देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो बाद में मैं आपको समझाऊं, आपसे ये बोला जाएगा कि P इस तरह से लिखा होगा कुछ भाषा कि X इज ए P रैंडम वेक्टर। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं वेक्टर को, बुक में हो सकता है आपको कुछ इस तरह से लिखा हो, बट उसको आप इस तरह से पढ़ना, फिर वेक्टर का साइन लगाना, चूंकि वेक्टर की बात की जा रही है। और P डायमेंशन का मीनिंग हो गया कि ये P क्रॉस 1 का बात कर रहा है, और ये हमारा हो गया X1 X2 डॉट डॉट XP। अच्छा, अगर जो बात है टू रैंडम वेक्टर की अगर बाद में बात करता तब क्या करते हैं, तब यही हम इस तरह से लिखते हैं X1 और X2। ठीक है, तो ये बस लिखने के तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, देन इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड नंबर स्केलर। अब स्केलर कोई भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, जैसे सपोज 2 3 4,
कुछ भी हो सकता है, या सपोज वो बोल दे सी लिख करके और बोल देता है कि इज ए स्केलर, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब अच्छा ये करता क्या है बेसिकली, स्केलर जब भी होगा मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये 1x1 का ही होगा, इसी तरह से ये भी 1x1 का ही होगा। अच्छा, देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो मैं आपको बता भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, क्योंकि वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो स्केलर हमारा हो गया। देन फोर्थ नंबर अगर जो बाद में मैं देखूं तो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किस तरह से आप समझोगे ये जरा देखो। और हाँ, जब मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो मैट्रिक्स के अंदर कुछ इस तरह से चीज़ें चलेंगी, A11 A12, ये सपोज 3x3 की अगर मैट्रिक्स में लिखूं क्योंकि ये सबसे कॉमन है, तो A13 हो जाएगा। इसी तरह से A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, A31 होगा, A32 होगा और इसी तरह से A33 होगा। ये कुछ जब नंबर्स नहीं दे रखे होंगे तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ हमारा इस तरह से होता है। इसको अगर जो बाद में आप देखोगे कि बहुत जगह ये कुछ इस तरह से भी लिखा होता है IJ। इसका मीनिंग क्या है कि I की वैल्यू आप रखते जाओ। अब I यहां पर क्या होगा, I बराबर 1 से लगा करके 3 यहां पर क्या अगर जो बाद में मैं मानूं, इसको अगर सपोज M मान लें और इसको सपोज N मान लें, तो ये हमारा M हो गया और ये हमारा J बराबर 1 से 3, इसकी भी वैल्यू ये। जब भी ये आप स्टैंडर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 या इसी तरह से सपोज 10 तक जा रहा है, तो जितने भी मतलब आप ISS या कोई अदर एग्जाम वहां पर देखोगे कि बहुत जगह कभी कभी ये इस तरह से लिखा होगा, 1 से लास्ट, 1 से स्टार्ट है, बीच में 1 इस तरह से ब्रैकेट में लिखा जाता है और 10 लिखा जाता है। इसका जो मीनिंग है वो यही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो ये तरीके आपको बहुत जरूरी है कि पता हो। अच्छा, देन नेक्स्ट इसमें ही मैं आपको ट्रांसपोज में बता रहा हूं। हाँ, इसके रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो ये लिखा होगा ट्रांसपोज ऑफ बी, या तो इस तरह से लिखा होगा बी डैश, या तो इस तरह से लिखा होगा बी के ऊपर इस तरह से सी लगा होगा, या तो इस तरह से लिखा होगा बी के ऊपर टी लिखा होगा। ये कुछ भी अगर जो ऐसा कुछ लिखा है तो आप समझोगे कि उसका ट्रांसपोज करना है, वो किस तरह से क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज अगर जो बाय द वे आपसे अगर जो बाय द वे ट्रांसपोज बी का अगर जो बाय द वे ट्रांसपोज अगर सपोज लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, जो IJ लिखा था उसका ऑर्डर चेंज कर देना है, ये J से I लिख देना है। अब ये बेसिकली क्या हुआ है, ये जरा अगर जो बाय द वे मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये जरा देखो, ये क्या मैंने किया है, बस ऑर्डर को चेंज कर दिया है। ऑर्डर क्या चेंज किया है, अब अगर जो बाद में यहाँ पे करोगे तो 1 1 हो गया, मतलब A11, ये तो सेम है। जब J की भी वैल्यू मैंने, अब इस तरह से समझो, ये हमारा रो है तो ये हमारा अब रो हो गया और ये हमारा कॉलम हो गया। तो जब हम, चूंकि हम फर्स्ट रो लिख रहे हैं, मतलब रो फर्स्ट लिख रहे हैं और कॉलम यहाँ पर C1 C2 C3, तो यहाँ पर अगर जो बात आप देखो तो सपोज अगर जो बात J की वैल्यू हम 1 ले लें तो ये हमारा कुछ क्या होगा A1J। अब इसको अगर जो सॉरी A1I हो जाएगा। अब I की वैल्यूज बदलते जाएं, तो I की वैल्यू अगर बाद में हम बदलें तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ एक मिनट, मतलब जो यहाँ पर ये थोड़ा समझ लो कि जो यहाँ पर रो में लिखा हुआ है वो यहाँ पर अब कॉलम में लिखा जाएगा। तो मतलब A11, अब मैं रो को कॉलम में लिख रहा हूँ तो ये इस तरह से होगा A12 हो जाएगा, फिर इसको लिखेंगे A13 हो जाएगा, देन इसके बाद में A21, मतलब नेक्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद में A22, देन इसके बाद में A23, देन इसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा होगा A31 A32,
और A3 3, ये हमारा हो गया। अब एक हम मैथमेटिकल एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। अब अगर जो बाद में इसका अगर जो आपसे बोल दिया जाए ट्रांसपोज करने को, तो कुछ नहीं, जो ये रो में लिखा है उसको अब हम कॉलम में कर लेंगे, और ऑर्डर अगर इसका अगर जो बाद में हम देखें तो 2 × 3 है, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, वो हो जाएगा जस्ट रिवर्स, मतलब 3 × 2। अब इसको अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, और ये हमारा 4 5 6 हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ ट्रांसपोज वर्क करता है कुछ इस तरह से। अब सिंपल सी बात है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, वो प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसका ये आप बिल्कुल मतलब मत निकालिएगा कि इसका यूज नहीं है, इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसीलिए मैं चीजें करवा रहा हूँ। अब जरा देखो यहाँ पे, क्योंकि मैं वहां पर बार बार ये चीज लिखूंगा तो आपको समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी, और ये बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं होगा कि आपको वीडियो बहुत लंबा लगेगा, बहुत सिंपल है। मतलब आप अगर बाद में मल्टीवेरिएट पढ़ना चाहते हो, आपने डिसाइड कर रखा है, तो बस जस्ट जिस दिन डिसाइड किया है, सिंपल सी बात है, उस दिन आप उसका पूरा सिलेबस देखो, कैसे क्या चीज़ें मतलब करनी है, मतलब कितने दिन में एक टारगेट भी बनाना है कि हाँ इतने दिन में मेरा टारगेट है कि मैं खत्म करूंगा। तो बस उसी दिन आपको ये सारा देख करके लिख करके, सब नहीं लिखना। अब इसमें सिंपल सी बात है, अगर जो बात ऊपर की चीजें मैंने बताई अगर आपको ये आता है तो सिंपल सा ये छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये भी लिखना है। बट हाँ, जो इस बात है, सपोज ये मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा, ये अगर आप लिख करके रखोगे तो ये आपको दिक्कत नहीं करेगा। सपोज ये कोई ए हमारा मैट्रिक्स है, देखो जहां पर स्क्वायर होगा वहां पर मैं स्क्वायर बोलूंगा, जहां पर स्क्वायर नहीं होगा वहां पर आप ऐसा मानोगे स्क्वायर भी हो सकता है, और जो उसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कोई भी हो सकती है। तो जहां पर ऐसा होगा वहां पर मैं बोलूंगा, और जहां पर अगर कहीं गलत हो जाता है तो उसको कमेंट कर देना। तो अगर जो बाय द वे मैं किसी ए का एक बार अगर ट्रांसपोज किया है और उसका फिर से एक बार ट्रांसपोज कर दें, तो ये हमारा बेसिकली ए ही देगा। हालांकि मैं सबका प्रूफ नहीं करूंगा, बट मैं इसका करा देता हूँ। जिस बाद मैंने इसका एक बार कर लिया, तो ये ए, और अगर जो बाद में इसका अगर जो बाद में ट्रांसपोज अगर मैं फिर से कर दूं, तो ये जो लिखा हुआ है या कॉलम लिखा हुआ है, ये कॉलम है हमारा, तो ये अब हमारा रो बन जाएगा 1 2 3, और ये हमारा हो जाएगा 4 5 6, और ये अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक इक्वल ही आ गया। तो यही ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड क्या होगी? सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर जो बाद में ए, मतलब ए का ट्रांसपोज अगर ए हो जाता है, मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स सपोज मिल जाए जिसका हम ट्रांसपोज ले फिर भी वो वही रहे। अब ये एक ऐसा मैट्रिक्स अगर जो बाद में आप सोच पाओ, तो अभी चलो मैं आप थोड़ी देर के लिए सोचो इसको। देन क्या होगा? देन मैट्रिक्स ऑफ ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक। बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट ये है प्रॉपर्टी, हर जगह देखोगे ये यूज होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला तो आपको नोट करके ही लिखना है। प्रॉपर्टीज जरूर लिखना, क्योंकि ये मैं सिंपल सी बात है, मैं हर जगह यूज करूंगा तो वो आपको वहां पर बहुत दिक्कत करेगा। अब ये ऐसा कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है जिसका मैं ट्रांसपोज लूं और वो ए ही बचे? तो ये अगर आप एक एग्जांपल देखो, सपोज 1 ले लिया, 3 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, और अगर जो बाद में आप इसका अगर जो बाद में ट्रांसपोज अगर लो, तो अगर आप देखोगे तो ये अगर जो बाद में मैं यहाँ पे लिख लूँ 1 3, देन इसको लिखूँ 3 2, तो ये देखोगे हमारा, ये हमारा ए ही बचा है। तो ये कुछ इस प्रकार की मैट्रिक्स होगी, और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा। ये आप नोट करके लिख लेना कि ये अगर आपको हर जगह यूज ना हो तो आप बताइएगा, बहुत ज़्यादा ये यूज होने वाला है। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन इसके बाद में देखते हैं, देन इसके बाद में अगर नेक्स्ट अगर जो आप देखो कि जो ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होंगी वो आर स्क्वायर। ये अब यहां पे देखो, मैंने सिंपल इसमें बताया था, ऐसा कुछ नहीं इसमें है। अगर जो बाय द वे स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी वो, या आप इस तरह से समझो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप उसी को बोल पाओगे जब आप देखोगे कि उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो स्क्वायर हों, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, देन इसके बाद में हम नेक्स्ट अगर जो बात मूव करें, ये अगर जो बात इसका नंबर अगर हम नोट कर लें, फोर्थ नंबर था। फिफ्थ चाहो तो डाल लो, हाँ फिफ्थ चलो डाल लेते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के
स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हो गया वो जरा देखो। मीनिंग मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें रहेंगी। डायगोनल मैट्रिक्स, अब ये किस प्रकार की मैट्रिक्स है। सपोज ये कुछ इस तरह से लिखा है, तो पहली बात तो इसका ऑर्डर क्या होगा आप यहीं से डिसाइड करोगे। ऐसा नहीं है कि आप इससे बता नहीं सकते हो। जो लास्ट यहाँ पर लिखा है 3x3, इससे आपको डिसाइड हो जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या बता रहा है, ये सपोज ये कुछ इस तरह से बता रहा है A11 A12 मतलब A22 A33, और जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उसके वो सब जीरो होंगे। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा डायगोनल होगा, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अच्छा, अब और इसमें क्या हम देख सकते हैं। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल अगर बाद में मुझे देखना पड़े तो एग्जाम्पल आप इस तरह से भी देख सकते हो। जैसे 2 ये ज़ीरो हो, ये भी ज़ीरो हो, 3, या इसी को हम और देखें थोड़ा बढ़ा करके 3 2 1 0 0 0 0 0। और हाँ एक यहाँ पे, या अभी मैं आगे आएगा तो मैं चलो वहाँ पे बता दूंगा, बट यहाँ पर देखो थोड़ा, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखा होगा। ये बाद में इस तरह से लिखा होता है, देखो मैंने अभी आपको बताया था, ये अभी समझ भी लो। जब इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है 3x3, और ये अगर आप देखोगे तो ये कुछ होता था 1 0 0 0 1 0 0 0 फिर 1। तो ये भी अगर जो बाद में आप देखो तो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही तो है। क्या है कि 1 1 1, आप इससे ऑर्डर का पता लगा सकते हो। बट यही अगर जो बात है वेक्टर में अगर लिखा जाएगा, वो मैं यहीं पे आपको बता रहा हूं, तो ये इस तरह से ना लिख करके मैं इस तरह से लिखूंगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ये इसको अगर वेक्टर की तरह अगर जुमला वेक्टर अगर लिखना है, पहली बात वेक्टर के नीचे मैं हमेशा लगाऊंगा ये, तो ये हमारा हो गया। इसमें क्या होंगे, ये 1 1 और 1, ये कुछ इस तरह से होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ ये इस तरह से चलेगा, और ये जब इस तरह से लिखा होगा तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझेंगे, और ये हमारा जब इस तरह से लिखा होगा तो ये वेक्टर की बात कर रहा है। पहली बात तो आप इस साइन से भी पता चल सकता है, लेकिन अगर नहीं पता चलता है तो आप समझ लेना कि ये 1 की तरह मैंने लिखा है तो ये हमारा हो गया। इसका अगर ऑर्डर आप देखोगे, चूंकि वेक्टर है तो ये हमेशा इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये एक डायगोनल की तरह वर्क कर रहा है। अच्छा, देन इसके बाद में नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो जरा देख लो। और ये इसको अगर जो बाद में लैंग्वेज की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो लैंग्वेज की फॉर्म में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर, ये सब बहुत जरूरी है। वहां पे ऐसी ही लैंग्वेज लिखी होगी, आप कंफ्यूज होगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है। ए वेक्टर ऑफ, मतलब 1 लिखा है, 1 का अगर जो लिखा है इज डिनोटेड बाई, और इसको बहुत जगह आप देखोगे इस तरह से भी लिखा जाएगा स्मॉल में, तो इससे भी आपको घबराना नहीं, मतलब ये कहीं इस तरह से भी लिखा हो तब भी बात सेम है, छोटा। तो ये हमारा 1 1 1 हो जाएगा। बट यही अगर जो बाद में कहीं इस तरह से लिखा हो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ वंस इज डिनोटेड बाई, तो इसको अगर जो बाद में डिनोट करा जाएगा तो ये कैपिटल में लिखा जाएगा। और इसका मीनिंग अगर जो बाद में सपोज ये 3x3 का है, तो ये हमारा क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1 1, मतलब ऑल एलिमेंट्स आर 1। अच्छा, देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो बाद में मैं वेक्टर अगर जो लिखूंगा, पहली बात तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। वेक्टर चूंकि मैंने बोला है आपसे, ये अगर जो बात है 0 अगर मैं लिखूं तो कुछ इस तरह से लिखते हो। वेक्टर अगर मैं बोलूं तो आप बोल दोगे इस तरह से मैं कर लूंगा। बट अगर जो बाद में मैं ये बोलूं कि मैट्रिक्स है, तब क्या करोगे,
तो देखो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, या तो पहली बात तो जितनी भी जीरोस बनाते हो या तो उससे बड़ा जीरो बनाओ, या तो हमेशा ये कर लो, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, यही बस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके नीचे में आपको क्या करना है, जो भी जिस ऑर्डर का, सपोज ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसके नीचे आपको बस 3x3 लिख लेना है। तो आप कभी नहीं भूलोगे, मतलब ये कभी नहीं मानोगे कि ये जीरो वाला जीरो है, ये वेक्टर वाला जीरो नहीं है। अब इसको अगर बाद में हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ये हमारा कुछ ये है 0 0 0, अगर ये इसका ऑर्डर क्या है 3x1 का है वेक्टर, और यही अगर जो बात है मैंने ये बोला है तो ये इसकी बात ये मैं कर रहा हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0, ये समझ लो कि बिल्कुल फर्स्ट जो भी लेक्चर अगर बात सपोज कोई स्किप करके आगे बढ़ रहा है या बढ़ना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें मिस कर देगा। इसलिए मेरा मानना है कि वो ये भी चीज़ें करते हुए चले। देन इसी में अगर जो बाद में मैं बी ले लेता हूँ और मैं ऑपरेशन की बात करता हूँ। ऑपरेशन मतलब कि सम होगा तब क्या होगा, प्रोडक्ट होगा तब क्या होगा, तब उसमें कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं, इसमें हेडिंग में डाल लेता हूँ सम ऑफ टू मैट्रिक्स या तो टू वेक्टर, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, वो प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट जो हमारा रहेगा, ये मान के हम लोग चलेंगे, क्या मान के चलेंगे कि जो ए है और जो बी है वो कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी ये ऑपरेशन वर्क करेगा। तो ए प्लस बी अगर जो बात में हम करें, या फिर हम बी प्लस ए भी करें तब भी बात सही है। अब स्क्वायर की बात मैं क्या बोल रहा हूँ, वो भी सेम हो, सेम ऑर्डर के हो स्क्वायर। अब ये देखो, किसी बात है सपोज किसी ने ले लिया 2x2 का और किसी ने ले लिया 3x3 का, तो ये गलत है। तब फिर आप मतलब ऐड नहीं कर पाओगे। ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होनी चाहिए, मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, p×p का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, स्क्वायर इसके लिए जरूरी नहीं है, वो जरा देखो, इसके लिए स्क्वायर जरूरी नहीं है, इसका ऑर्डर बस आपको ध्यान रखना है m×n होना चाहिए। अब जैसा हम देख लेते हैं एक एग्जांपल, क्लियर भी हो जाएगा। 1 3 बस सेम होना चाहिए, 1 3 2 2 3 4, सही है। सपोज बी हमने ले लिया 4 5 6 8 9 0, तब इसको हम ऐड करेंगे, चाहे हम ये हमने मान लिया ए, ये हमने मान लिया बी, या हम बी प्लस ए करें तब भी बात मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग देखते हैं, अगर जो बाद में ए प्लस बी अगर आपने किया और उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बहुत जगह यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको नोट भी कर लेना। जहां पर मैं बोलूं कि ये बहुत जगह यूज होगा तो ये मानकर आप थोड़ा चलिएगा कि वाकई में इसका यूज कहीं ना कहीं होगा। देन नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें, इसको भी कुछ नाम या नंबर दे देते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड मैट्रिक्स, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है। जैसे सपोज एक किसी ने ले लिया एक मैट्रिक्स 2 3 4 5, अब सपोज कोई एक स्केलर सी है, और स्केलर मैंने बोला है तो स्केलर आप ध्यान रखोगे, स्केलर आप अगर जो बात है इसमें अगर कंफ्यूजन हो रही है तो ये छोटा सा ये ले लिया डी, अगर इससे अगर जो बात है आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस पूरे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे होगा 2D 3D 4D और इसी तरह से 5D। अब यही कोई अगर जो बात है मैं इसको नंबर दे दूं, डी बराबर अगर जो बात है मैं मान लेता हूं 2 था, तब क्या होगा तो जरा देखो, इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 4 हो जाएगा, इसका होगा तो 6 हो जाएगा, इसका होगा तो 8 हो जाएगा, इसका होगा 10 हो जाएगा, मतलब सबसे होगा। अगर जो बात में आप सपोज यहाँ से अगर जो बात में अब नेक्स्ट अगर जो मैं देखूँ यहाँ से अगर जो बात में कोई 2 निकाल रहा है, कॉमन लेना चाहता है, जैसे सपोज उसने बस यहीं से कॉमन ले लिया, तो ये गलत हो जाएगा। उसको मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब पूरे उससे निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर वही 2 3 4 5, ठीक।
और अगर जो बात में सी स्केलर है, सी अगर जो बात में स्केलर मतलब या डी स्केलर है, मतलब एक कोई क्वांटिटी है, तब उसमें चाहे हम ए सी करें या ए डी करें या ए और डी इस तरह से करें तो ये होल्ड करेगा। ये मतलब आप इसको ये इस तरह से भी कह सकते हो, ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, सॉरी, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। और ये क्या होता है, जिससे बाद में आप पढ़े होंगे एक्स वाई कोरिलेशन, और ये हो जाता है वाई एक्स। तो चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, बात सेम है। तो यही इसमें भी हम लिख लेते हैं। और कहीं पे अगर प्रोनाउंसिएशन में अगर गड़बड़ी हो जाए तो थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई वर्ड है वो ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, देन इसके बाद में अगर जो बात है प्रोडक्ट, अगर जो बाद में मैं देखूं ए, अगर जो बात है सपोज हम मान लेते हैं इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, और एक कोई बी मान लेते हैं इसका ऑर्डर हमारा एन क्रॉस पी है, और एक सी है इसका ऑर्डर अगर जो बाद में हम मान लेते हैं एम क्रॉस पी है, तो अगर जो बाद में आप सी बराबर अगर देखोगे तो ए बी हो जाएगा। अब ये कैसे, इसको वेरीफाई भी करना है आपको। अगर जो बाद में ये आपको नंबर्स अगर जो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 क्रॉस 3 ले लो। देन नेक्स्ट में एन मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 3 लिया है तो 3 ही रखो। पी की वैल्यू यहाँ पर मैं 4 कर लेता हूँ, 4 कर लिया। एम की वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या लिया था, 2 लिया है, 2 हो गया। पी की वैल्यू अभी मैंने लिया है 4। अब जरा सी का यहाँ पर हम देख लेते हैं, सी क्या है, तो सी का यही होगा 2 क्रॉस 4। अब ए का क्या है, ये देख लो 2 क्रॉस 3 है। बी का अगर आप देखोगे तो ये 3 क्रॉस 4 है। ये सेम होने चाहिए तभी वर्क करेगा, अन्यथा वर्क नहीं करेगा। अब ये दोनों मिलके हमारे जो बनते हैं, मतलब ये दोनों कॉमन हो जाते हैं, तो इनको हम हटा करके देन जो बचते हैं उनको लिखते हैं 2 क्रॉस 4। ये देखो इधर, और ये हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ये दोनों सेम है। ये होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अब जिसके बाद आप समझो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सपोज आपने ए और बी ले लिया, और आपने सपोज ये ले लिया 2 क्रॉस 3, और ये ले लिया 4 क्रॉस 3। तो ये कभी, ये चूंकि सेम नहीं है तो इसका प्रोडक्ट आप नहीं कर पाओगे। या फिर हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर जो बाद में है, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी, 2 क्रॉस 2। अब वो भी सेम ऑर्डर की दोनों में 2 क्रॉस 2 तब पॉसिबल है कि ये दोनों आपस में मिल गए, और फिर बाद में आपने फाइनल जो रिजल्ट हमारा रहेगा वो भी 2 क्रॉस 2 का ही रहेगा। तो एक अलग बात है, बट ऑर्डर ये बहुत ज़्यादा ये जरूरी है आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको करेंगे। अच्छा, देन नेक्स्ट इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम लोग देख लेते हैं। इसको प्रॉपर्टी ना करके, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि ए अगर जो हमारा इफ ए अगर जो हमारा एन क्रॉस एम का है, और बी अगर जो बाद में हमारा एम क्रॉस पी का है, तो देन क्या होगा, देन आपको भी पता है कि ए बी का तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बट बी और ए का जो है मल्टीप्लिकेशन ये पॉसिबल नहीं है, ये मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, देन नेक्स्ट देखो क्या हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है, वो जरा देखो सेकंड। ए अगर जो वादे में हमारा एन क्रॉस पी का है, और बी हमारा पी क्रॉस एन का है, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2। इस ये हमारा आप देखोगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो अगर जब ऐसा है तब आप देखोगे कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और बी ए का भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बट जो एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज, सपोज मैं यही एग्जांपल अगर मैं लेता, तो 2 क्रॉस 3, इसको अच्छे से नीचे लिखें, देन मैं आपको समझाता हूँ। 2 क्रॉस 3 हो गया, और ये 3 क्रॉस 2 हो गया। ये देखो दोनों सेम है, तो जो फाइनल मैट्रिक्स हमें मेरी बनेगी उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 का। अब इसमें देखो 3 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 3 है,
तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे और ये हमारा जो फाइनल बनेगा वो 3x3 का है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि A इक्वल टू है B के, B इक्वल टू है A की। ये तभी पॉसिबल है, अभी मैंने आपको बताया था, जब स्केलर होगा। बट इस केस में ये पॉसिबल नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि ये इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर 3x3 है। आप सोच के देखो, 1 2 3 4 4, या सपोज मैं इसके नंबर्स भी सेम कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या इसके इक्वल होगा? कभी नहीं इक्वल होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जरा देखो। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तब ये चीजें पॉसिबल हो सकती है, ए बी बराबर बी ए। तो उसको मैं ना लिख करके मैं आपको नेक्स्ट जो इसमें प्रॉपर्टी है वो मैं दिखाता हूं। अगर ए बी प्लस माइनस सी है तो ये हमारा हो जाएगा ए बी प्लस माइनस ए सी। या इसी तरह से अगर जो बाद में हम इसका अगर क्रम अगर चेंज कर दें तो ए सी प्लस माइनस बी सी। ये सिंपल सी बात है, ये आपने पढ़ा भी होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की ज़रूरत है। अच्छा, और आप ये देखो, अगर सपोज ये दे रखा है n क्रॉस p, ये एक मैट्रिक्स हो गई। सपोज मैंने b मान लिया, वो मैंने क्या माना है, p क्रॉस 1 मान लिया। c एक मान लिया, तो ये हमारा क्या है, p क्रॉस 1 है। और d एक हमने मान लिया, तो ये n क्रॉस 1 है। अब जरा यहाँ पर अगर बाद में आप देखोगे तो चूंकि मैंने बोला था कि ये वेक्टर हैं, तो मैं वेक्टर के नीचे लगा रहा हूँ। जहाँ पर मैं ना लगाऊँ वहाँ पर पहली बात तो बोल देना, और अगर बाद में आपके समझ में आ जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि वो वेक्टर की ही बात की जा रही है। तो ए बी अगर जो बाद में यहाँ पर अगर हम देखें तो p क्रॉस 1 जो है n क्रॉस p से, जब देखो यहाँ पर ये जब मिलेगा तो जो फाइनल बनेगी वो हमारा n क्रॉस 1 का बनेगा। तो ये भी क्या होगा, ये भी एक वेक्टर होगा। और ये कैसा वेक्टर होगा, अगर जो बाद में मैं मान लेता हूँ 2 और इसकी वैल्यू 3 थी, इसकी वैल्यू 3 क्रॉस 1 है, तो ये हमारा बनेगा 2 क्रॉस 1। अगर इसको बाद में मैं लिखना चाहूँ तो 1 सपोज 2, ये किस तरह से ये लिखा हुआ है, ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा है। और ये कैसा वेक्टर है, ये कॉलम वेक्टर है। कॉलम वेक्टर है और इसका साइज क्या है, साइज लिखा हो ऑर्डर लिखा हो बात सेम है, तो इसका ये साइज हम n क्रॉस 1 बोलेंगे। इसी तरह से अगर जो बाद में d और d का ट्रांसपोज लिखा है और ये a है, तो a का मैंने बताया है, ये हमारा हो गया p। और इसको अगर जब बाद में इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा जब मिलेगा इससे तो ये हमारा क्या वैल्यू देगा, ये हमारा वैल्यू देगा 1 क्रॉस p। अभी 1 क्रॉस p क्या है, अगर जो बाद में मैं यही वैल्यूज अगर मैं लेकर के चलता तो ये सपोज 1 क्रॉस 3 दे रखा है। अब रो पहली मतलब फर्स्ट सिर्फ रो है, तो 1 2 3 ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ये वही कॉलम की बात कर रहा है, ये यहाँ पर रो की बात कर रहा है, तो ये रो वेक्टर हम इसको बोलेंगे। ये सब नाम है जो आपको आगे देखोगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना करें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सी दे रखा है इसी तरह से, ये इसी तरह से डी दे रखा है। तब इसका देखो, ये देखो इसका p क्रॉस 1 है और ये हमारा अगर जो बाद में ओके यहाँ पर अगर जो बाद में हम d मतलब अगर मान लेते हैं d का भी ऑर्डर, यहाँ पर d का ऑर्डर वो जो ऊपर लिखा हुआ है वो कुछ देर के लिए अगर भूल जाओ तो इसका ऑर्डर भी अगर p क्रॉस 1 है तो ये हमारा हो जाएगा 1 क्रॉस p। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा जो मतलब मैट्रिक्स पहली बात मिलेगी नहीं, ये बनेगा 1 क्रॉस 1। इसका मीनिंग हो गया कि जब आप वैल्यूज जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक वैल्यू मिलेगा, सपोज इससे बाद में 3 4 10 कुछ भी, तो एक सिर्फ वैल्यू, और वैल्यू का कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, अभी मैंने स्केलर में आपको बताया था। देन देखो b और c दोनों के ऑर्डर मैंने ये मान रखे हैं, सेम है ऑर्डर, बस उसका देखो मल्टीप्लीकेशन किस तरह से है। इसका क्या है p क्रॉस 1 और c का क्या है, c का है p क्रॉस 1, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा क्योंकि ट्रांसपोज है। तो ये जब यहाँ पर दो वेक्टर देखो कुछ इस तरह से जब मिलेंगे तो ये p क्रॉस p का बनेगा। अगर जो बाद में मैं c की वैल्यू अगर कुछ इस तरह से लिख लेता
तो ये हमारा सपोज 3x3 का ये क्या हो गया, वेक्टर से भी मैट्रिक्स बन सकती है। ठीक है, इसी तरह से और भी चीजें इसमें नेक्स्ट रहेंगी। देन इसके बाद में नेक्स्ट देखो, ये सब यहाँ पे समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं मैथमेटिकल वर्क जब आपको कराऊंगा, मतलब जो भी आप एग्जाम्पल करो या कोई भी चीज़, वहाँ पर देखो कि इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा। वहाँ पर अगर तुमने यहाँ पर नहीं समझा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आगे तक लोगों के पास पहुँचाइएगा। ये हमारा हो गया 1x p, ये हमारा हो गया p×1। अभी मैंने आपको दिखाया था। अब सपोज हम यहाँ पर मान लेते हैं b, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि b1 है। मैं इसका ऑर्डर थोड़ा कम करके, हालांकि मैं यहाँ पर जब आप बनाओगे तो ये 1×1 मतलब कुछ अभी जो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के लिए 3, ऐसा कुछ बनेगा। अब यहाँ पर भी मैं अगर मान लेता हूँ 3×1 का, तो b1 b2 b3, तो ये हमारा हो गया 3×1 का। इसी तरह से c को अगर बाद में हम मान लें तो c भी अगर जब 3×1 का है तो c1 c2 c3, तो ये इसका अगर जो बाद में आप ऑर्डर देखोगे तो ये भी वही है। अब अगर जो बाद में इसको अगर हम इस तरह से अगर कुछ लिखें, चूंकि इसका ट्रांसपोज लेना है तो मतलब ये कॉलम में लिखा हुआ है तो इसको हम वेक्टर में लिखेंगे b1 b2 b3। और इसमें ही आपको समझा देता हूं कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स या वेक्टर के बीच में किस तरह से होता है, अगर आपको नहीं आता है। हालांकि ये चीज आपको आती होगी, आपने इंटर में पढ़ रखी होगी। फर्स्ट रो उठाते हैं और जो दूसरी मैट्रिक्स होती है, मतलब सपोज ऐसे मान लो कि ए बी लिखा है, तो इसका रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे, जितने भी कॉलम हैं इसके जितने भी रो हैं। तो अभी पहला जब मैंने लिया तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे। अगर जो बात नेक्स्ट होता सेम उसी तरह से करते और प्लस भी करते जाते, तो ये किस तरह से होगा, b1 c1 b2 c2 b3 c3। अब सपोज मैं इनको नंबर भी दे देता हूँ 1 2 3 1 3 2। अगर जो बाद में आप यहाँ पर अगर वैल्यू रखो, इसकी हो गई 1, और ये देखो यहाँ पर भी ये 1 है तो 1 हो गया। अगर जो बाद में इसकी वैल्यू ये 2 और ये 3, 2 3 हो गया। और इसी तरह से ये 3 और ये 2 हो गया, तो ये 3 ये हो गया 2। तो ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 6, ये भी हमारा 6 हो गया। तो ये हमारा ऐड होकर के 13 है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इसका ऑर्डर क्या है, 1×1 है। सेम इसका भी 1×1 है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा जब आप अच्छे से करोगे तब। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें b-b। ऑर्डर आपको पता है इसका p×1 मैंने लिखा था, ये हमारा जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा ये। तो ये जब दोनों आपस में ऐड होंगे, मतलब ये मर्ज हो जाएंगे, तो ये हमारा बचेगा 1×1 का ही बनेगा। बट इसकी जो चीजें लिखी जाएंगी वो किस तरह से लिखा जाएगा, वही जहां पे सी सी था वहां पर आप इसमें b की पूरी वैल्यूज अगर लिख दोगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर, इसी तरह से bp। अगर मैं वैल्यूज को बढ़ाता जाऊं, इसको अगर जो बाद में मैं समेशन में अगर लिखना चाहूं तो समेशन में हम ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं bi स्क्वायर। और इसी को अगर जो बाद में जब आप मैट्रिक्स में लिखोगे, हालांकि ये इधर लिखा भी है, तो आप देखोगे जहां पर इस तरह से समेशन लिखा होगा उसको मैं डायरेक्ट कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर लूंगा। तो ये आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे लिख दिया। ठीक है, और अगर जो बाद में b और ये हमारा b' है, इसका ऑर्डर मैंने अभी आपको बताया p×1 है। इसका ऑर्डर अगर चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ये जब ओपन होगा तो आप देखोगे ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, हमारा बचेगा p×p का। तो इसमें जब हम चीजें लिखेंगे तो किस तरह से होंगी, b1 का स्क्वायर b1 b2, ये इसी तरह से चलेगा b1 bp। और इसी तरह से b2 b1 b2 का स्क्वायर। ये जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसमें इसी तरह से चीजें मिलेंगी। कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा और आप एक बार करके जरूर देखना। ये नहीं बस मैं लिख रहा हूँ, हो सकता कोई चीज़ गलत भी हो जाए तो उसको आपको चेक भी करते रहना। और बेस्ट तरीका यही है कि आप
सीखोगे तभी जब आप करोगे। बी पी इसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पे पी मतलब बी, एक मिनट, बी और इसका ऑर्डर पी है, बी और इसका ऑर्डर पी है, इसी को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर में लिख लेंगे। तो ये हमारा, और ये देखोगे तो ये अगर जो आप अच्छे से अगर नोटिस करो तो ये हमारा कुछ जो यहाँ पे लिखा है, देन ये वाला टर्म लिखा है, मैं अगर सिर्फ इतने की बात करता हूँ तो देखो इसी का जस्ट उल्टा इधर लिखा है, या उसका ट्रांसपोज करके इधर लिखा है। बट 1x1 में मैट्रिक्स में ट्रांसपोज जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करोगे वो भी 1x1 बचेगा, तो इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है। बट जब आप मैट्रिक्स देखोगे तो वहां पर पता चलेगा। अभी मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताई थी, वो किस तरह से होती है। ये कुछ है, जिसको मान लो ए, और अगर इसी का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे वो भी ए ही आएगा। तो ये पूरी जो मैट्रिक्स जो इस टाइप की बनेगी वो देखोगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो ये मैं बहुत जगह लिखूंगा कि लेट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि मैंने किस टाइप की मैट्रिक्स को लेट किया है। ठीक है, अच्छा, देन नेक्स्ट इसमें देखते हैं। लेंथ ऑफ वेक्टर बी अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से कैलकुलेट की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको अगर जो बाद में मैं इस तरह से लिखना चाहूँ तो मैंने अभी इसको दिखाया था कि मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, आई पी बी आई का स्क्वायर। तो दोनों की बात सेम है। तो ये कुछ ये भी है, ये भी आपको लिख लेना है, क्योंकि ये मैं भी आगे चल के यूज करूंगा तो आपको वहां पर दिक्कत ना हो। अच्छा, देन नेक्स्ट इसके बाद में ये सब चीजें अगर आप समझ लोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें जो होंगी वो आपकी ऐसे ही हो जा रही हैं। जे मैंने अभी आपको बताया था स्मॉल में लिखा है, तो ये मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ। कैपिटल में मैं जब लिखूंगा तब मैं आप देखोगे कि मैट्रिक्स की बात करूंगा, मतलब ये मैट्रिक्स है, ये वेक्टर है। ये मैंने अभी क्या बताया था कि आपको, ये सपोज मैंने मान लिया कि 1 1 1 है, तो ये इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3x1। अगर जो बाद में जे स्मॉल वाला, अगर ये और इसका अगर जो बाद में मैं ट्रांसपोज ले लूँ, चूंकि मैंने मैट्रिक्स मतलब वेक्टर माना है तो मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ। तो ये जो बनेगा, इसका अगर जो बाद में मैं ऑर्डर अगर मान लेता हूँ अभी के लिए, ये होगा। तो जब आप ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो जो इसकी फाइनल वैल्यू बचेगी वो n ही आएगी। ये आप जब करोगे तब आपको ये लिख करके रखना। ये जब आप देखोगे कि मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कहाँ पर ये यूज में करूँगा। ये मैं जब आप मल्टीपल कोरिलेशन कॉफिशिएंट जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया है आईएसएस में, वहाँ पर देखोगे कि यही जो कॉन्सेप्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये मैं वहाँ पर यूज करके थ्योरम को प्रूफ करूँगा। तो ये आपको भूलना नहीं है। ये हो गया जब इसको अगर जब बाद में n×1 1×n, ये इसको देखोगे तो ये हमारा n×n का मैट्रिक्स बनेगा, और ये जो है ये हमारा एक वैल्यू देगा। हालांकि ये मैंने ऊपर भी समझा रखा है तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग देखते हैं और बात करते हैं, इफ ए अगर जो बाद में इसका ऑर्डर 1×n है और ए अगर जो बाद में n×p है, तो अगर जो बाद में मैं ए और जे को अगर जो बाद में मैं जे वो भी स्मॉल वाला, तो ये अगर जो मैं इसका ऑर्डर अगर आपको दिखाऊं, अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर कुछ चीजें हटा देते हैं। हाँ, ये हमारा हो गया। तो इसका ऑर्डर अगर बाद में आप देखो तो ये हमारा, ये कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पर कोई लिखेगा पी, कोई कुछ 4 करके लिख दे, तो आपको ऐसा नहीं मान के चलना है कि जो मैंने लिखा है बस यही होता होगा और कुछ नहीं पॉसिबल है। सब पॉसिबल है, बस आपको ध्यान रखना है। तो ये जब इससे जब मल्टीप्लाई होगा, अभी मैंने बताया था जब जे का, स्मॉल जे का जब कैपिटल जे से जब करते हैं तो हमारा एन बचता है। और जब यही देखो ऑर्डर सिर्फ बस चेंज कर दें, अगर जो बाद में कोई ये बोले कि उसमें क्या है, मैं इधर से उधर अगर चीज लिख देता हूँ तो फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा, ये आप देख लो। ठीक, तो ये जब मैं लिखूंगा तो ये क्या बताएगा, अगर इसको बाय द वे आप लिखना चाहो तो ये हमारा कुछ इस तरह से लिखा है A1 A2 डॉट डॉट A n, और 1 भी अगर जो बाद में मैं लिखूं n टाइम्स मल्टीप्लाई करके 1 1 डॉट डॉट 1,
तो ये अगर जो बाद में आप देखो मैंने क्या बोला था, ये इससे होकर के यहाँ पर फर्स्ट इससे ऐड होगा तो मतलब A1 लिखेंगे, देन इसके बाद में इससे ऐड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई होगा, जब नेक्स्ट मतलब स्टार्ट करेंगे तो प्लस का साइन बनेगा, ये इसी तरह से AN चलेगा, और ये हमारा क्या बनेगा I बराबर 1 से N, चूंकि N मैंने लिया है, P लिया होता तो P की बात नहीं करता, AI। तो मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ। और देखो A अगर जो बाय द वे, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाओ, अगर जो बाय द वे मैं ये ले लूं J डैश A, तो यहां पे अगर देखो तो इसका भी ऑर्डर वही है, तो ये भी जब आप करोगे तब भी ये यही बनेगा जो ये यहां पर बना है, कोई फर्क इसमें नहीं आएगा। बट जब J डैश A जब आप करोगे देखोगे तो ये 1 क्रॉस N है, ये हमारा N क्रॉस P है, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा आएगा 1 क्रॉस P का। अब ये 1 क्रॉस P क्या है, ये हमारा है रो वेक्टर, और जब यही अगर जो बात है ये होता P क्रॉस 1 तो ये हमारा होता कॉलम वेक्टर, ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। तो जब इसको अगर जब बाद में आप लिखना चाहो तो किस तरह से लिखोगे, चूंकि ये हमारा ए क्या है, ए हमारा वेक्टर की तरह हम लिखेंगे इसे, तो सपोज अगर जो बाद में हम चलो ये लिख लेते हैं, ये A11 A12 डॉट डॉट A1 P हो गया, इसी तरह से ये यहाँ पे भी लिखेंगे, देन हम लिखेंगे AN1 AN2 देन ANP। ये आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, और ये मैंने आपको अभी बताया है कि जे मैंने लिखा था 1 1 डॉट डॉट 1, इसका जब इससे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा कुछ ये इस तरह से ओपन होगा, I A1 मतलब I1 फिर समेसन I AI2, ये इसी तरह से चलेगा AI, और I फिर कहाँ तक जाएगा, I हमारा जाएगा P तक, क्योंकि यहाँ पर P की वैल्यूज चेंज होंगी, वो आप करके देखोगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो ये हमारा I और ये हमारा हो गया N, सॉरी I और ये हमारा हो गया P, तो ये हमारी वैल्यूज जो हैं N है, ठीक है। ये जब हम करेंगे तो ये इस तरह से कुछ आएगा, बट वही जब आप, मैंने ये क्या बताया है J डैश A मैंने आपको बता दिया, अगर J अगर जो मैं आपको बताऊं तब क्या करोगे, तब देखोगे कि ये हमारा यही जो ये इस तरह से लिखा था वही हमारा यहाँ पर हो जाएगा, J यहाँ से चलेगा, ये हमारा P अब होगा A1J, और ये इसी तरह से लिखेंगे ANJ, और ये हमारा कुछ मैंने बोला भी है N क्रॉस N वो हो जाएगा, और इसमें क्या 1 क्रॉस P था, ये हमारा N ये हो जाएगा, चेक करके भी देख सकते हो N क्रॉस 1 है, और इसका ऑर्डर मैंने, हाँ यहाँ पे ये अगर जो बाद में मैं देख लूँ कि इसका ऑर्डर अगर पे P है, चूंकि इसका ऑर्डर मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा, ये मैंने मान लिया है, ऐसा मान लो, तो N क्रॉस अगर P है तब ये हमारा कुछ ही होगा, या तो यहाँ पर मैं ये इसको N ही रहने देता और ये हम P क्रॉस 1 अगर हम ये मान लें तब हमारा देखोगे तो ये हमारा P क्रॉस 1 होगा, तो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर हो जाएगा सेम। अच्छा, तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं लिख लेनी है, क्योंकि ये मैं जब अभी यूज़ करूंगा तो आप देखोगे। देन इसमें और प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। ए अगर जो बाय द वे, ए का अगर जो बाय द वे ऑर्डर हमारा N क्रॉस P का है, और B हमारा है P क्रॉस M का, देन आप देखोगे कि ए बी डैश B डैश ए हो जाएगा, ये पॉसिबल है। अब ये कैसे जरा देखो, अगर इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये हम देखना चाहें तो N क्रॉस P और ये P क्रॉस M है, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो N क्रॉस M बनेंगे। चूंकि ट्रांसपोज लगा है तो इस पे जब हम ट्रांसपोज लगाएंगे तो नेक्स्ट जो हमारा बनेगा वो हमारा इसका ऑर्डर चेंज कर देगा, ये हो जाएगा। अब अगर जो बात है ये हम देखें तो इसका देखो ये हमारा B का है और ये B पर ट्रांसपोज है, तो ये हम M क्रॉस P हो जाएगा, और ये हम देखेंगे तो P क्रॉस N हो जाएगा, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और इसका फाइनल जो बनेगा N क्रॉस M। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम है। तो अब इसी तरह से जब सेम साइज के हैं A B C, ये अगर सेम साइज के हैं तो A B C ये सब बहुत जगह यूज होंगे, तो देख लेना कि इनको नोट करके कैसे लिखना है। A डैश
जब सबका साइज सेम होगा तब आप देखोगे कि इन पर जो ट्रांसपोज होगा तो ये जो लास्ट में लिखा है ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, लास्ट में जो लिखा है पहले आ जाएगा, बीच का सेम रहेगा और उसी का इस तरह से। अच्छा, अगर जो बाद में इस तरह से होता है ए बी सी और बी पर अगर जो बाद में ट्रांसपोज सपोज है तो आप कैसे लिखते हैं, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, पहले तो ये इस तरह से करोगे और ये ए डैश, चूंकि ये मैंने अभी आपको बताया है ए का ट्रांसपोज और उसका फिर से ट्रांसपोज ए ही होता है तो उसी तरह से ये बी हो जाएगा और ये हमारा ए डैश हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से चीजें चलेंगी, ये आप देख लेना। अच्छा, देन नेक्स्ट ये मतलब कंडीशन है, ए अगर जो बाद में हमारा एन क्रॉस पी का मैट्रिक्स है तो कौन कौन सी चीजें इसमें रहेंगी वो जरा देख लो। ए डैश ए जो है उसका ऑर्डर क्या होगा, पी क्रॉस पी हो जाएगा, वो मैंने यहां से निकाला है, आप जरा देखो एन क्रॉस पी और ये हमारा पी क्रॉस एन है तो ये होकर के ये आ जाएगा। और इसमें जो लाइन लिखी है उसको मैं लिखता हूं देन समझाता हूं क्या है। एंड इट्स एलिमेंट और प्रोडक्ट ऑफ कॉलम कॉलम्स ऑफ ए। अब ए यहाँ पर ये जो मैंने कर दिया है ये थोड़ा गलत है क्योंकि ये मैट्रिक्स को ही डिनोट कर रहा है। ये क्या बता रहा है बेसिकली, ये जरा हम देखते हैं। ए अगर सपोज बाय द वे कोई इस तरह से दे रखा था ए 1 2 3 4 5 6 तो ये हमारा क्या होगा 3 क्रॉस 2। देखो कोई भी अगर लाइन अगर लिखी हुआ करे उसको पहले रियल लाइफ में ला करके देखो, जब ला कर देखोगे मैट्रिक्स बहुत आसान लगेगी, वरना आप देखोगे इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6, देन इसके बाद में देखोगे ए डैश ए तो ये हमारा इसके बाद 14 आ गया और ये हमारा 32 आ गया, ये भी हमारा 32 आ गया और ये हमारा 7 7 हो गया। तो इसमें कॉलम की क्या बात कर रही, प्रोडक्ट ऑफ कॉलम, मतलब ये कह रहा है इसका, देखो ये यही तो है, इसका जब ये हमारा रो हो गया और ये हमारा कॉलम हो गया ए का, देन वही जब नेक्स्ट अभी जब आप करोगे अगर ये किस तरह से लिखा गया होगा ये जरा देखो, इसको इससे करेंगे तो इसे 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस का साइन लगेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 तो ये देखोगे 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो ये हमारा 14 आ जाएगा। अब यहीं पे अगर जो बाद में आप ए और ए का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो ये हमारा बनेगा एन क्रॉस एन का, तो ये जब हमारा होगा तो ये हमारा रो ऑफ ए होगा, प्रोडक्ट जब होगा उसके एलिमेंट्स का, तो ये आप जब करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो इसी में रहेगा वो देखो कि बोथ जो ए और जो हमने निकाला था ए आर सिमेट्रिक, जब ये करोगे तो आपको पता चल जाएगा, इसको जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो देखो सेम आएगा ट्रांसपोज लेने पर, तो ये दोनों सिमेट्रिक है। नेक्स्ट इसी में देखो इफ ए ए ये है देन ए हमारा जीरो होगा, मतलब अब ये जीरो यहाँ पर चूंकि मैंने ये कर दिया है तो ये ना लिख करके आप इस तरह से पी क्रॉस पी, चूंकि ये मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैट्रिक्स की कर रहा हूँ तो ये हमारा, अब ये क्या मैं लिख रहा हूँ, अगर जो बाद में मैं इसका ऑर्डर थोड़ा कम कर लेता हूँ 2 क्रॉस 2 का, तो ए हमारा कुछ ये दे रखा था 0 0 0 0 और जब इसी का अगर जो बाद में आप ट्रांसपोज लोगे तब भी वो भी यही रहेगा 0 0 0 0 और जब इसको अगर बाद में आप मल्टीप्लाई करो चाहे इस साइड से या उस साइड से वो भी हमारा 0 0 0 0, तो ये उसी की बात कर रहा है, जीरो आएगा और ये 2 क्रॉस 2 का ही रहेगा, कोई ऑर्डर में चेंज नहीं आएगा। तो ये हो गया। देन इसके बाद में नेक्स्ट
इफ आई ए बराबर ए आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो ए ही रहेगा, और ए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्पेशली बता दिया गया है कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी वर्क करेगा, वरना ये नहीं करेगा। तो ये आप चेक कर सकते हो, अगर जब भाई आई ए 3x3 का है मैट्रिक्स, और ये भी अगर 3x3 का है तब आप देखोगे, क्योंकि अगर जब ए का ऑर्डर अगर सपोज मान लो कि अगर 4x4 हो जाए तब नहीं होगा सेम, तब क्या होगा, तो चाहे हम ये लिखें या हम ये लिखें या हम ए जो आएगा वो यही रहेगा। मतलब ये ए को कोई भी एलिमेंट, मतलब ए के हम जब 1 2 3 4, ये हमने 2x2 का माना है, तो आई भी इसी तरह से मान लें 1 0 0 1। तो चाहे हम ए आई करें या आई ए करें, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा यही आएगा, ये स्क्वायर के साथ में होगा, तो ये ध्यान रखना। इसको कहीं नोट करके लिख लेना, या आप जैसे भी आप समझ पाओ समझ के लिखना, क्योंकि ये बहुत जगह यूज हुआ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब जैसे ही मैंने सिमेट्रिक बोला है आपके माइंड में आ जाना चाहिए। पहली बात तो ये देखोगे तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहीं पे है, और भी हो सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप यही मानो 1 3 3 4 मान सकते हैं, या आप और सिमेट्रिक करना है। सिमेट्रिक लिखने के लिए अगर जो आदमी आपसे कोई बोल दे कि सिमेट्रिक लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, आप इस तरह से डायगोनल में कोई एलिमेंट्स लिख लो कोई भी, देन उसके बाद में 3 2 1, और जो वहां पे लिखा है इस तरह से वो यहाँ पे इस तरह से लिखना है, मतलब 3 2 1, ये रूल है। तो ज्यादातर अब जब आप आगे देखोगे तो मैं इसी तरह से इस तरह से लिख करके छोड़ दिया करूंगा 1 3 2, और ये स्टैंडर्ड बुक में भी है, तो ये आप मत समझिएगा कि मैंने गलत लिखा है। इस तरह से लिख करके छोड़ देगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये यहाँ पर क्या होगा, यही होगा। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर मतलब उसको लिखने का तरीका ये है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसी में अगर आप और चीज़ देखो, वाई अगर जो बाद में एक है, ये जब मैं नीचे लगा दिया तो इसका मतलब मैं वेक्टर की बात करूंगा, वेक्टर है तो देखो वाई और ए अगर जो बाद में है, सपोज मैं इसका ऑर्डर मान लेता हूँ 3x3 कुछ देर के लिए, तो इसका भी हम मान लेते हैं 3x1। तो अगर जो बात ये मैं लिखना चाहूँ तो ये 3x3 हो गया, और ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये 1x3 हो गया। तो अगर जो बाद में इसको अगर जो बाद में आप चेक करोगे तो ये हमारा कुछ बचेगा 1x3। और देखो एक अगर हम ए लिखें और इस तरह से वाई लिखें तो ये 3x ये होगा, और ये हमारा 3x3 है, तो यहाँ पर ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो ये हमारा 3x1 का बचेगा, ये है। तो ये मैं कुछ बता रहा हूँ इसमें, आप जरा देखो ये इंपॉर्टेंट है। वाई डैश, डैश का मीनिंग यहाँ पे ट्रांसपोज ए और वाई है, और ये इसी तरह से समझ लो कि ये 1x3 है, 3x3 है, 3x1 है, इसको इससे कर लिया, इसको इससे कर लिया, ये आपस में मर्ज हो गए। देन आप फाइनल अगर देखोगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से था, अगर ये जो मैंने दिखाया ये हो गया, ये हमारा 3x1 है। अगर जो बाद में आपको और अच्छे से समझना है, मतलब मर्ज करते जाएंगे और उसका ऑर्डर देखते चले जाएंगे, तो ये जो हमारा बनेगा कुछ आएगा जो भी वो 1x1 का आएगा। और ये हमारी आपने पढ़ा होगा जब बाद में ax by cx, तो ये एक लीनियर फॉर्म है। पर अगर जो बाद में x² + 3x + 4y ऐसा कुछ लिखा हो xy, तो ये पैराबोलिक है, या इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म भी बोलते हैं। अब ये किस हिसाब से लिखा जाएगा ये जरा हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा समीशन ai और ये हमारा हो जाएगा yi, ये मैं इसी की बात कर रहा था, अगर जो मैं बाय ए कर देता यहाँ पर, देन i नॉट इक्वल टू j, तब हम ये देखेंगे i और ये हमारा j होगा, yi होगा, yj होगा। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब ये कैसे, ये जरा हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। y², या इसमें ना लिख करके इसमें लिखो x1 का स्क्वायर 2x1 x2, x3 का स्क्वायर 2x1 और फिर 3x2 का स्क्वायर -4, कुछ इस प्रकार से ये कुछ लिखा होगा जब आप ओपन करोगे। तो जब ऐसा कुछ दे रखा होगा खूब इस पे क्वेश्चन, मतलब ISS RBI कोई भी एग्जाम आप दोगे उसमें ऐसे क्वेश्चन
आपको दे देगा और बोलेगा कि इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन बता दो, तो बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अच्छा, देन इसी का आप सब पार्ट भी कह सकते हो या जो भी आप समझना चाहो, बट आपको करके रखना है। और इसमें जैसे बाय द वे, चलो इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी का पहले आप एक एग्जांपल देख लो। y सपोज मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लिया है, y1 y2 मतलब 2 क्रॉस 1 का है, और a हमारा जो है वो हमारा क्या है 1 2 2 4। ये मैंने अभी बताया था सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक ये है, आप चेक भी करोगे। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना है, अगर ये सेम हो जाता है तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अब देखो y डैश a y ये निकालना है, तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, पूरा ना निकाल करके पहले इतना कर लें। तो ये देखो कैसे करोगे, मैंने बताया था ये इस तरह से होगा। और अगर जो बाद में इसमें भी अगर कंफ्यूजन हो तो 2 क्रॉस 2, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मैट्रिक्स कितने की बनेगी या वेक्टर बनेगा, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसके ऑर्डर्स को चेक कर लो। 2 क्रॉस 1 मतलब 2 रो होंगी, 2 रो होंगी और एक कॉलम होगा। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, तो ये हमारा हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई y1, देन प्लस का साइन लगाएंगे, 2 लिखेंगे, इसी तरह से y2, फिर देन इसको करना है फिर इसी के साथ में, तो ये नेक्स्ट नीचे आएगा 2y1 मतलब y2, देन इसके बाद में देखोगे 4y, यहाँ पर अगर जो बाद में मैं देखूं तो ये हमारा ऑर्डर है, मतलब ये जब फर्स्ट से होगा तो y1 होगा, ये हमारा y2 होगा। फाइनल अगर बाद में हम लिखना चाहें तो फाइनल हम लिख सकते हैं y1 प्लस 2 टाइम्स y2, 2 टाइम्स y1 प्लस 4y2, और ये हमारा कुछ ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अब जब इसका अगर जो बाद में आपको पता है कि ऑर्डर जो हमारा आता है 1 क्रॉस 1 मतलब एक समझ लो एक लाइन में आंसर हमारा आएगा। अब करना क्या है, इसी के आगे हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेकर के चीज़ें करनी है। अब ट्रांसपोज अगर जो बाद में आपको समझ में आ रहा हो तो ये इस तरह से इसका ट्रांसपोज हो गया, ये हमारा रो हो गया। देन इसके बाद में इससे करना है तो मतलब फर्स्ट का रो और दूसरे का कॉलम, इसका ये कॉलम हो गया। तो इससे जब हम करेंगे तो देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, पहले इसका सिर्फ इसके साथ में करेंगे तो y1 कर लें, y1 प्लस 2y2, देन इसका इसके साथ में करेंगे तो y2 2y1 प्लस 4y2। इसको अगर जो आप करना चाहो मल्टीप्लाई करोगे तो y1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2y1 हो जाएगा, देन देखोगे 2y1 y2 हो जाएगा, देन इसके साथ में देखोगे तो 4y2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब सोचो आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, ये आपका फाइनल क्वेश्चन है, मतलब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो y1 स्क्वायर प्लस 2 ये और ये आपस में ऐड होंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4y1 y2, देन 4y2 स्क्वायर। अब इसको ये किस तरह से आप लिखोगे, पहली बात तो आप ऑर्डर कैसे डिसाइड करोगे y का, तो y का ऑर्डर यहाँ पर देख लो कि y1 है और देन इसके बाद में y2 है, तो ये 2 क्रॉस 1 का बनेगा, या यहाँ पर ये देख करके सॉरी इसको देख करके कि उसकी ऑर्डर कितनी लगी हुई है, तो ये हमारी हो गई। देन ए कैसे निकालोगे ये जरा देखो, अब वो तो मैंने ऊपर से आपको करके दिखा दिया, ये कैसे करके दिखाना है, मतलब ये कैसे होगा ये आप ध्यान रखो और आगे के लिए भी आपकी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जो x है इसका कॉफिशियंट मतलब y1 का कॉफिशियंट यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे क्या करना है कॉफिशियंट यहाँ पे भी लिखना है x और मतलब y1 और y2 का, बट उसका 1/2, इसी तरह से यहाँ पे y1 y2 का, देन यहाँ पे y2 स्क्वायर का मतलब y2 का आपको कॉफिशियंट लिखना है, स्क्वायर कॉफिशियंट। तो ये जब आप इसमें से निकालोगे देखोगे तो इसका कॉफिशियंट कुछ नहीं है मतलब 1 लिखेंगे, इसका क्या करना है कि इसका पहले 4 लिखा है तो इसका क्या करना है हाफ लेना है, तो हाफ जब करोगे तो 2 आएगा तो यहाँ पर 2 लिख दोगे। सेम चूंकि ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप चेक भी कर सकते हो, ये यहाँ पर यही आएगा। देन यहाँ पर अगर इसको देखोगे तो इसका कॉफिशियंट लिखना है ये, यही देखो हमने ये माना था,
ये आपको तरीका पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन इस तरह से आप समझो कि कम से कम 40 से 50 नंबर 100 में, मैं 100 की बात बता रहा हूँ, 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ इस तरह से होंगे जो आप देखोगे कि भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं। अगर आपको चीज़ें आती होंगी तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर ले जाओगे। अच्छा, और जरा देखते हैं, अगर जो बात है कोई अगर यहाँ पर बोलता है यहाँ पर तो एक कट गया, अगर सपोज यहाँ पे अगर 5 होता तो यहाँ पर 5 होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये हम लिखते फिर, तब यहाँ पर हम हमारी जो मैट्रिक्स बनती तो यहाँ पर हम लिखते 5/2 और ये भी 5/2। बस ये बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों को जब हम ऐड करें तो जो यहाँ पर लिखा है वो आ जाना चाहिए। मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 5/2 प्लस 5/2, अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये 2 आ जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हमारा 5 आएगा। बस वो सेम रहना चाहिए, हमारा जो मेन मकसद है वो नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, देन इसमें देखते हैं एक और इसमें है, वो देख लेते हैं। देन इसके बाद में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैट्रिक्स में आपको पढ़नी है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो आप यहीं पे पढ़ के आगे जाइएगा। ये हो गया इसका ऑर्डर, और अगर जो बाद में इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से है और इसका ऑर्डर अगर जो बाद में हमारा कुछ इस तरह से है, ये कुछ ऑर्डर है। अब अगर जो बाद में इसको हम, आपको रियल नहीं लग रहा है तो इसको आप इस तरह से कर लो, 3x2, 2x1, 3x1। तब अगर जो बाद में इसी को अगर जो हमें लिखना हो तो ये अगर जो बाद में x a y, ये हमारा कुछ, तो ये जो हमारा बनेगा ये क्या बनेगा, i और j, a i j और x i j y, सॉरी y j नहीं होगा, ये और ये हमारा j। अब ये समझने में थोड़ा अगर प्रॉब्लम हो तो ये जरा देखो, 1x n है, n×p है और ये p×1 है। ये इससे चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा, तो 1x1 का ही बनेगा। ये कुछ हमारा ये लिखा है a1 1 x1 y1, ये आप उनकी वैल्यूज मान लो, 4 इस तरह से दे रखा है, 3x1 y1, इसी तरह से करके वैल्यूज लिखे। तो ये हमारा ये भी एक फॉर्म है। बट हाँ, इसमें आप ये ध्यान रखना कि आप अगर जो बाद में कोई ये बोल देता है कि मैं ये कर लूँ 1×p, और इसका ऑर्डर अगर आप देखोगे तो n×p है और इसका ऑर्डर n×1 है, तो आप देखोगे कि चीज़ मतलब जो आपको चाहिए वो पहली बात तो इसमें कंपेयर ही नहीं हो पाएगा। बट और भी अगर आप देखोगे तो अगर जो बाद में कोई अगर इसमें अपना दिमाग अगर सपोज लगा रहा है और वो कुछ इस तरह से बोले मैं कर लूँ, तो अगर इस तरह से वो कर लेता है तो उसकी चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको इस पे बहुत ध्यान देना है, मर्ज किस तरह से, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हम अब आगे जो बात करेंगे वो है पार्टीशन मैट्रिक्स। तो ये हम जरा समझ लेते हैं कि पार्टीशन मैट्रिक्स किस तरह से इसकी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। खास करके आप देखोगे कि मल्टीवेरिएट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या आप जब विशाल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे या आगे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ोगे तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। जैसे बाय द वे आपने पढ़ रखा होगा, सपोज ये हमने मैट्रिक्स का फॉर्म देखा था, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारा कुछ होता था A11, A12, इसी तरह से A13, सेकेंड हमारा रो होगा A21, A22, और इसी तरह से A3, A23 हो जाएगा। और अगर जो बाद में स्क्वायर मैट्रिक्स में और हम इसमें बढ़ाएं तो A31 होगा, A32 होगा और हमारा A33 होगा। ये हमारा 3x3 का है। तो हम लोग इसको समझते हैं कि किस तरह से पार्टीशन इसमें हम कर सकते हैं। हेडिंग यहां पर हम डाल देते हैं, पार्टीशन मैट्रिक्स। तो पार्टीशन बहुत तरह से हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस मतलब आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको पार्टीशन बेसिकली करना होता है। जैसे सपोज बाद में मैं मान लेता हूँ कि मैं कुछ इस तरह से पार्टीशन कर लेता हूँ और ये इस तरह से कर लेता है, मतलब कर लेते हैं। तो ये इसको अगर जो बाद में आप लिखोगे तो इसको कुछ हम A11 लिख लेंगे और ये हमारा हो जाएगा A12 और ये हमारा हो जाएगा A21 और ये हमारा हो जाएगा A22।
अब जो ये पार्टीशन जो ये हमने किया है, इसका ऑर्डर पार्टीशन ऐसे करना है कि उसका ऑर्डर नहीं चेंज हो। जो मतलब मैट्रिक्स है वो जब उसको आप इस तरह से समझो, जैसे हम लोग जब इससे बाद में कोई इक्वेशन दे रखी है x+4 इक्वल टू वाई माइनस का 3, और सपोज यहाँ पे कुछ मतलब कैलकुलेशन इजी करने के लिए सपोज यहाँ पे 2 से मतलब 2 ऐड किया तो इधर भी 2 ऐड करना पड़ेगा। बट जब लास्ट में अगर जो बाद में इसको लिख करके देखें तो ये इसका रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए, ये यही रहना चाहिए, मतलब सेम चीज़, क्योंकि उधर भी ऐड किया इधर भी ऐड किया, सेम इसमें भी होता है। अब ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे वो जरा देखो। चूंकि इसमें जब एक ही ऑर्डर है, मतलब एक ही एलिमेंट है, सपोज यहाँ पे 3 था, मान लेते हैं A11 की जगह, तो ये आपको मैंने बता भी रखा है कि A11 जब इस तरह से लिखा होगा तो इसका कोई ऑर्डर नहीं होगा। तो ये बेसिकली लिखा है हमारा 1 और ये हमारा लिखा है 1, ठीक। तो जब इन दोनों को हम करेंगे तो A11 आ जाएगा ये हमारा। अब जो नेक्स्ट देखो तो ये हमारा अगर जो बाद में A12 अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा कुछ दे रखा है A12 और ये हमारा दे रखा है A13। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप एलिमेंट देखो तो 1 और 2 हैं, तो यहाँ पर हमारी रो 1 है और हमारे कॉलम कितने हैं, एक ये और एक ये, तो ये हमारा ये हो जाएगा। इसी तरह से ये इसका ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बताया भी था, ये हमारा हो जाएगा सॉरी 1-2 का जो ये ट्रांसपोज लिखोगे तो वही आएगा। और ये पार्टीशन करने के लिए जो सबसे बेस्ट मतलब इसमें आप याद रखोगे वो आपको ध्यान रखना है, जो मैं इसी मतलब जो भी मल्टीवेरिएट में कोई क्वेश्चन आएगा वहाँ पर देखोगे कि वो हमारा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पहली बात तो रहेगा और हमारा सिमेट्रिकल भी हो रहेगा। तो सिमेट्रिकल होगा तब ये जाकर के चीज़ें आप इस तरह से करोगे। अगर बाद में यहीं पे अगर सिमेट्रिकल ना होता, सपोज कुछ इस तरह से होता है, इसको अगर हम ऊपर बढ़ाएं तो हाँ, इसका 1 मिनट में ऑर्डर लिख देता हूँ, जैसे कि नेक्स्ट। तो ये क्या हमारा हो गया, ये हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पर ये हम करेंगे तो इसको अगर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1×2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जब इसका ऑर्डर अगर बाद में आप देखोगे तो ये इसका ऑर्डर अगर जो बाद में 1×2 है और इस पर अगर ट्रांसपोज लगेगा तो ये मैंने कल बताया था आपको, मतलब जो लास्ट जो आपने लेक्चर देखा होगा उसमें जरूर मैंने ये बताया कि इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ये हमारा ये हो जाएगा। तो इसको अगर जो बाद में आप इससे मल्टीप्लाई मतलब करके देखोगे तो इसका ऑर्डर कुछ 2×1 होगा और इसको जब इससे करोगे तो 2×2 का हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि 2×2 का है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने की और जो फाइनल ये रहेगा, ये मतलब इसका जो फाइनल आप देखोगे तो ये 3×3 का ही रहे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की, बस अंदर कुछ ऐसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कह सकते हो या अपनी सुविधा के लिए मतलब ये कुछ इस तरह से किया गया है। बट यही चीज़ अगर जो बाद में मैं थोड़ा इसमें मैं आपको दिखाऊं तो ये जरा देखो, अगर जो बाद में सपोज ये मैट्रिक्स होती 1 2 3 4 5 6, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसका ऑर्डर क्या होगा 2×3 होगा। इसके मतलब इसमें भी आप पार्टीशन कर सकते हो, सपोज किसी ने ये इस तरह से पार्टीशन कर लिया तो इसमें जब चीज़ मतलब जब आप बनाओगे तो देखो ये हमारा बनेगा A11, ये हमारा होगा A12 और ये हमारा होगा A121 और ये हमारा होगा A22। तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा था, ये देखो ये इसका ट्रांसपोज होता था, बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी ये चीज़ वर्क करेगी। और इसमें देखोगे तो ये इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर 3 है, बट जब इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा कुछ A21, ये हमारा कुछ इस तरह से होगा 4 5, तो ये इसमें वर्क नहीं करेगा। और जबकि मुझे जो आप मतलब जब आप पढ़ोगे तो ये स्क्वायर के लिए किया जाएगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए, तो ये हमारे काम का नहीं है, तो इसको मैं छोड़ के रखता हूँ। अच्छा, अब इसी चीज़ को अगर जो बाद में थोड़ा और अगर हम समझें, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सपोज आपने x मान लिया और इसका ऑर्डर मैंने ले लिया 1× मतलब p×1 और ये मैंने कुछ मैट्रिक्स बना ली AX1 X2 डॉट डॉट करके XP, ये कुछ हमारे एलिमेंट होंगे। साइड में जो नॉइस आ रही है उसको आप इग्नोर करिएगा। तो इसको अगर जो बाद में पार्टीशन अगर करना हो तो X11 X12 सॉरी X1 X2 और ये इसी तरह से अगर जो बाद में सपोज मैंने क्यों एलिमेंट्स इसके बीच के ही लिए हैं, उनका अगर मैं पार्टीशन अगर कर रहा हूं तो कैसे होगा, X3+1 होगा, X3+2 होगा और ये इसी तरह से चलेगा XP हो जाएगा। अगर जो बाद में आप इसको सुविधा के लिए अगर हम लिखें तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 और ये हमारा इस तरह से हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा, इसको बाद में मैंने नाम दे दिया 2। ये आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, XY भी कर सकते हो, बट ये आपको आगे के लिए भी ध्यान रखना है। अब इसका अगर जो बाद में सिर्फ इतने का अगर जो आप ऑर्डर देखोगे या इसको अगर जो बाद में मैं बाहर अगर लिखूँ
x1, तो ये अगर जो बात में देखें तो ये हमारा कुछ x1 x2 डॉट डॉट करके x क्यों है, तो इसका अगर जो बात में आप ऑर्डर देखोगे तो ये हमारा क्यू क्रॉस 1 का है, ये वेक्टर हो गया। इसी तरह से अगर जो बात में x2 के लिए अगर जो बात में आप देखो तो ये अगर जो बाद में हम लिखें तो ये क्या होगा एक्स क्यू प्लस 1, इसी तरह से ये चलता जाएगा और ये हमारा एक्स पी होगा। तो इसका जब ऑर्डर लिखा जाता है वो किस हिसाब से लिखा जाएगा वो जरा देखो। इसका ऑर्डर जब आप लिखोगे तो ये हमारा पी पूरे थे, उसमें से क्यों आपने ऊपर मतलब दे दिए, तो जो हमारा बचा रिमेनिंग तो ये हमारा ये हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई बाई 1। अब इसको अगर जो बाद में थोड़ा अगर समझना हो कोई एक एग्जाम्पल से तो वो ऐसे समझ लो, जैसे x अगर जो बाद में 3 क्रॉस 1 का है, इसमें x1 है x2 है और इसी तरह से x3 है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे सपोज ये अगर जो बाय द वे आपने ऊपर ले लिया तो इसको आपने मान लिया x2 और या x1 इसको मान लिया और इसको नीचे जो लिखा है इसको हमने x2 मान लिया, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब जो फर्स्ट वेक्टर है इसमें देखो कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें देखोगे तो हमारे हैं 2 क्रॉस 1। जब नेक्स्ट लिखा जाएगा अगर इसके हिसाब से अगर जो हम लिखें तो क्या लिखेंगे, p मतलब यहाँ पे ये p की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस का क्यों हमारा यहाँ पर 2 है, क्यों हमारा 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और ये हमारा कुछ हो जाएगा। तो इसको अगर जो आप करोगे तो ये हमारा 1 क्रॉस 1 का ही बनेगा। तो ये मतलब जो मेन हमारी बात है आपको समझाने की वो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। इसी तरह से अगर जो बाद में आप सिग्मा मैट्रिक्स अगर देखोगे, सिग्मा मैट्रिक्स p क्रॉस p की है सपोज, तो इसमें अगर जो बाद में आप एलिमेंट्स देखो तो ये सिग्मा 1 1 है, सिग्मा 1 2 है, इसी तरह से सिग्मा 1 p है, और अगर जो बाद में इस तरह से इधर लिखोगे p1 है, इस तरह से अगर जो यहाँ पे लिखें p2 है, ये इस तरह से चलेगा तो ये सिग्मा p हो जाएगा। अब अगर जो बाद में ये ठीक जिस हिसाब से इसका पार्टीशन किया है उसी तरह से इसको भी अगर हम पार्टीशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 1, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा 1 2, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 2 1 और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2 2। तो अगर जो बाद में इसका अगर जो आप ऑर्डर देखो तो इसका ऑर्डर अगर जो बाद में मुझे इसके अकॉर्डिंग अगर लिखना पड़े, इसके अकॉर्डिंग अगर लिखना पड़े, ये जो हमने इस तरह से लिखा है तो इसका भी ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा, हमारा हो जाएगा क्यों, ये भी क्यों हो जाएगा और ये हमारा होगा p माइनस का क्यों और ये हमारा होगा p माइनस का क्यों। अगर इसको भी अगर जो एक छोटे से एग्जांपल से अगर हम समझें तो कुछ हमारा ये कुछ इस तरह से सपोज दे रखा है 3 क्रॉस 3 का, तो अगर जो बाद में इसमें अगर हम देखें सिग्मा 1 1 होगा, सिग्मा 1 2 होगा, सिग्मा 1 3 होगा, सिग्मा 2 1 होगा, सिग्मा 2 2 होगा, सिग्मा 2 3 होगा, इसी तरह से सिग्मा 3 1 होगा, सिग्मा 3 2 होगा, सिग्मा 3 और 3 होगा। इसका अगर जो बाद में आपको पार्टीशन अगर करना पड़े और अगर जो बाद में मैं इसके हिसाब से अगर करता हूँ क्योंकि ये मैंने 3 का लिया है तो 2 वेरिएबल्स मतलब जो हैं ऊपर रखेंगे, तो इसमें भी कुछ इसी तरह से ये आप मान लो कि ये x1 लिखा है, इसका ये x2 लिखा है और ये हमारा x3 लिखा है, इसी तरह से x1 x2 x3, ये इसी तरह से आपको करते हुए चलना है। यहाँ से मैंने पार्टीशन किया है यहाँ से, तो ये ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम इस तरह से पार्टीशन करेंगे और ये हम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ पार्टीशन हो जाएगा। तो अगर जो बाद में अब इसको अगर जो बाद में मुझे ये समीशन के फॉर्म में अगर लिखना है सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 1 और ये हमारा सिग्मा 2 2 हो गया। तो अगर जो बाद में इसका अगर जो बाद में आप ऑर्डर अगर लिखो तो देखोगे कि आप इसका ऑर्डर किस हिसाब से लिखेंगे, ये जरा देखो। अगर जो इस मैट्रिक्स को देखोगे ध्यान करके तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 का है, तो इसका मतलब 2 यहाँ पर भी आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, तभी हमारा 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। अगर जो ये बाय द वे यहाँ पर अगर जो तुम देखो, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ से अगर जो बाय द वे यहाँ से अगर जो बाद में हम देखें तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर हमारी 2 है और p की वैल्यू जो हमारी है वो 3 है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे ये मैंने लिखा है तो क्यू की वैल्यू, एक मिनट, हाँ ठीक इसी प्रकार से देखो क्यू जहाँ जहाँ था वहाँ पर मैंने 2 लिख दिया है और यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस का 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा कुछ हमारा 1 और इसी तरह से ये यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर बाद में आपको चेक करना हो सिग्मा 1 1 तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 1। इसका अगर जो बाद में आप देखोगे ऑर्डर तो ये भी हमारा है 2 क्रॉस 1 और ये हमारा है 1 क्रॉस 1, ये हमारा अगर जो बाद में देखोगे 1 क्रॉस 2 है। तो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो, ये देखो ये हमारा 2 क्रॉस 1 का है, ये हमारा देखोगे तो ये हमारा है 1 क्रॉस 2 का।
और ये एक सिर्फ वैल्यू लिखी है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से। ये इसमें मैंने इतना ज़्यादा टाइम इसलिए दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, समझ लो इससे हर साल क्वेश्चन एक 25 नंबर का आता है। और 25 नंबर आप, ये आपको भी पता है कि 25 नंबर कितने ज़्यादा होते हैं 100 नंबर के पेपर में। तो ISS आप ये समझ लो कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ के करनी पड़ेंगी। अच्छा, देन इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा रहेगा अब इसमें, वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा रैंक। तो रैंक को हम लोग समझते हैं कि रैंक किस हिसाब से वर्क करेगा। तो रैंक, ये आप नंबर अपने हिसाब से देख लेना, जो लास्ट में था मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ 5 रैंक। तो रैंक मतलब कैसे पता करोगे? तो रैंक पता करने के लिए जो उसका फार्मूला होता है वो ज़रा ध्यान रखो। हालांकि इसको बहुत तरीके से फाइंड भी कर सकते हो, बट आप अगर जो बाद में चीज़ें भूल जाते हो तब कैसे करोगे, तब देख लो। इचलॉन फॉर्म आपने पढ़ा होगा रो और कॉलम के लिए, उसी तरह से इसमें और भी चीज़ें होती हैं, वहाँ से भी हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन। नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम ऑफ, सपोज ये कोई एक मैंने मैट्रिक्स मान ली, ये कॉलम के लिए मैंने C लिख लिया है, पूरा नहीं लिखा है। और ये हमारा क्या है, ये हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर जो बाद में ये लिखा हो या तो ये लिखा हो, बात दोनों में सेम है, बस यहाँ पर रो ऑफ ए। इसीलिए आप जब मैट्रिक मतलब ये रैंक जब आप निकालते थे इचलॉन फॉर्म से, तो ये हमारा होता था कि आप रो वाइज भी ऑपरेशन उसमें कर सकते हो, कॉलम वाइज भी कर सकते हो, ये आप पर चीज़ें निर्भर करती थी। अब अगर जो बाद में ये आर का मीनिंग यहाँ पर रो से है। अब ये क्या होता है, मतलब ये हम कैसे समझेंगे? एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ए, और ये हमारा 2x2 का है, सपोज 2x2 का है। ये हम वैल्यू ले लेते हैं 1 है, ये है 2, और ये हमारी है 3, ये हमारी है 6। तो पहली बात तो मैं आपको पहले जो नॉर्मल तरीके से जो आप बेस्ट रहेगा कि अगर जो बाद में 1 मतलब 1x1 होगा तब तो आप पता कर लोगे 2x2 होगा या 3x3 होगा या 4x4 होगा, वहाँ तक तो आप चीज़ें कर ले जाओगे जो मैं तरीका बता रहा हूँ। बाकी में आपको चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये मतलब जो मेथड है वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो उसके लिए आप देख लोगे। हालांकि हमारा जो काम हो जाएगा वो इन्हीं 3 से हो जाएगा। तो अगर जो बाद में इसका डिटर्मिनेंट अगर बाद में मुझे फाइंड करना पड़े, तो 1 2 3 6, ये हम अगर जो बाद में कुछ फाइंड करें तो इसकी इधर मल्टीप्लाई होती है, इसकी इस साइड में होती है, तो ये हम लिखेंगे 6 माइनस का 6, और ये हमारा हो जाएगा 0। अब 0 अगर जो बाद में, अब ये यहाँ पर आपको लिख करके रखना है इसको। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जो बाद में ए अगर जो हमारा 2x2 का है, और अगर जो बाद में मैट्रिक्स मतलब जो उसका डिटर्मिनेंट है वो अगर 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है, इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग ये है कि इसकी जो रैंक है वो मतलब रैंक ऑफ ए, हाँ इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सपोज ए का लिखना था तो ये हम लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए, ये इस तरह से भी लिखा होगा। तो इसको अगर जो बाद में आपको समझना है, अगर जो बाद में ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये 2 तो नहीं होगा, मतलब ये 2 नहीं होगा, ये 1 हो सकता है, और किसी उसकी 0 तो नहीं होगी। अब इसके बाद सपोज अगर जो बाद में ये 3x3 का होता, 3x3 का होता, और इसका अगर जो बाद में डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता, तब हम आपको समझा रहे हैं। देखो ये समझो कि इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू होगा 3 के, 3 तो नहीं हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या आपको चेक करना पड़ेगा, या तो इसमें 1 हो सकता है। अब ये कैसे मैं बताता हूँ आपको। अब इसको इन जनरल अगर जो बाद में हम लिखें, और अगर जो बाद में हम समझें P×P है अगर जो, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर जो बाद में P×P है, और इसका अगर जो बाद में डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया है, तो इसका जो रैंक होगा, इसका जो रैंक होगा वो रैंक हमेशा, इसका जो रैंक होगा वो हमेशा मतलब नॉट इक्वल टू P होगा। या तो इसको एक अलग भाषा अगर जो बाद में हम लिखें, वो अलग भाषा ये है कि इसकी जो रैंक होगी वो हमारी क्यों होगी, और ये छोटा होगा हमेशा P से। ये बेसिकली बात क्या कर रहा है, अगर जो बाद में इसको यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें, तो रैंक अगर जो बाद में सपोज जब 3x3 है, तो सपोज अगर जो बाद में आपने चेक किया और ये अगर जो बाद में 2 के इक्वल लिखा, तो ये बात वही है, चूंकि यहाँ पर P की वैल्यू क्या है 3, तो ये हमारा देखोगे ये इससे छोटा रहेगा। अगर 1 भी आएगा तब भी हमारा छोटा ही रहेगा। तो ये इन जनरल में अगर आप लिखोगे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर जो बाद में अब हम देखें, चूंकि अब जो इसकी डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर जो बाद में हम जाएं, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये अगर जो बाद में देखो रो, फर्स्ट जो रो है और जो सेकेंड रो है, इसमें अगर जो बाद में आप देखो फर्स्ट रो और ये है सेकेंड रो,
तो ये इसके इक्वल अगर जो बाद में देखो है, इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि इसको 3 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। अगर जो बाद में इसमें अगर हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली रो हमारी हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 6। और जब कभी ऐसा होगा, इचलान फॉर्म जब आप पढ़ते हो तो वही इसमें किया जाता था। उसमें अगर जो बाद में आप ध्यान दो तो ये हम ये करते थे कि R1 में हमें ऑपरेशन करना है, तो ये 3 टाइम्स R1 माइनस का अगर जो हम R2 कर लें तो ये अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से बनता था, 0 ये 0 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 6 बनेगा। या तो इसमें इस तरह से भी ऑपरेशन कर सकते हैं, R2 में हमें करना है, R2 लिखेंगे और इसमें माइनस का 3 R1 करेंगे, तब इसका ये बन जाएगा 1 2 और ये हमारा होगा 0 0। अब इसमें नॉन ज़ीरो, देखो 0 रो का मतलब हो गया, अगर मैं बोलूँ 0 रो आप इसमें चेक करो तो इसमें अगर 0 रो जिसमें पूरी रो में 0 हो तो एक ये है। अगर मैं बोलता हूँ नॉन ज़ीरो, अगर आपको चेक करना है नॉन ज़ीरो, हालांकि इसमें नॉन ज़ीरो की ही बात की जाती है, तो नॉन ज़ीरो वाली जो रो है वो ये है। तो बस यही ये बोलता है कि नॉन ज़ीरो जो भी रो है उनको आप काउंट कर लो, वही आपका रैंक हो गया। तो इसका मतलब इसका रैंक हमारा यही हो गया। अच्छा, देन इसके बाद में अगर जो बाद में अब इसमें देखो तो लिखा है नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट ऑफ कॉलम ऑफ ए। अगर जो बाद में आप उस तरह से देख रहे हो तो ये हो जाएगा। अगर जो बाद में इसमें अगर हम देखें 2 से अगर जो बाद में इधर अगर मल्टीप्लाई कर दें, सपोज इधर हम 2 से कर दें और इधर भी अगर हम 2 से कर दें तो ये भी कॉलम वाइज भी हो रहा है, रो वाइज भी हो रहा है। तो ये यही कह रहा है कि इंडिपेंडेंट कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट हैं जो कॉलम या रो से हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक है, तो हमारा एक बन जाएगा। हालांकि वो अगर जो बाद में आपको तरीका ये कठिन थोड़ा लग रहा है तो ये जो मैंने बताया ये रामबाण है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप इस तरह से कर लोगे। अब इसी में नेक्स्ट अगर जो बाद में आप ये देखो, अगर जो बाद में ये आ जाता है इसके इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है, तब जब इसका हमेशा देखोगे वो आपका जो रो रहेगा, मतलब जो इसका रैंक रहेगा वो ऑलवेज पी के इक्वल होगा। पी मतलब यहाँ पे अगर जो बाद 3 होता तो 3 कर लेते, 2 होता 2 कर लेते, जैसे ये वाले और ये वाले एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फुल रैंक। लैंग्वेज पे ध्यान देना क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज होगी। फुल रैंक मैट्रिक्स, ये कभी कभी दे देगा आपसे ऑर्डर, इसको दे देगा या ऑर्डर नहीं देगा, ये बोल देगा कि ये फुल रैंक है मैट्रिक्स। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है पी क्रॉस पी की, या जो भी आप 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कोई है और उसमें आपको देखना है। सपोज इस तरह से क्वेश्चन दे देगा कि ये पी क्रॉस 1 का रैंडम वेक्टर है और आपसे बोलेगा कि सिग्मा जो है इज ए फुल रैंक मैट्रिक्स। तो आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ से आप लिखोगे कि ये इसका मतलब जो रैंक है या ऑर्डर है वो हमारा पी होगा। रैंक ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब मैं गलत बोल गया, तो इसका जो रैंक है वो पी हो जाएगा। ऑर्डर अगर आप बात करोगे तो पी क्रॉस पी होगा। और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी कराया जाएगा कि ये सिंगुलर है कि नहीं है। देखो आप देखो, और एक चीज़ देख लेते हैं इसी में, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। ये देखो जरा, ये हमारा सपोज ए पी क्रॉस पी का है। इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी ये है कि अगर जो बाद में इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो गया, और देखो अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर जो नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तब देखो क्या क्या चीज़ें होंगी। पहली बात तो पहला जो डिफरेंस होगा कि फुल रैंक मैट्रिक्स हमारी होगी और इसको हम बोलेंगे नॉन या नॉट फुल रैंक। पहला तो ये। दूसरा हम क्या देख सकते हैं इसी में, दूसरा हम देख सकते हैं इसको बोलेंगे जब कभी भी ये डिटर्मिनेंट 0 होगा तब इसको बोला जाएगा कि ए इज सिंगुलर। अब अगर ए सिंगुलर है तो डैट इज करके आप ये भी लिख सकते हो कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, या इसको ये भी बोल सकते हैं ए इज नॉट इन्वर्टिबल। बात एक ही है कि मतलब उसका इन्वर्टिबल नहीं होगा। और सेम वही इसमें चीज जब लिखोगे तो ये लिखोगे ए इज ए नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जब आप क्वेश्चन करोगे आपको उसमें बोलेगा कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिग्मा एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये यही बात कर रहा है। अगर सोचो अगर आपने वहां पे ये लिख दिया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर आपने वहां पे सिंगुलर मैट्रिक्स लिख दिया तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि सिग्मा का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये ऐसा कर मतलब ऐसा जब लिख दोगे तो इसका मतलब वो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा और वो जितनी भी आप चीज़ें करके रखे हो वो सारी गलत हो जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहीं पर भी लिख सकते हो। और देखो इसी में
मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इसमें जो भी चीज़ करा रहा हूँ मैट्रिक्स, तो ये हमारा ये पर्पज़ नहीं है कि आपको मैथ में बहुत अच्छा करना है। मेरा मेन मकसद जो है वो आपको ये बताना है कि किस हिसाब से ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी भी जब हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस जब आपको पढ़ाएंगे। देन इसके बाद में देखो क्या हो सकता है कि मैक्सिमम पॉसिबल रैंक ऑफ ए, मैक्सिमम पॉसिबल जो इसकी रैंक होगी ए अगर जो बात है सपोज यहाँ पे हमारा अगर जो बात है मैं मान लेता हूँ पी क्रॉस क्यू का है, तो इसका जो मिनिमम होगा एन क्रॉस पी होगा। अब ये क्या बेसिकली बात कर रहा है कि जैसे सपोज अगर जो बात में हम यहाँ पर अगर हम क्यू मान लें, तो यहाँ पर अगर जो बात में ये हम मान लेते हैं 2 क्रॉस 3, तो यहाँ पर जो इसका ये इसको 3 दे देंगे और इसको 2 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे, तो यहाँ पे इसमें जो मिनिमम है वो हमारी रैंक होगी। ये मतलब लैंग्वेज की भाषा में हमारा ये हो गया। बट अगर इन सेंस अगर जो आपको चीज़ें करनी है वो कैसे करोगे वो जरा देखो। ये मैं किसके लिए बताया है, अगर जो बात है सपोज कुछ ये इस तरह से है 1 माइनस का 2 3 5 2 4, तो इसकी अगर जो बात है आप ऑर्डर लिखोगे तो ये हमारा 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। और अब इसी के लिए अगर जो बात है जो मैंने रैंक की बात की है वो हमारा रैंक इसका अगर जो आप देखोगे रेक्टेंगुलर का, तो ये हमारा इसका 2 रहेगा। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो बात में हम देखें, नेक्स्ट इसी में ये होगा कि इफ ए और बी आर सेम साइज जहां पर भी मैं बोलूंगा उसका मतलब ये हो गया कि 2 क्रॉस 3 दोनों का है साइज, तब क्या होगा ए और बी जो होगा हमारा वो हमेशा लेस देन रहेगा रैंक ऑफ ए की, और ए और बी ये जो हमारा होगा ये भी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी भी से लिख सकते हैं। अगर जो बात है बी और सी फुल रैंक हैं ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के, तो जो इसका रैंक मतलब रहेगा वो चाहे आप ए बी के लिए निकालो या आप ए के लिए निकालो या आप रैंक ए डैश के लिए निकालो या आप बी के लिए निकालो, वो बात सेम है। ये जब आप करोगे ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, आप इकोनोमेट्रिक्स में आप देखोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होता है। वहाँ पर कुछ इस तरह से होता है एक्स अगर जो बाद में दे रखा है सपोज एन क्रॉस पी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा टीचर्स ये लिखाते हैं या तो एक्स ये लिखा हो या तो ये लिखा हो इसका इन्वर्स मतलब इसका ट्रांसपोज, तब भी इसका जो रैंक लिखाया जाता है वो पी वो यहीं से लिखाया जाता है। ठीक, देन इसके बाद में नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो देख लो। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, जी आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जाकर के आप उस चीज़ के लिए जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बात है मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बात में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। अब हम लोग इस इन्वर्स देख लेते हैं क्योंकि इन्वर्स की भी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। 6 नंबर इन्वर्स। इन्वर्स बेसिकली क्या बताता है या मतलब इसको कैसे करते हैं ये जरा देख लेते हैं। ए एक कोई मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला है। अगर ये फुल रैंक है, इन्वर्स अभी मैंने आपको जस्ट रैंक में बताया है कि इन्वर्स तभी फाइंड होगा जब वो फुल रैंक होगा, या तो आप उसको ये भी बोल सकते हो कि ए इज नॉन सिंगुलर सॉरी, या तो आप ये भी बोल सकते हो कि ए जो है हमारा वो नॉट
मतलब जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तभी आप चीज़ें कर पाओगे, तब ये एग्जिस्ट भी करता है। तो ए अगर जो बात में ए का इन्वर्स, ये जो डेफिनेशन होती है वो कुछ ये हमारी रहती है, हालांकि इससे चीज़ें नहीं मतलब कैलकुलेट होती हैं या की जाती हैं, बट ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस प्रॉपर्टी का मैं यूज़ बहुत जगह करूँगा। इसके बैकग्राउंड में क्या चलता है, मतलब किस तरह से हम लोग निकालते हैं वो जरा देख लो। हम लोग कुछ ये इंटर या आपने जब भी मैट्रिक्स से आपका मतलब आपने मैट्रिक्स को सॉल्व किया होगा या आपके उसमें सिलेबस में आया होगा, तो आपने ये देखा होगा एडजस्टेड ए, और ये हमारा होता था ए। तो डेफिनेशन जब ये लिखी होती थी तो टीचर्स ये साइड में जरूर लिखाते होंगे, ये आप आज नोटिस भी कर लो कि ये क्यों लिखाया जाता था। वो ये लिखाया जाता था कि ये होना ही चाहिए, वो इस बात को नहीं लिखता था, वो इस बात को नहीं लिखता था, वो डायरेक्ट इस बात में ही सारी चीज़ लिखी है। ये आपको समझना पड़ेगा। जब भी कभी इस तरह से लिखा होगा, फुल रैंक वो नहीं होगा, मतलब वो फुल रैंक होगा और वो नॉन सिंगुलर होगा। अच्छा, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में जो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, जैसे उसमें थी, अगर आप याद करो सिमेट्रिक में तो ये हमारा ए हो जाता था, ठीक उसी प्रकार से कुछ इसमें भी रहता है कि ए का अगर इन्वर्स है और फिर अगर जो बाय द वे उसका एक बार इन्वर्स निकाल दोगे तो ये हमारा ए के ही इक्वल आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इसमें ये बताता है कि ए और ए डैश ये दोनों नॉन सिंगुलर हैं। अभी मैंने बताया है नॉन सिंगुलर का क्या मीनिंग है। देन जो हमारा ए का इन्वर्स होगा, और चाहे हम इसको इस तरह से लिख लें, बात एक ही है और ये खूब यूज होगा, ये आप देखोगे। इसको अगर जब आपको समझ में ना आए तो ये ट्रांसपोज इस तरह से लगा लिया करो। और अगर जो बात है इफ ए और बी ये भी नॉन सिंगुलर है, देन हम क्या मतलब होगा, और सेम साइज है, साइज भी सेम है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर लिख भी लो सेम साइज के हैं, तो देन ए और बी ये भी हमारा नॉन सिंगुलर होगा। और क्या होगा, एंड में ये होगा ए और बी, ये प्रॉपर्टी आप लगा पाओगे। या आपने प्रॉपर्टी तो बहुत बार लगा दी होगी, बट इसके पीछे क्या है वो जरा ये देख लो कि ए बी हमारे क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, सेम साइज के हों, देन क्या होगा, जो इसका प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा नॉन सिंगुलर होगा, और जो इसका इन्वर्स जब इस तरह से ओपन करेंगे तो ये हमारा कुछ होगा। ये बहुत ज़्यादा यूज है मतलब इसका, तो ये याद रखना। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें, तो ए अगर जो बाद में हमारा सिमेट्रिक है, जैसे ही सिमेट्रिक की बात मैं करूं आपके माइंड में आ जाना चाहिए ये इसकी बात कर रहा है, और नॉन सिंगुलर, ये अगर दो चीज़ें हैं तब देन क्या होगा, देन जब इसको पार्टीशन करेंगे, इसका जो पार्टीशन करेंगे A11, A12, A21 और A22, ये जब आप देखोगे तो इसको सपोज मैंने मान लिया B, और ये हमारा हो जाएगा A22, या हमारा हो जाएगा A21, A11 इसका इन्वर्स और A12। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद होना भी चाहिए। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये आप देखोगे कि जब मैं कराऊंगा भी विसार डिस्ट्रीब्यूशन, और देखोगे कि आप मल्टी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पर ये मैं यूज़ करूँगा, तो ये आप समझ लो कि किस हिसाब से ये चीज़ होती है, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तब क्या होगा, और इसको ये भी लिखा जा सकता है, अगर जो बाद में कोई ये इस तरह से अगर लिख दे तो बात वो भी सही है उसकी। अगर जो बाद में A11 अगर हम कर लें, तब यहाँ पर क्या होगा, A12 होगा और A22 होगा और A हमारा 21 होगा। अब ये कैसे पता करोगे कि ये हमारा सही है या नहीं है? ये पता करने के लिए सपोज ये हमारा P क्रॉस P का है और ये हमारा पार्टीशन कुछ इस तरह से हुआ है, तो ये हमारा इसको मान लें Q है, ये भी Q है, ये हमारा P माइनस का Q है, और ये मान लें ये भी P माइनस का Q है। तो अगर जो बाद में हम इसको अगर चेक करना चाहें तो इसका जो ऑर्डर होगा, अगर इसका अगर जो आप लिखना चाहो तो ये और ये वाला, जब इसको इस तरह से लिखेंगे P माइनस का Q, और ये भी होगा P माइनस का Q। देन इसका अगर ऑर्डर अगर हमें लिखना हो ये, तो इसका ऑर्डर अगर आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा P माइनस का Q, ये हमारा हो जाएगा Q के इक्वल। और जब A का इन्वर्स देखो, A अगर जो बाद में P क्रॉस P है
और उसका इन्वर्स भी जो होता है उसका भी ऑर्डर हमेशा यही रहता है, ऑर्डर में इन्वर्स में चेंज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो तो इसका मतलब इसका भी ऑर्डर सेम रहेगा, क्यू क्रॉस क्यू है तो ये भी रहेगा क्यू क्रॉस क्यू। देन इसका अगर जो बाद में आपको लिखना पड़े तो ये हमारा हो जाएगा क्यू और ये हमारा हो जाएगा पी माइनस का क्यू। अब अगर जो बाद में आप देखो तो ये इससे मर्ज हो जाएंगे, ये इससे मर्ज हो जाएंगे। देन आप देखोगे जो फाइनल मतलब इसका जो बनेगा वो हमारा वही बनना चाहिए जो यहाँ पे बन रहा है, तो इसका जब आप फाइनल देखोगे तो सेम बनेगा, ठीक। इसी तरह से अगर जो बाद में हम इसको अगर देखें तो क्यू क्रॉस क्यू, और ये हमारा अगर जो बाद में है इसका ऑर्डर अभी मैंने ये लिखा है क्यू क्रॉस पी माइनस का क्यू, इसका इन्वर्स सॉरी रहेगा पी माइनस का क्यू, ये हमारा होगा पी माइनस का क्यू, और इसी तरह से जब हम इसको लिखेंगे तो पी माइनस का क्यू मल्टीप्लाई में क्यू, तो लास्ट में जब इन सबको करके देखोगे तो क्यू क्रॉस क्यू ही रहेगा। तो इसका मतलब जो आपने लिखा है वो सही है, अगर ये इस तरह से आप मैच कर ले जाते हो तो अगर जो बाद में ये होगा तो इसमें चूंकि ये वाला तो मैंने आपको ये सिर्फ लिखने के लिए बताया है, मैं बी के लिए बात करूंगा, बी के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो देन क्या होगा, प्रोवाइड सॉरी देन प्रोवाइडेड A11 इसका इन्वर्स एंड B इन्वर्स ये एग्जिस्ट करेगा। ये मैं क्या बोल रहा हूं वो जरा समझो। तो ये हमारा होगा A और इसका इन्वर्स, तो ये क्या बेसिकली बात कर रहा है ये जरा देखो। ये आप जब इकोनोमेट्रिक्स पढ़ोगे तो वहां पर ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो भी जब आप इकोनोमेट्रिक्स में जब आप एडवांस में पढ़ोगे जा करके, टू SLS शायद है, आप चेक करके एक बार देख लेना, वहां पर ये इसका यूज होता है। तो आप अगर करोगे रैंक और उसमें निकालने के लिए ऑर्डर, ये हमारा हो जाएगा A12 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा B का इन्वर्स। ये लिखा तभी जाएगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, ये भूल मत जाना, क्योंकि सिर्फ आप ये याद कर लिया और हो गया नहीं। तो ये प्लस में रहेगा, ये आएगा और ये हमारा होगा A21 और A11 इसका इन्वर्स। अब इधर क्या रहेगा ये जरा देखो, थोड़ा सा ये कठिन है लगेगा आपको, एक बार अगर आपने चीज़ें अगर पढ़ ली अच्छे से तो आप अच्छे से कर भी लोगे। तो ये हमारा होगा A11 जो यहाँ पे लिखा है माइनस में, और ये हमारा होगा A12 और ये हमारा होगा B इसका इन्वर्स, और जो लास्ट में यहाँ पे आएगा वो B का इन्वर्स आएगा। ये मैं हमेशा छोड़ता हुआ चलूंगा, आपको इधर की चीज़ें लिखाऊंगा, ये मैं छोड़ दूंगा। तो जब भी मैं छोड़ूं इसका आपको बस ट्रांसपोज यहाँ पे लेकर के लिख देना है। अब इसका अगर जो बात है सपोज ये लगा है और ये इसका अगर जो बात है आप ट्रांसपोज अगर लेते तो क्या लिखते, ट्रांसपोज लिया जाता है तो इसे सपोज ABC दे रखा है, तो जो लास्ट C लिखा है वो उसको पहले लिखोगे डैश करके, और जो हमारा B लिखा है वो जो बीच में है उसका लगेगा, और A जो पहले था वो लास्ट में आ जाएगा। चूंकि अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, ये अगर आपको ध्यान हो, A डैश इसका इन्वर्स, तो ये हमारा कुछ इसी तरह से चलता है। तो B का इन्वर्स जो हमारा होगा B ये हमारा हो जाएगा, और चूंकि A12 का अगर ट्रांसपोज लिखा जाता था तो ये मैंने बताया भी था आपको कि ये इसको हम 21 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा A21 और ये हमारा होगा A1 और 1 और इसका ये लगा देंगे। ये कुछ लिखने का तरीका है, तो ज़्यादातर मैं लिखूंगा ये लिख दिया करूंगा ये, और ये उसी के सामने अगर मैंने छोड़ रखा है तो आप बस उसका ट्रांसपोज लेकर के लिख लेना, ठीक है। ये A इन्वर्स कुछ इस तरह से भी निकाला जाता है, इन्वर्स निकालने का एक ये भी तरीका है। अब ये कोई सोचेगा कि ये इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इतना तो इजी है हमारा फार्मूला जो हमने भी ऊपर पढ़ रखा है, इसकी क्या ज़रूरत है। जैसे सपोज किसी ने बोला कि इसकी क्या ज़रूरत है, मैंने ये तो पढ़ रखा है इन्वर्स निकालने का, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है ज़रूरत। देखो आपसे किसी ने पूछा 1 2 3 4, आपसे कहा कि इसका इन्वर्स निकालो, आपने तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगाया और इसका इन्वर्स निकाल के दे दिया। देन फिर आपको किसी ने एक और दिया क्वेश्चन, कहा कि A बराबर अगर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आपसे ये किसी ने दे दिया 3 क्रॉस 3 का, तब भी आपने बोला कि ये लीजिए सर। अगर जो इसी में अगर मैं बढ़ाता चला जाऊं 4 6 9, तो ये 4 क्रॉस 4 का है, ये भी आप बोलोगे कि ये भी पॉसिबल है।
बट ऐसा क्या हो अगर जो बाद में मैं इसको बढ़ाता चला जाऊं 9 0 10, तब आप क्या करोगे, तब इसको कैसे कर पाओगे? ये वही बेसिकली मतलब आप इस तरह से समझो कि इसको किस तरह से अगर जो बाद में मैं करता तो कर सकता था। ये जरा देखो पार्टीशन का क्या रोल है, वो अगर जो बाद में आपको समझना है तो ये जरा देख लो। जैसे ही A4x4 मतलब मैट्रिक्स अगर जो बाद में दे रखी है, तब तक तो आप कर पा रहे हो जो आपको फार्मूला मिला है। हालांकि आप जब कंप्यूटर में या आप कैलकुलेटर, हालांकि कैलकुलेटर भी आप 4x4 के ऊपर आप देखोगे नहीं होगा, बट अगर बाद में कोई मे भी बहुत एडवांस है तो 5x5 या 6 इतने तक ही जा पाएगा। बट इसमें क्या कर सकते हो आप जरा देखो, आप यही चीज जो आप कह रहे थे नॉर्मल, अगर जो बाद में मैं इसको 4x4 कर दूं, समझते रहना और देखना पार्टीशन की क्या जरूरत थी और क्यों किया गया होगा। और ये भी मैं मान लेता हूँ 4 ये दे रखा है, ये भी मान लेता हूँ 4, क्योंकि आपने बोल रखा है कि मैं यहां तक तो मैं कर सकता हूं। आप सोचो अगर जो बाद में ये क्या हो गया 4x4 का हो गया, ये भी क्या हो गया 4x4 का हो गया, ये भी क्या हो गया 4x4 का हो गया, ये भी क्या हो गया 4x4 का हो गया। अब अगर जो बाद में एक अगर जो बाद में यहाँ पर हम देखें तो इसका क्या होगा वो जरा अगर देखें, तो अगर जो बाद में मैं इसको अगर जो ऐड कर लूँ ऊपर वाले को, तो ये हमारा कुछ मिल जाएगा पी। यही तो है, यहाँ पर भी ऐड कर ले तो ये पी, तो यही तो होता है P×P। तो यहाँ पे भी अगर मैं ऐड कर दूं, यहाँ पे भी मैं ऐड कर दूं, तो ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 8। तो इसका मतलब आप वैसे बस 4x4 तक ही जा पा रहे थे, बट आप कहाँ तक पहुंच गए इस फार्मूले से 8x8 तक। तो इसलिए पार्टीशन का ऐसा नहीं है, आप ये मतलब कभी मत निकालिएगा कि पार्टीशन बस ऐसे ही, ये क्यों ही फार्मूला हम याद करें जब हमारी चीज़ें जब हो रही हैं। कोई भी फार्मूला सिंपल सी बात है, अगर बनाया गया होगा तो सुविधा के लिए ही बनाया गया होगा, बस ये आप ना भूलें अगर तो। अच्छा, देन इसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें रहेगा वो देख लेते हैं। लास्ट अगर जो बाय द वे आपने क्लास में अगर पढ़ा होगा, इससे पहले जो जो भी क्लासेस हैं अगर वो आपने अगर पढ़ रखी होंगी तो ये ज़्यादा आपके समझ में आएगा। पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा ये यूज होता है, इसलिए ये आपको याद रखना है। पॉजिटिव सेमी डेफिनिट, ये कुछ इस तरह से आप देखोगे टीचर्स यूज करते हैं। पॉजिटिव इसको डेफिनेट बोल देंगे, इसको यही लिखेंगे PST। अब इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हम लोग देखते हैं। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हम लोग देखते हैं, देन चीजें समझते हैं। आपने कल ये एक फॉर्म पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। कल अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब जो हमारी लास्ट वीडियो हुई थी उसमें अगर आप देखोगे, या उससे पहले जो वीडियो मतलब जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं, कल का मीनिंग हो गया कि वो सब अगर आपने देखी है तब। ये 3 इसका स्क्वायर हो गया, ये हमारा 4 y1 हो गया, ये हमारा y2 हो गया, ये हमारा 5 y1 y3, और ये हमारा हो गया 6 y2 y3। एक मिनट, अगर जो बाद में इसको अगर जो बाद में आपसे मैं बोलूं कि ए मैट्रिक्स इससे बना करके दिखाओ, जो कि मैंने कल बोला भी था, आपको समझाया भी था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी बहुत जाता है। तो मैंने क्या बोला था कि पहले y1 का कॉफिशिएंट लिखोगे, देन इसके बाद में चूंकि y1 है, फिर इसके बाद में अगर जो आप ये इस तरह से देखो y1 y2 y3, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 का मतलब आपको दे रखा है। देन इसके बाद में इधर अगर देखो y1 y2 और ये हमारा y3 हो गया। इसका अगर जो बाद में आपको मैंने कल बोला था कि किस हिसाब से आपको लिखना है, y1 मतलब इसका इसका स्क्वायर, तो इसका और मतलब जो कॉफिशिएंट है उसको आपको लिखना है। तो ये हमारा कितना है 3। पहले मैं स्क्वायर के जितने भी स्क्वायर हैं उनके मैं अगर ऑर्डर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो मैं पहले लिखूंगा, देन इसके बाद में और चीज़ें रहेंगी। देन अगर जो बाद में इसका अगर जो आप देखोगे तो ये देखो आपको दे रखा है 1 इसका ऑर्डर,
चूंकि y2 और y2 के लिए, और y3 और y3 के लिए अगर देखोगे तो मैंने सिर्फ बोला था कि इसका कोफिशिएंट लिख देना है, ये हमारा 2 हो गया। जो ऑफ डायगोनल होते हैं ये डायगोनल हो गए, ऑफ डायगोनल इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो ये क्या है, y1 और y2, तो यहां पर देखो y1 और y2 कहां पर है, ये है। इसका क्या लिखा जाता है, इसका लिखा जाता है हाफ। हाफ क्यों, वो कल मैंने बताया था। तो हाफ इसलिए, अगर जो बाद में ये अगर जो मैं करके दिखाऊं तो ये कुछ y1 का स्क्वायर हो गया, ये y1, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो y1 y2 हो गया, ये हमारा हो गया y1 y3 हो गया। इसी तरह से अगर जो बाद में आप इसको देखो y2 का स्क्वायर हो गया, y1 मतलब y2, और ये हमारा y3 हो गया, ये हमारा इसी तरह से y3 का स्क्वायर हो गया। ये मैं क्यों बोलता था कि मैं बस इतना लिख करके छोड़ दिया करूंगा, ये आपको अपने आप लिखना है। उसका रीजन ऐसे है, आपको ऐसे ही चलना है, जैसे ये लिखा है ये इसी तरह से। बस आप चाहें तो ऑर्डर उसका इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि अभी ये मैट्रिक्स नहीं है, इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं, तो उनमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब कभी मैट्रिक्स होगी तब फर्क पड़ेगा, तब आपको, इसलिए ऑर्डर आप हमेशा चेंज कर लिया करें। जैसे y1 y2 है तो उसको अगर आप इस तरह से भी देखोगे, इसको इससे करोगे या इसको इससे किया तो y2 पहले आएगा फिर y1 आएगा, तो उसी तरह से आप लिख लेना, ठीक। और ये हमारा क्या हो जाएगा, जब ये लिख लिया ये हो गया, देन ये वाला लिखेंगे y2 y3। तो अब अगर जो बातें देखें तो मैंने ये बोला था कि जो ये लिखे हुए हैं ये, तो इनका तो सिर्फ कॉफिशिएंट लिख देना है। जो ऑफ डायगोनल होते हैं उनको क्या मतलब आप करके लिखोगे, उनको आपको लिखना पड़ेगा ऑफ डायगोनल में। जब ऑफ डायगोनल जो भी लिख रहे हो तो वो 1/2 करके लिखना है, उनके कॉफिशिएंट जो होंगे 1/2। रीजन ये है क्योंकि एक यहाँ पे भी लिखा है, एक यहाँ पे भी लिखा है, तो 2 टाइम्स है, तो इसीलिए मतलब आधे अगर बाद इसको 4 अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये 2 हो गया, यहाँ पर भी लिखूं तो ये भी 2 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इधर के नहीं लिख करके दिखाऊंगा, आप अपने आप समझोगे। देन इसके बाद में देखो y1 y3, तो y1 y3 अगर यहाँ पे है तो इसका अगर जो बाद में हम देखें तो 5 क्रॉस 2 है। और अगर जो बाद में और हम देखें तो ये भी हमारा लिखा है, ये भी हमारा लिखा है कि इसका अगर जो बाद में मुझे ऑर्डर लिखना पड़े, क्योंकि इसके लिए करना है, तो माइनस साइन चूंकि लगा है तो माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा। तो माइनस साइन जब आप लगाओगे तब आप देखोगे कि ये हमारा हो गया माइनस साइन, मतलब जब लगा होगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा बचेगा 3, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अब बस ये इस तरह से आपको मैट्रिक्स मिल जाए तो आप समझ लेना अपने आप से कि ये एक हमारा कुछ यही होगा, इसीलिए नहीं लिखा गया होगा। तो ये मैंने कल आपको लिख करके दिखाया था। और इसी को अगर जो बाद ये जो पूरा ये होल लिखा है, ये इसी को अगर जो बाद में आप लिखना चाहो मैट्रिक्स या वेक्टर के फॉर्म में, तो ये हमारा हो गया a y, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। ये मैंने कल आपसे जो भी था उसमें डिस्कस किया था, तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये हमारा जो होता था, ये जब कभी इस तरह से लिखा जाएगा तो ये हमेशा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। सिमेट्रिक है इसीलिए चीज ये लिख पाए हूं। अब इसी में एक और चीज अगर जो बाद में आप देखो, अगर जो बाद में कोई ये इस तरह से करता, और करके भी देखते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये तो मैंने जो आपको बताया तरीका ये आपको समझ में आ गया। अगर जो बाद में मैं यहां पे अगर जो देखूं, इसको अगर जो बाद में मैं हटा देता हूं, और अगर जो बाद में कोई ये इस तरह से सपोज इसको b मान लें, ये कोई इस तरह से लिखता है, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 5 मान लिया, इसको 6 मान लिया, इसको 2 मान लिया और इसको 1 मान लिया, ये 0 0 0, तो ये क्या सिमेट्रिक है? अगर इसने बस ऐसे कर दिया कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं स्क्वायर वाले इनको यहाँ पे लिख लिया, ऑफ डायगोनल वाले जितने हैं उनकी बस कोफिशिएंट्स को लिख दिया, और जो मैं डिवाइडेड बाई 2 कर रहा था वो उसने नहीं किया, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं है। अब सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा? तो सिमेट्रिक होने के लिए अगर आप देखो, आपको ये आपके लिए होमवर्क है, आप करके देखोगे। अगर जो बाद में b प्लस b का ट्रांसपोज ले लें और डिवाइडेड बाई अगर हम 2 कर दें तो बात सेम है, मतलब पहले ऐड करेंगे तो ट्रांसपोज अगर जो बाद में आप यहाँ पे ले करके अगर देखोगे, अगर जो बाद में मैं अगर चलो अच्छा मैं आपको ये करके दिखाऊं b ट्रांसपोज, तो अगर जो बाद में ये जो हमारा रो लिखा था ये हम कॉलम में ले आए, 3 4 5, ये हमारा हो जाएगा 0, ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 6, ये हमारा हो जाएगा 0 0, और ये हमारा हो जाएगा 2। तो बोल रहा है कि इनको ऐड करो देन डिवाइडेड बाई 2 करो, तो इसका मतलब इसको ऐड करना है फर्स्ट वाले से, तो अगर हम इसको ऐड करें तो 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कह रहा है, तो इसका मतलब फाइनल क्या आएगा 2।
अब आपको करना है 4 और इसको अगर डिवाइडेड बाई मतलब 0 प्लस 4 अगर हम करें या 4 प्लस 0 करें डिवाइडेड बाई 2 तो ये हमारा 2 हो जाएगा। देन अगर जो इसको अगर जो बाद में हम इससे करके देखेंगे तो यही ये जो मैं आपको मैट्रिक्स लिख करके दिखा रहा था, सॉरी 3, ये 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। जब यही इसके साथ में करोगे तो ये हमारा वही हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जब इसको करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा 1 2, ये आप करके देखोगे या सेम वही आएगा। तो इसका मतलब अगर किसी ने ये बना लिया है तब भी बात गलत नहीं है। अगर वो सपोज ये भूल गया इस तरह से भी बना लिया, बट इसके बाद में अगर कोई ये बोल दे कि ये अगर उसको नहीं आता तब तो गलत है, क्योंकि आपको बनाना तो सिमेट्रिक ही पड़ेगा। ये जब ये क्वांटिटी लिखी हो वो हमारी क्वांटिटी सिमेट्रिक की ही लिखी हो, अन्यथा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो ये अगर हो जाता है तब तो इसका मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूं। सिंपल सी बात है, इसको इसका मतलब चाहे मैं ये लिख लूं चाहे मैं ये लिख लूं, b प्लस p डैश डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये जो इसके अंदर की जो क्वांटिटी होगी ये हमारा हमेशा सिमेट्रिक लिखा जाएगा, ये बात आप मत भूलना। तो कुछ इस तरह से भी ये लिखा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह यूज होगा। तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये आपको याद कर लेना है, या मतलब इसका कॉन्सेप्ट जो है उसको आपको ध्यान रखना है, कभी भी नहीं भूलना है। क्योंकि ये अगर आप भूल गए तो आप ये समझिएगा कि आप बहुत सारी चीज़ें मिस भी करोगे और बहुत सारी चीज़ें आप गलत करके भी आओगे। अब जो हमारा है वो बेसिकली जो मेन हमारा टॉपिक था वो हम लोग अब देखते हैं, क्योंकि मुझे यही समझाना था, बट ये जो चीज़ थी वो आप कहीं भूल ना जाते, या आप कहीं पे अगर लिखा देख लें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मैंने अभी बताया था कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होनी चाहिए और वो आप चेक भी कर लोगे। तो ये अगर जो बाद में कुछ इस तरह से लिखा है और सेम इसी में इस तरह से लिखा है, बस डिफरेंस आपको देख लेना है, यही बस है, होता है इतना सा डिफरेंस जो आपको याद कर लेना है, या आप इसको कहीं पे लिख लेना, क्योंकि ये मैं बहुत जगह यूज करूंगा, बहुत ज़्यादा। अगर जो बाद में कोई इस तरह से लिखा है 0 फॉर ऑल पॉसिबल वाइज एक्सेप्ट y जो है हमारा ये 0, ये पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मतलब पॉजिटिव डेफिनिट होगा अगर जो बाद में ये ग्रेटर देन है, और एक्सेप्ट इस जो ये इस तरह से कंडीशन जो उसके साथ में लगी होती है उसको भूला नहीं जाता है, वो हमेशा ध्यान रखना है। ये हालांकि क्लास इंटर या ग्रेजुएशन में भी साइड में अगर कोई चीज़ लिखी है उसको जब सपोज ये एक फार्मूला लिखा है a माइनस बी का, और इसको देखा और साइड में अगर बाद में कहीं पे a ग्रेटर देन b ये ऐसा कुछ लिखा, तो इसको बेसिकली मतलब जितने भी लोग होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं वो देखोगे, या खुद तुमने भी किया होगा कि देखोगे कि वो कंडीशन को याद ही नहीं रखते हैं, जबकि कंडीशन ही सब कुछ वो बता रही होती है। तो ये होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या यही होता है, ये मतलब ये यहाँ पर अगर वादे आप देखो एक्सेप्ट ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता है, तब ये हमारा होगा, ये हमारा लेस देन और इक्वल का भी अगर साइन लगेगा तो ये हमारा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। बहुत छोटा सा देखो ये डिफरेंस है, इतना छोटा है कि अगर आपने थोड़ा सा भी आप लिख ये रहे हो पॉजिटिव डेफिनेट, और सपोज कहीं पे सपोज ये सिग्मा बोलेगा कि पॉजिटिव डेफिनेट है और आपने इस तरह से लगा दिया, तो आप समझ लो कि वो गलत करके आए हो। हालांकि देखोगे कि फर्क नहीं डालेगा, बट आप टेक्निकल अगर जो बाद में अंदर अगर कोई अगर जो बाद क्रिटिकली अगर जो एग्जामिन कर रहा है उस चीज़ को, तो आप समझ लो कि ये नंबर तो काटेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव और सेमी पॉजिटिव डेफिनेट में ये बस यही डिफरेंस होता है, बस फॉर इसमें क्या होगा वो देख लो, एट लीस्ट जो होगा, एट लीस्ट हमारा y जो है वो नॉट इक्वल टू 0, वहां पे 0 है। ये इतना जो हमारा है इसका डिफरेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, देन इसके बाद में जो नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें नेक्स्ट टॉपिक
देख लेते हैं इसमें अगर कोई चीज़ रह गई हो। हाँ, प्रॉपर्टीज़ इसकी रह गई हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी सिंपल सी बात है, जब इसका यूज़ होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारी होंगी। उनको आपको मार्क करके रख लेना है, या आप चाहे जहाँ अब जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी आप समझ लो कि आपकी इंपॉर्टेंट है। आपको बस ये देखना है कि आप कहाँ पर इनको लिखोगे। इसका मतलब जो मैंने बैक में बताया है, या आप उसको ये मत मानिएगा कि वो जो मैंने बोल दिया है वो हो सकता है उसका यहाँ पे यूज़ ना हो, यहाँ पे उसका भी यूज़ है। इस प्रॉपर्टी को अगर जो बाद में हम देखें, इफ ए अगर जो हमारा क्या है पॉजिटिव, इस तरह से भी मैं लिखूंगा डेफिनेट, सॉरी, या इस तरह से भी पॉजिटिव डेफिनेट है, देन ऑल इट्स डायगोनल। ये क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा। आपको एक मैट्रिक्स देगा और आपसे पूछेगा कि ये चेक करके बताओ कि पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से। तो ये जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स ए आई आई आर क्या हूं, आर पॉजिटिव। अब ये मैं क्या बता रहा हूं, जैसे सपोज अगर जो बाद में किसी ने ये लिख लिया 1 2 3, डायगोनल यही होता है, 2 लिख लो, 0 लिख लो, 1 लिख लो, 5 लिख लो माइनस का, 3 लिख लो, 2 लिख लो। अब सपोज किसी ने यहाँ पे माइनस यहाँ पे भी लगा रखा, या सपोज यहाँ पे मान लो, या सपोज यहाँ पे मान लो, तो इसका मतलब ए आई आई का मीनिंग ये हो गया कि ये सारे क्या हूँ, पॉजिटिव हूँ। देखो समझो इस बात को। अब अगर जो बाद में आप A11 अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड हो रहा है। मैंने सब का बोला है 2 अगर ये देखोगे तो ये हमारा कितना है माइनस का 2, तो इसका मतलब ये गलत है, ये हो जाएगा, तब ये फेल हो जाएगा। या हम ये मान लेते हैं कोई इसमें से कोई एक है ऐसा एलिमेंट जो हमारा 0 भी है, तो इसका मतलब ये अगर जो आप देखना चाहो तो ये कुछ ये वाली कंडीशन आ गई, मतलब ये इक्वल वाली भी कंडीशन आ गई, तो ये तब भी ये नहीं होगा पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट के लिए सिर्फ ग्रेटर देन होना चाहिए, तो इसका मतलब 0 भी एग्जिस्ट नहीं करे। अब यही सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, तो इसमें मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं, सेम चीज़ ये रहेगी, बस कंडीशन जो यहाँ पे ये लिखी थी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि हमारे ए आई आई जो हैं वो हमारे क्या हैं, ऑलवेज ग्रेटर और साथ में इक्वल अगर है तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। हालांकि क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, इस पे अभी नहीं आया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों कंडीशन, और ये दोनों कंडीशन मैंने इससे पहले समझाया, तो ऐसा भी नहीं कि आप समझ नहीं पाओगे, ये याद नहीं रख पाओगे। देन नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो लिखा है पी अगर जो बाद में कोई एक, मैंने सपोज पी एक मान लिया है, लेट कर लिया है, ये हमारी क्या है नॉन सिंगुलर है। अब जैसे ही नॉन सिंगुलर अगर जो बाद में मैं बोलता हूँ आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए बस यही है। अगर आप ऐसा समझो कि जब मैं कभी लिख रहा हूँ आगे फ्यूचर या कभी भी, अगर जो बाद में मैं कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव डेफिनेट सेमी डेफिनेट, अगर सोचो उसको अगर आपने माइंड में अगर रिकॉल कर लिया कि अच्छा हाँ ये इसकी बात कर रहा है, तो आप तुरंत आप समझ जाओगे कि ये है। इसका मतलब ये क्या है, ये फुल रैंक भी है, और इसका मतलब क्या है कि इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ये इतनी चीज़ें हैं और इसमें से कुछ भी दे सकता है वो। तो ये अगर जो है तो दो कंडीशन होती हैं, वो जरा देख लो। अगर P एक नॉन सिंगुलर है तो हमारा जो A है वो हमारा क्या है, वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा। इफ, या सॉरी आप इसको ये मान रहे थे लेट INDC में लगा करके या इफ लगा करके, यहां पे ये भी लिख सकते हो। देन हम लिखेंगे देन अगर A मतलब एक P जो नॉन सिंगुलर है और A हमारा पॉजिटिव डेफिनेट है, तो ये जब देन करेंगे तो ये हमारा P डैश A और ये हमारा P, ये हमारा क्या होगा पॉजिटिव डेफिनेट होगा। जो कि अगर जो बाय द वे आप भूले नहीं हो तो इसको अगर जो बाय द वे आप देखना चाहो तो ये क्या मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ अगर जो बाय द वे अभी आपको मैंने लिखा था वाई ए और ये हमने लिखा था वाई। ये हालांकि मैं आपको बता दूं ये मैं सिमेट्रिक इसकी बात कर रहा था, ये वेक्टर हमारे लिखे होते थे, वैसा ही कुछ है बट सेम नहीं है क्योंकि ये अलग चीज़ है। ये सिमेट्रिक की बात कर रहा है, नॉन सिमेट्रिकल मतलब नॉन सिंगुलर है। और ए यहाँ पर जो है वहाँ पर अगर जो बात आप जो बीच में लिखा होता था वो सिमेट्रिक होता था, यहाँ पॉजिटिव डेफिनेट की बात की जा रही है, तब ये हमारा होगा। वही अगर जो बात सेकंड अगर जो बात यही चीज़ रहेगी, इसमें दो कंडीशन थी। इफ अगर जो बात में ये ए अगर जो बात पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो सिंपल सी बात है यही चीज़
इसके लिए भी पॉजिटिव सेमी डेफिनिट होगा। मतलब सिंपल सा है। पहली बात तो ये आपको याद रखना है। देन अगर पॉजिटिव डेफिनिट है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव डेफिनिट होगा, यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव सेमी डेफिनिट है तो इसका मतलब पॉजिटिव सेमी डेफिनिट होगा। कोई इसमें से ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है जो आप नहीं याद कर सकते हो। देन इसके बाद में देखें, नेक्स्ट अगर हमारा कह रहा है कि लेट, अगर हम कर लें लेट ए जो है हमारा, ये पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर भी लिखा है तो ऑर्डर भी लिख लो। अगर लिख दिया है मैंने कहीं पे तो इसका मतलब जैसे इसमें मैंने ऑर्डर नहीं लिखा तो ये आप पर है, आप डिसाइड करोगे। बट यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया तो इसका मतलब ये कुछ इसी तरह से होना चाहिए। और इसका ऑर्डर अगर बाद में के क्रॉस पी है और ये हमारा एक मैट्रिक्स है ऑफ रैंक, अब देखो इसमें खेल, रैंक हमारा के है लेस देन पी, ये मतलब रैंक इसकी बात कर रहा है। बी जो है हमारा वो इक्वल टू है के और ये हमारा इक्वल है और लेस है। अब सपोज अगर बाद में ये हम सपोज मान लेते हैं 3x3 का है तो ये हम मान लेते हैं सपोज 2 या 4 मान लो, चलो 4 मान लेते हैं। 4 अगर है तो ये 4 होगा, लेस होगा और ये हमारा पी होगा। अच्छा हाँ, ये समझ लो एक कंडीशन की तरह है। तो कंडीशन की तरह अगर बाद में इसको लोगे मतलब पी के इक्वल या तो लो या तो उससे कम लो, तो इसका मतलब कम ही होगा। तो यहाँ पर 2 हम ले सकते हैं और ये हमारा 3, तो इसका मतलब इसकी रैंक 2 हो सकती है या इसकी इक्वल भी हो सकती है। जब कभी ऐसा केस आ जाए तब ए यहाँ पर मैंने पॉजिटिव डेफिनेट बताया था। देन क्या होगा हमारा बी और ए, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, और हमारा बी डैश। अगर पहली बात तो ये जो चीज़ लिखी है अगर बाद में इसमें अगर कन्फ्यूजन होगी तो वो नहीं होनी चाहिए। वो उसको दूर करने के लिए ये देख लो, मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब वो सही क्रम में आपने लिखा होगा। इसका हम लिखेंगे तो पी क्रॉस के होगा, इसको हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा के क्रॉस पी, और ये जब ये इससे मर्ज हो जाएगा, ये इससे मर्ज हो जाएगा, तो जो हमारा फाइनल इसका बनेगा के क्रॉस के का, तभी ये पॉसिबल। अब सपोज किसी ने ये लिख दिया बी डैश ए और बी, तो अब अगर जो बाद में आप इसका देखोगे तो ये हमारा पी क्रॉस के है और ये हमारा पी क्रॉस पी है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, मर्ज ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। तो ये माइंड में बिठा लेना है कि किस तरह से, ऐसा नहीं अगर आप ये भूल जाओ तो आप इस तरह से कर लेना, उसको देख लेना। तो ये जो है ये अगर बनेगा तो ये भी हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव डेफिनेट। चूंकि मैंने यहाँ पे देखो बोल रखा है, ये देखो ए को मैंने पॉजिटिव डेफिनेट बोला था, तो इसका मतलब ये भी जो हमारा बनेगा वो भी हमारा पॉजिटिव डेफिनेट बनेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो देखो, पेन चेंज करते हैं जिससे कि आपको भी थोड़ा मजा आए पढ़ने में। अब हाँ, ये जरा देखो, नेक्स्ट हमारा है, अब ये जितनी भी मैं लिखा रहा हूँ प्रॉपर्टी, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको याद करके रखना है या नहीं रखना है, बट ये काम कहीं ना कहीं आएंगे। बी हमारा जो है ये इसका जो मैं मतलब ऑर्डर है ये वही सिंपल जो ऊपर मैंने लिखा था के क्रॉस ये है। इफ वहां पे क्या था अगर याद करो, इसका जो रैंक था वो हमारा इक्वल टू के लेस देन पी था। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे है हमारा के जो है हमारा ग्रेटर देन पी है, या और इस तरह से भी लिखा हो सकता है रैंक ऑफ बी इक्वल टू आर, या तो ये इस तरह से लिखा हो आर यहाँ पे क्या है वो एक कोई अलग नंबर, सपोज बाद में ये हम मान लेते हैं 2x। अब देखो उस जब ऊपर वाले में मैं लिख रहा था तो ये वाली कंडीशन थी, तो इसका मतलब अगर मैं ये 3 मान रहा हूँ तो इससे या तो इसके इक्वल मान ले या तो इससे छोटा मान ले। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर जो बाद में मैंने इसको 3 माना है तो के हमारा क्या होगा, यहाँ पे इससे ज्यादा ही होगा, और यहाँ पर इक्वल का साइन की बात नहीं की जा रही है, तो ये हमारा हो गया। अब ये जो बात कर रहा है कि ये इसके इक्वल होने का मीनिंग यहाँ पर है कि ये जो नंबर लिखे हैं 4 और जो ये 3 इसके अलावा कोई मतलब सपोज 2 है, तब क्या होगा, और भी है आगे इसमें क्या होगा, वेयर जो हमारा आर है वो लेस है के से, मतलब 2 और ये हमारा 4 दे रखा है, ये यहाँ पे देखो 4 दे रखा है, तो ये इससे लेस है, बात सही है। और ये जो हमारा आर है ये इससे भी लेस होना चाहिए, आर जो है हमारा ये इससे भी लेस होना चाहिए, तो ये भी बात सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो बात है इसको अगर हम ये कुछ लिखें तो ये हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली अगर जो हम इस सबको अगर समेट के अगर लिखना चाहें तो हम कुछ ये बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए, बस ये आपको याद रखना है। मतलब याद क्या है ये समझ लो, ये क्या है, ये सपोज अगर आपने 3x3 का अगर मान लिया है यहाँ पे, तो उससे जो ऊपर का होगा वो ये रहेगा 4 और उससे जो नीचे रहेगा वो हमारा 2। चूंकि इक्वल के साइन की कहीं पर बात नहीं है तो ये इस तरह से ही हमारा रहेगा। देन हमारा क्या होगा, जब ऐसा कुछ बनेगा, ये अलग हो गया, ये था तब क्या था, ये पॉजिटिव डेफिनिट था,
जब कुछ इस तरह से बनेगा तो ये जो हमारी बात करेगा ये बी ए बी, तो ये अभी मैंने आपको बताया था, ये तो इसका ऑर्डर कैसे निकाला जाएगा, तो ये हमारा जो होगा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, बस बात खत्म। जब ये कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी तो पॉजिटिव डेफिनेट, जब कुछ ये कंडीशन बनेगी तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर बाद में हम देखें, नेक्स्ट हमारा ये है कि ए कोई हमारा जो एक है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और क्या है, सिमेट्रिक है, और इसके साथ में ये क्या है, पॉजिटिव भी हो, पॉजिटिव डेफिनेट है। तो इफ एंड ओनली इफ, मतलब ए अगर वाइड में कोई सिमेट्रिक और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, तो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर, बहुत ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स, एक कोई सपोज मैंने कोई भी मान लिया पी, अब जैसे जैसे मैं चीजें बोल रहा हूं वैसे वैसे देखो, ये आप सपोज ये इतना लिखा है, देन सच दैट करके लिखा है, और ये क्या हमारा है, ए बराबर पी, और ये हमारा पी हो जाएगा, या तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पी डैश, मतलब पी और इसका डैश। अब देखो ये मैं जैसे सब चीज बोल रहा हूँ, ए सिमेट्रिक है तो इसका मीनिंग मैं ये बोल रहा हूँ, या आपको ये समझना चाहिए। पॉजिटिव डेफिनेट में जैसे बात कर रहा हूँ तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि ये ए और ये हमारा कुछ हो, क्योंकि वहां पे मैंने सिमेट्रिक की भी बात की थी, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव डेफिनेट है। तो देन जो हमारा है नॉन सिंगुलर केस में एग्जिस्ट करेगा, इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग ये हो गया कि इसका जो है कन्वर्स भी ट्रू है। तब क्या होगा, और ये नॉन सिंगुलर है, इसका मीनिंग हो गया कि ये इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा, मतलब ये पी का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और ये फुल कॉलम रैंक है या फुल रैंक है। अब देखो यहां पर ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि ये जब आप करोगे तो ये इक्वल हो जाएगा ए के, और ए क्या है यहां पर, सिमेट्रिक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इधर ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनका बहुत ज्यादा यूज होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सपोज कोई ए अगर जो बाय द वे पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, मतलब कोई एक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, सपोज मान लेते हैं ए ही, अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, इज ए नॉन सिंगुलर, ये कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ये बस इसका यही इतना ही स्टेटमेंट है। एक कोई मैट्रिक्स अगर जो बात ए है पॉजिटिव डेफिनेट, इज ए नॉन सिंगुलर, अगर वो पॉजिटिव डेफिनेट है तो वो नॉन सिंगुलर होगी, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें, लेट कर लेते हैं बी, और ये पूछा गया है, ये मतलब प्रॉपर्टी में यूज करूंगा तो इसको मार्क करके लिख लेना। ये कोई अगर एक मैट्रिक्स दे रखी है, जब इस तरह से लिखा होगा तो मैं यहाँ पे ना भी बोलूँ मैट्रिक्स, तब भी आपको समझ में आना चाहिए कि मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका जो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन है, ये दोनों में यूज करूंगा, तो ये आपको याद करना है। इफ अगर जो बाय द वे इसका जो रैंक है वो इक्वल टू है पी के, अगर जो इसका रैंक इक्वल है पी के, तो इसका जो बी और मतलब बी डैश, देन यहाँ पे लिख लेना बी और बी डैश जो हमारा होगा वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा। अगर उसका रैंक ये आता है, मतलब से सपोज मान लो 4x3 अगर जो कर लिया, तो अगर 3 अगर उसका रैंक आता है तो ये हमारा पॉजिटिव डेफिनेट होगा। अगर जो वही अगर जो बाद में मैं ये कर लूँ बी और ये लेस है पी से, अब लेस होने का मीनिंग यहाँ पे ये 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ऐसा कुछ, तब जब ये होगा बी और बी डैश, तो ये हमारा होगा पॉजिटिव सेमी, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव डेफिनेट था, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। ये जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगी, तो ये आपको याद करना है, और इनको याद करने का बेस्ट तरीका यही है, समझ समझ के सारी चीज़ें अगर आप लिखोगे कभी नहीं भूलोगे, अदरवाइज आप तुरंत चीज़ अभी पढ़ने के बाद में भूल जाओगे। और बहुत अच्छा तरीका ये भी है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि सिंपल सी बात है, अगर आपको लग रहा हो बहुत कठिन है तो उसको आप उस चीज़ को अगर आप लिख लेते हो तो आप कभी नहीं भूलोगे। ये अगर जो बाद में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन अगर जो बाय द वे इफ करके ये है, देन ये हमारा है, ये हमारा इफ करके है, देन स्क्वायर मैट्रिक्स, देन बी स्क्वायर बराबर, हम इसको इस तरह से भी लिख लें, इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी मतलब जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो। तो ये आप ध्यान रखना कि मतलब ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो, बट इसमें अभी जो नेक्स्ट है वो मेन यही है
बट क्या बट ये है कि अगर जो बात है बी और बी मतलब बी डैश और इसका अगर बाय द प्रोडक्ट अगर हम करें तो ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये अगर जो बात है इसको अगर हम थोड़ा एग्जांपल से अगर समझें तो ये जरा समझो, इसको आपको करके देखना भी है। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2, अगर जो बाय द वे जो मैंने ऊपर वही दोनों चीज़ें बोली थी क्या कि बी स्क्वायर बराबर बी इंटू बी, ये जो है ये हमारा क्या नहीं होगा, ये हमारा पॉजिटिव सेमी डेफिनिट, जरूरी नहीं हो भी सकता है, नेसेसरी का मीनिंग यही हो गया कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट ये बोला गया था कि ये होगा, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी। तो इसका मतलब बी और बी का अगर जो बाय द वे आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी माइनस का 1, 2, माइनस का 1 और 2, तो यहाँ पे अगर जो बात में आप देखोगे A11 जो है हमारा निगेटिव है, तो पहली बात तो ऐसे ही आप देखोगे कि ये पॉजिटिव डेफिनेट तो नहीं है, ठीक है। बट बी डैश अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4 और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4, ये हमारा हो जाएगा 8, तब ये देखोगे तो ये हमारा पॉजिटिव डेफिनेट होगा। एक मिनट में यहाँ पे थोड़ा देख लेता हूँ कि इसमें कुछ गलत नहीं, कोई और एग्जांपल एक लेकर के देख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये लिखा दिया है कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, बट ये आप चेक करोगे तो पॉजिटिव डेफिनेट है, तो ये देख लेना थोड़ा, कोई नेक्स्ट मतलब अदर कोई एग्जांपल ले लेना, देन उसके बाद में बस ये ध्यान रहे कि उसका स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जो भी लेना वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि कंडीशन पूरी फुलफिल होनी चाहिए, वो अगर करके देखना, कहीं पे अगर इसमें दिक्कत रहेगी तो बताएंगे। इफ ए अगर जो बाय द वे हमारा पॉजिटिव डेफिनेट है, देन क्या होगा, देन जो इसका ए इनवर्स है ये भी हमारा पॉजिटिव डेफिनेट रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। ये क्या, जैसे सिग्मा बोलेगा आपसे कि पॉजिटिव डेफिनेट है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये इसका इनवर्स भी पॉजिटिव डेफिनेट होगा, तो ये यहीं से पता चल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा समझ लो यूज, इतना मतलब यूज का मीनिंग ये हो गया कि ये लोगों ने इसको मान लिया है कि ये होता है, बट ये कहाँ से आया है ये मैंने आपको बताया है। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें, नेक्स्ट अगर जो बाद में मुझे अगर देखना हो तो ए अगर जो बाय द वे कोई हमारी पॉजिटिव डेफिनेट है, देन अगर इसका अगर पार्टीशन अगर हम करें, बार बार बोल रहे हैं पार्टीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत अभी मैंने इसका यूज़ भी बताया था, और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो इसलिए भी आपको ये करना है। और जैसे ही मैं आपको थोड़ा सा ही मतलब रिमाइंड करवा देता हूँ, जिससे कि जब जैसे ही मेरा मैट्रिक्स का टॉपिक खत्म होगा मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूँगा, तो जैसे भी मतलब कोई भी टॉपिक से सपोज मैं विसार डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो विसार डिस्ट्रीब्यूशन जिस दिन मैं मतलब जो भी वीडियो आपको मिलेगी फर्स्ट वीडियो में, कोई भी वीडियो रहेगी उसका जो फर्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं पहले आपको क्वेश्चन उसके जैसे बाद में 2025 में कौन सा नंबर था वो मैं सिर्फ आपको नंबर वाइज बताऊंगा। ये इसलिए बताऊंगा कि आपको ये आइडिया लग जाए कि हाँ इसका कितना वेटेज था, क्योंकि मैं नंबर वाइज आपको बताऊंगा, उसके साथ में मार्क्स भी बताऊंगा, तो ये आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इस टॉपिक को इतना पढ़ना है, इस टॉपिक को इतना पढ़ना है। बट जैसे ही लास्ट होगा, मतलब जैसे जैसे लास्ट होता जाएगा वो टॉपिक, तो जो लास्ट वाला उसका लेक्चर रहेगा या उससे पहले जब एग्जाम्पल स्टार्ट करूंगा, तो वहां पर मैं आपको प्रॉपर जो भी उसके क्वेश्चन होंगे उसके स्क्रीनशॉट में लगाता रहूंगा, आपको वो तब देख करके मिलेगा कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया है और ये हमारी चीज़ें अभी बाकी हैं, या इसको मैं और अच्छे से ये कर सकता हूँ, तो हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जब आप पार्टीशन करोगे तो ये हमारा होगा A11 और A22 अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और ये A11 व्हेयर मतलब जहां पे ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये व्हेयर करके लिखा है, ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन क्या होगा, देन होगा अगर अगर ये स्क्वायर है, आप देखोगे कभी ये हो सकता है मे बी किसी में ए स्क्वायर ना हो, तो जब स्क्वायर नहीं होंगे तब ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगा। आप तुम समझ लो क्वेश्चन जैसे बाद में मैंने अभी बताया था कि आपसे ये सिग्मा एक दे देगा, और ये इस तरह से आप ये समझो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जा रही है, तो इसका मतलब कुछ सपोज मान लेते हैं हम 2x2, ये मान लेते हैं 1x1, ये भी मान लेते हैं 1x1, और 1x2 होगा, और ये हमारा होगा नहीं, ये 2x1 होगा, और ये भी 2x2 है, तो ये हमारा कुछ मतलब 2x2 का मीनिंग ये हो गया।
और यहाँ पर ये भी 2 क्रॉस है, 2 क्रॉस 2, तो ये कुछ इस तरह का अगर जो है तो जो उसमें मतलब A11 रहेगा, A11 रहेगा, और मतलब वही जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हमारी क्या होंगी, वो हमारी आप देखोगे पॉजिटिव डेफिनेट। जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको मार्क कर लेना कि इस तरह से अगर कोई मैट्रिक्स होगी तो बस। अब कोई देखो तरीके बहुत हैं, अगर आप इसको सॉल्व करोगे जैसे मैंने बताया था तब भी आप कर सकते हो, बट ये प्रॉपर्टी ही है, तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी है तो इसको मतलब करने की जरूरत नहीं है, बस आपको लिख करके दिखाना है। और ये सिंपल सी बात है, जब ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो वो इस तरह से नहीं आएगा 25 नंबर या 20 नंबर में। वो बेसिकली बस इस तरह से होगा कि इस बारे 3-4 पार्ट दे रखे होंगे, उसी में बस लास्ट में आपको बोल देगा कि इसको आप ये भी प्रूफ करके दिखा दो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमारा हो गया इसका। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है वो जरा देखो। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जा करके आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा, अगर जो बाद में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा है उसको हम 8 नंबर देते हैं और ये हमारा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिंपल सी बात है, जितनी भी चीज़ें इकोनोमेट्रिक्स कुछ भी आपने पढ़ा होगा आपको ये हर जगह मिला होगा, तो ये इस टॉपिक से आप बहुत ज़्यादा वो भी होंगे, मतलब अरे अगर आप ये बोलो कि आप इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे तो वो ज़रा ये देख सकते हैं हम कि अगर जो बाद में एन लीनियर इक्वेशन अगर दे रखी हैं और इसमें पैरामीटर्स जो अननोन है वो कितने हैं, वो हमारे सपोज मान लेते हैं एन अननोन्स हैं, तो यहाँ पर जो हमारा होगा A11 x1, इसी तरह से A12 x2, इसी तरह से ये हम करते चले जाएं और A1p xp, और ये हमारा होगा C1। आप मान कुछ भी सकते हो, ये आप पर है। उसके बाद किसी ने b ले लिया, किसी ने x की जगह y ले लिया, ये आप डिसाइड कर सकते हो। 2 1, और ये हमारा x1, इसी तरह से ये कुछ दे रखा है, ये हमारा C2 है। इसी तरह से मैं फाइनल इसका लिखता हूँ, तो ये हमारा होगा AN1 x1, देन AN2 x2, देन इसी तरह से चलता चला जाएगा ANP xp, और ये हमारा CN हो जाएगा। ये आप इकोनोमेट्रिक्स या अभी जब इसमें भी पढ़ोगे वहाँ पे भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा यूज़ में करूँगा बार बार, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है और आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर इसको अगर जब हम लिखें A11 A12, अगर आप देखो तो ये कुछ इसी तरह से लिखा है, सिर्फ ये वाली एलिमेंट्स अगर जो हम लिखें, देन A1p, जो आसपास में नॉइस आ रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे आस पड़ोस की वॉइस आ सकती है, तो ये आप देख लेना, थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि आपको पढ़ने से मतलब है। A22 डॉट डॉट A2p, ये इसी तरह से चलता जाएगा। और एक सिंपल सी बात है, कोई भी अगर जो कोई मेहनत कर रहा है या कुछ पढ़ा रहा है तो मैं भी चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक भेजें, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा लोग स्टैटिस्टिक बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो आप में से ही अपने दोस्तों के पास जब भेजोगे तो ये, क्योंकि आप यूट्यूब पर अगर सर्च करके भी देखोगे तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ये टॉपिक कठिन है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यूट्यूब पर बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, या एक्सप्लेन किया भी गया होगा तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रही होंगी चीज़ें। तो अगर जो वाले यहाँ पर चीज़ें, क्योंकि मैं प्रॉपर हिंदी में बोलते हुए आपको समझा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको बेटर वे में आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो अगर ऐसा है तो आप अपने दोस्तों के पास जो जिनको ये टॉपिक पढ़ना था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि ये टॉपिक इसीलिए स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं या नहीं लेते हैं आईएसएस में। आईएसएस में होता क्या है कि आप चाहो तो इस टॉपिक को, मल्टीवेरिएट एनालिसिस को लो या ना लो, उसकी जगह पे कोई दूसरा ले लो, बट जब आरबीआई आप दोगे तो वहाँ पर वही स्टूडेंट फंस जाता है और वो उसका आरबीआई नहीं हो पाता, या गेट वहाँ पर भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, तब आपको लगेगा कि ये कैसे होगा क्योंकि आपने तो ले ही नहीं रखा। तो सिंपल सी बात है, जब ये तीनों में वो चीज़ पूछी जा रही है तो सिंपल सी चीज़ है, आप यहीं पे उसको अगर अच्छे से पढ़ लो तो आपका सारा हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा C1 C2
तो इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट या आपके दोस्त जो भी, अगर जो बाद में उन्होंने सपोज ये मान लो कि उन्होंने उनको तैयारी करनी थी बट उनको कोई अच्छा प्रॉपर जो गाइडेंस देने वाला नहीं है, तो आप उसको मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जरा, इसको अगर जो बाद में मैं लिखूं तो ए, और इसको मैं लिखना चाहूँ तो एक्स लिख सकता हूँ, इसको चाहूँ तो मैं सी लिख सकता हूँ। अब अगर जो बाद में तुमको मैंने ये बताया था, चूंकि मैं वेक्टर जब भी लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा, ये भी वेक्टर है तो ये भी इस तरह से होगा। अब इसका अगर जो बाद में आप ऑर्डर अगर देखना चाहो तो ऑर्डर, ये हमारे पी दे रखे हैं तो ये हमारा हो जाएगा पी क्रॉस 1, और ये अगर देखोगे तो ये हमारा दे रखा है, या अगर आप इधर चाहो तो ये पहले देख लो। तो इसका मतलब ये कुछ बनेगा, तो वो कैसा बनेगा, वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा एन, मतलब ये मर्ज होने के बाद में जो फाइनल बनी वो एन क्रॉस ये है। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है एन क्रॉस पी होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जरा देखो, इसमें ये तो हो गया इसका सेटअप। सेटअप के बाद में ये चीज देखो, इफ एन नॉट इक्वल टू अगर हमारा पी है, देन जो हमारा एक्स है और जो हमारा सी है, और अगर जो ये मतलब इक्वल नहीं होंगे, मतलब ए का जो साइज मैंने अभी आपको दिखाया था एन क्रॉस पी मैट्रिक्स है, और एक्स का मैंने वेक्टर का बताया था कि ये हमारा पी क्रॉस 1 है, और एन का मैंने बताया था, मतलब एन सॉरी सी का, तो ये एन क्रॉस 1 है। तो सपोज मान लेते हैं 4 क्रॉस 3 का दे रखा है, हालांकि ये गलत हो जाएगा, ये हमारा 3 क्रॉस, या सॉरी एक मिनट, चलो ये मान लेते हैं, ये हम 4 मान लेते हैं और ये हम 3 मान लेते हैं। एक अननोन पैरामीटर हमेशा एक कम होना चाहिए या उसके इक्वल भी हो सकता है। तो अब अगर जो बाद में ये हमारा, मतलब यहाँ पे मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये हमारा रहना चाहिए, इक्वल भी हो सकता है नहीं इक्वल भी हो सकता है। तब ये जो हमारे होंगे इनके जो साइज होंगे, अगर देखो इसका साइज अगर जो बाद में अगर ये इक्वल नहीं है, तब इसका साइज क्या होगा, 3 क्रॉस 1 होगा, इसका साइज होगा 4 क्रॉस 1। तब क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और अगर जो बात है यही अगर जो इक्वल हो जाएगा तो सिंपल सी बात है सेम साइज के होंगे। अब सेम साइज के होंगे तब यहां पर देखो जो चीज आती है, देन मतलब ये इफ ये है एंड ए इज सिंगुलर, सॉरी नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर होगा, देन देयर एग्जिस्ट, वही चीज है जो वहां पे मैं बता रहा था आपको, ए यूनिक सोल्यूशन। अब इस चीज को आपको लिख करके रखना है, कहां पे आपको लिख लिख करके रखना है ये आप देख लीजिएगा। हाँ ये देखो, एन अगर जो बाद में ये समझ लो दो कंडीशन है, नॉट इक्वल टू अगर हमारा पी है तो देन एक्स और सी के जो साइज होंगे वो डिफरेंट रहेंगे, डिफरेंट साइज। अगर जो एन इक्वल टू अगर जो बाद में पी है एंड ए अगर जो बाद में नॉन सिंगुलर है, तो जो इसका सोल्यूशन होगा, मतलब देयर एग्जिस्ट यूनिक सोल्यूशन, कुछ इस तरह से आप लिख करके रखिएगा, यूनिक सोल्यूशन है। देन यहां पे जो उसके आगे नेक्स्ट मतलब इसी में जो लाइन है, यूनिक सोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक्स, चूंकि वेक्टर की बात थी, ऑब्टेन्ड एज, मतलब सोल्यूशन होगा और वो ऑब्टेन कैसे होगा, एक्स बराबर ए का इनवर्स सी। अब ये अगर जो बाद में आप समझ पाओ अच्छे से, नॉन सिंगुलर का मीनिंग यहाँ पे हो गया कि ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो आप अगर जो बाद में ये चीज देखो तो ये कुछ अलग नहीं लिखी है, ये वही है ए का इनवर्स। अगर जो बाद में मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ, सॉरी, ये हमारा कुछ ये होता था, तो ये वही बेसिकली बात बता रहा है कि इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसमें भी वही चीज है। तब ये इसको जो ये मैंने लिखा था, क्या लिखा था, ए एक्स बराबर जो सी है, चूंकि ये नॉन सिंगुलर है, मतलब यहाँ से आपको पता चल गया, तो इसका जो ऑर्डर है, मतलब इसको जो इन्वर्स करके लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका मीनिंग ही यही होता है कि इसको इन्वर्स करके भी हम लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन हो गई, और एक कंडीशन इसी में हम देख लेते हैं, चूंकि अब ये मिटेगा नहीं, मतलब मिटेगा बट, या चलो इसी को हम थोड़ा ये देखते हैं। ये अगर जो बाद में है, इफ
एन अगर जो बड़ा है हमारा पी से, सो दैट वो जो मैंने ऊपर कंडीशन लिखा दी थी एन इससे बड़ा होना चाहिए, वो बेसिकली समझ लो एक इसी की बात मैं कर रहा था, बट ये भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। सो दैट जो हमारा ए होगा हैज़ मोर रो रोज। अब ये इसकी क्या बात कर रहा है, ज़्यादा रोज क्यों होंगी ए के पास? तो उससे बात है, सपोज ये हमारा 4 है, ये हमारा 3 दे रखा है, तो ये इसकी ही तो बात कर रहा है। या इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये हम कर लेते हैं 2, इसको 3 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। तब ये क्या है, ये क्या बता रहा था, 3 अगर 2 है, यहाँ पे देखो 3 और ये है हमारा 2 एन ये हमारा है पी। तब इसकी क्या बात है, मतलब ये कह रहा है कि पी की वैल्यू यहाँ तक ये तो सही है, और नेक्स्ट हमारा ये रहेगा, मतलब एक और लिखेंगे A31 A32। तो यहाँ पे रो देखोगे 1 2 3 रो हो जाएंगे, और ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। तब ये वही बोल रहा है कि तब हमारे पास जो ए के पास होंगी वो रोज क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। और देखो क्या होगा, और हमारे पास होगा रो जो है हमारी वो मोर देन होंगी, मतलब ज़्यादा होंगी कॉलम से। वो अभी मैंने आपको दिखाया था, कॉलम 2 ही बने थे, क्योंकि यहाँ से भी देख सकते हो ये एन क्रॉस पी था। तो ये मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, एन जब मतलब इस साइड में लिखा होता है रो होता है, ये होता है कॉलम। तो सिंपल सी बात ये, तब क्या होगा, तब देन हमारा ए एक्स जो है वो सी के इक्वल है था, हैज़ नो सोल्यूशन। ये सोल्यूशन की बात कर रहा है। जब पहली बात ये रहेगा तब तो बस ये डिफरेंट साइज के रहेंगे, जब ये इक्वल होगा तो ये इसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, और जब ये लेस देन ये हमारा रहेगा तो हमारा ये यूनिक सोल्यूशन मतलब नो सोल्यूशन होगा, उसमें कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, देन इसके बाद में एक और बचता है इसमें, वो क्या है, वो हमारा ये है, उसको भी हम यहीं पे लिख लेते हैं कि एन अगर जो बाद में अब यही चीज़ बदल जाए, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा जो रो है वो कम हो जाएगा, और हमारा रो हमारा क्या होगा इस केस में, सिंपल सी बात है, रो हमारा कम हो जाएगा और कॉलम हमारी बढ़ जाएंगे। तब हमारा जो रहेगा वो इन्फिनिटी सोल्यूशन, इसमें नंबर ऑफ इन्फिनिटी या इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो ये कुछ कंडीशन थी। अब इनको अगर जो बाद में मैं बहुत अच्छे से अगर लिखूँ, एक मिनट, इसको अगर जो बाद में मुझे बहुत अच्छा अगर जो एन और पी का अगर जो बाद में आपको नेचर अगर देखना है, ए हमारा कुछ ये दे रखा था, तो इसके 4 केसेस बनेंगे। फर्स्ट क्या रहेगा कि अब इसको हम थोड़ा सिस्टमैटिक वे से लिख लेते हैं कि एन हमारा ये रहेगा। अब ये रो कॉलम की चीज़ मैं हटा देता हूँ, बस आपको सॉरी आपको बस वो ध्यान रखना था। रो आपको सिंपल से पता है कि रो इसमें ज़्यादा होंगे, कॉलम इसमें कम होंगे, ये कुछ रहेगा। देन इसके बाद में दूसरा जो केस हो सकता है वो क्या होगा, वो इसमें दे दो कि ये नॉट इक्वल टू है पी के। देन इसमें दे सकते हो एन जब इक्वल टू है पी के। देन इसके बाद में ये दे देना कि एन जो है हमारा 4, मतलब हमारे केस पूरे बनेंगे। एन जब हमारा ये होगा तब क्या होगा, अब इसके लिए देख लो, जब ये रहेगा तब क्या हमारा रहेगा, नो सोल्यूशन। ये वाला केस समझ लो जब रहेगा तो बस डिफरेंट साइन रहेंगे, तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या रहेगा, यूनिक सोल्यूशन रहेगा। यूनिक सोल्यूशन रहेगा। और इसमें क्या रहेगा हमारा, इसमें हमारा रहेगा इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोल्यूशन या नंबर ऑफ इन्फिनिटी सोल्यूशन, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। अब इसको अगर जब हम थोड़ा अगर जब सबके लिए अगर लिखना चाहें तो ये हम कुछ लिख सकते हैं कि ये हमारा 4 क्रॉस 3 मतलब कुछ इस तरह से दे रखा है, ये हमारा 4 और ये भी 4 दे रखा है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 हो जाए तभी, तब ये कुछ इस तरह से एक बनेगा। इसको माइंड में बिठा के रख लेना, कभी ना कभी ये कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा, तो ये हम लोग देखेंगे। क्योंकि ये देखोगे कि ज़्यादातर कहीं ना कहीं पे ये लिखा होगा तो आप समझ नहीं पाते हो कि किस तरह से हुआ है, तो उसको इस तरह से हम लोग समझेंगे। फिर लिखा है कि इफ अगर जो ये इक्वेशन ये यही तो हमारी थी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो ये हमारा अगर जो बात ये है सी के इक्वल है, मतलब ऐसा था, हैज़
वन और मोर solution ऑफ वेक्टर, तो इट इज सेड टू कंसिस्टेंट। मतलब जब कभी ऐसा होगा तो उसको जो हम बोलेंगे तो इट इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। देन इसके बाद में ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, आर्गुमेंट मैट्रिक्स। ये बस यूज तो नहीं मैं करूंगा कहीं पे, बट इन फ्यूचर कहीं पे यूज हो जाए तो इसको भी आप चाहो तो अगर लिख रहे हो तो लिख करके रख लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं। अगर कुछ इस तरह से दे रखा है तब हमारा, और ये हमारा, और हाँ ये कंसिस्टेंट है अगर जो बाय द वे हैज़ वन या मोर अगर सोल्यूशन दे रखे हैं। अगर नो सोल्यूशन है तो इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट है, तो वो मैंने नहीं लिखा है, वो आप अंडरस्टूड है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये अगर जो बाय द वे कुछ दे रखा है और हमारा ये कुछ दे रखा है सिस्टम ऑफ ये इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन, वेक्टर x है, तो इफ एंड ओनली इफ जो रैंक हमारा होगा ए का, वो हमारा रैंक वही रैंक हमारा होगा ये जो आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स इस तरह से लिखी गई। अब ये आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स क्या है ये जरा समझ लो थोड़ा, क्योंकि ऐसा ना हो कि सब हवा हवा हो रहा है। तो ये हमारा कुछ अगर सपोज ये दे रखा था 1 2 1 माइनस का 1 1 और ये हमारा 1 है, और ये हम कुछ मान लेते हैं x हमारा कुछ दे रखा है ये x1 और x2, और इसी तरह से हमारा अगर जो बाद में ये हम मान लेते हैं, या हम इस तरह से ये मान लेते हैं कि ये ऐसा कुछ सिस्टम दे रखा है 4 1 3, तो ये बेसिकली ये इसकी बात कर रहा है। अगर जो बाद में कभी ये इस तरह से लिखा हो आर्गुमेंटेड, ये इसी तरह से लिखा जाता है, तो कुछ नहीं, ये जो हमारी लिखी थी दो रो मतलब दो कॉलम ये लिखेंगे और ये भी साथ में इसमें लिख देंगे, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप चेक करोगे, चेक करके आप देखोगे जो भी इससे रिलेटेड रहेगा। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा रहेगा, देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं। नाइन्थ नंबर जो हमारा है वो हमारा है जनरलाइज्ड इनवर्स। ये पेपर सेकंड में यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे मतलब बनते हैं, तो ये यहाँ पर थोड़ा समझ करके भी आप कर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये अच्छा है कि यहाँ पर भी यूज होगा, बट वहाँ के लिए भी आप इसको नोट्स की तरह लिख लेना, क्योंकि यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं, तो अगर आपको आता नहीं होगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि आप देखोगे आपको 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ जितना मैं अभी पढ़ाऊंगा इसी से बनेगा, और एक क्वेश्चन जो हमारा होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है। तो आप इसी तरह से आप समझ लो कि किस तरह से अगर वेट है इसका। अगर जो बाय द वे आप 4 क्वेश्चन अगर आ गए तो आप समझ लो 10 नंबर आपके हो गए। तो ये जरा देख लेते हैं, या फिर आप देखोगे कि गेट का एग्जाम अगर आप दोगे तो वहां पे भी मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये जरा देख लेते हैं। ए सोल्यूशन ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम, मतलब ए सोल्यूशन ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये जो मैंने अभी ऊपर लिखाया था कंसिस्टेंट कब होगा, जब वन या मोर सोल्यूशन होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने बोला था। तो ये ए एक्स इक्वल टू अगर सी है, इसको जो मतलब कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ जनरलाइज्ड इनवर्स ऑफ ए। तो इसकी मतलब जनरलाइज इनवर्स के टर्म में अगर जो बाद में कंसिस्टेंट है तो उसको लिखा जा सकता है। अब वो कैसे, वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो जनरलाइज इनवर्स की बात हो रही है, जरा देखो ये
कि अगर ए कोई ए यहाँ पर आप मैट्रिक्स मत मान लीजिएगा, ए ये वाला है, ए सोल्यूशन ऑफ ए कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ए एक्स बराबर सी अगर दे रखा है तो इसको हम कैन बी एक्सप्रेस एज या इन टर्म ऑफ जनरलाइज्ड इनवर्स ऑफ ए। अब वो क्या है वो जरा देखो नेक्स्ट पॉइंट में। कि ए अगर कुछ इस तरह से लिखा है, ये जनरलाइज्ड इनवर्स है ए का, और इसको जो मतलब सेटिस्फाइड करेगा, मतलब वो कंडीशन है, वो कंडीशन हमारी ये है कि ए और ए पर इस तरह से लगाया जाता है, ये इनवर्स का मीनिंग ये हो गया, और ये हमारा ए ये इक्वल होगा ए के, तभी ये जनरलाइज्ड इनवर्स होगा। मतलब कोई आप एक मैट्रिक्स ए है, सपोज ये 2 क्रॉस 2 की, सपोज इस तरह से 3 मान लेते हैं कुछ भी, और ये अगर जो बाद में आप सपोज मान लेते हो कि ये इसका इनवर्स है, गिवन है, मतलब ये अगर ये कोई मतलब सपोज बन जाए कि 1 2, या हम मान लेते हैं ए बी सी डी, ऐसा कुछ आता है, तो ये कंडीशन वो सेटिस्फाइड करनी चाहिए, तभी हमारा वो जी इनवर्स रहेगा या जनरलाइज्ड इनवर्स रहेगा। ये कंडीशन पे क्वेश्चन पेपर सेकंड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, और इसमें भी मैं आगे एग्जाम्पल भी कराता हूँ आपसे। अब देखो जो हम चीज़ बता रहे थे वो थोड़ा सा अगर आप समझ लो तो समझ में आ जाएगा। मैंने आपको ए के बारे में 2 चीज़ें लिखाई थी कि अगर जो बाय द वे इसका ट्रांसपोज अगर जो नॉट सॉरी ट्रांसपोज नहीं, डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल है तो ये क्या क्या होता था, फुल रैंक पहली बात तो होता था, या इसको हम कह सकते हैं नॉन सिंगुलर, या दैट इज करके लिखते थे हम कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, या हम ये भी कहते थे कि ए हमारा इन्वर्टिबल है। बट अगर जो बाद में इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाता था तो ये नॉट फुल रैंक रहता था, और ये यहां से नॉन सिंगुलर होता था, यहां पे सिर्फ सिंगुलर रहेगा। और इसमें क्या होगा तब उस केस में, चूंकि यहां पर क्या लिखोगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में हम इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये जरा सबसे बड़ा पॉइंट है, वही यहां पर हम समझते हैं। इस केस में जो इसका इनवर्स मतलब निकालेंगे हम, तो वही हमारा जी इनवर्स या जनरलाइज्ड इनवर्स होता था हमारा ए के लिए। ये हमारा किसके लिए था, ए के लिए था, वैसे ही यहाँ पर डज नॉट ए के लिए होगा, तब उस केस में हम निकालेंगे जनरलाइज्ड इनवर्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका जवाब मैं उम्मीद करूंगा कि आप दे भी दोगे। अगर जो बाय द वे ए है दे रखा और ये नॉट इक्वल टू है 0 के, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड रहेंगी, ये भी रहेगा। तो इस केस में क्या रहेगा कि हमारा ए जो रहेगा इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इसका ट्रांसपोज मतलब सॉरी ट्रांसपोज बोल रहे हैं, इसका जो जनरलाइज्ड इनवर्स रहेगा वो उस केस में इक्वल ही रहेगा। मतलब ये अगर आपसे बोल दिया जाए कि ए हमारा नॉन सिंगुलर है तो जनरलाइज्ड इनवर्स और ए इनवर्स दोनों सेम रहेंगे, ये खूब पूछा जाता है। और इसी को जी इनवर्स को ही हम कंडीशनल इनवर्स भी कहते हैं, तो इसका एक ये भी नाम आप ध्यान रखिएगा। और ये आप ये भी ध्यान रखना, ये यहां से भी ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो जनरलाइज्ड इनवर्स होता है, सॉरी इस तरह से, ये हमारा यूनिक होता है या नहीं। यूनिक होता है या नहीं, तो आपको टिक करना है नहीं, क्योंकि एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, सपोज ये हम कुछ इस तरह से चलो बना लेते हैं, फिर इसका आप निकाल के देखिएगा।
सपोज ये हम बना लेते हैं इसको इस तरह से। अगर इसका अगर आप डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करोगे तो डिटर्मिनेंट हमारा बनेगा, मतलब इसका जब निकालेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 0 आ गया। तो इसका मतलब इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस केस में ही जनरलाइज्ड इनवर्स निकाला जाता है। तो इसका जब जितने भी आप ये इस तरह से करके निकालना और निकाल के देखना कि इसके बहुत सारे जनरलाइज्ड इनवर्स निकाले जा सकते हैं, बहुत तरीके से निकाले जा सकते हैं, इसलिए यूनिक नहीं होगा। बट इनवर्स के केस में क्या होता था, वो जो आएगा इनवर्स वो हमेशा यूनिक रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, देन इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। एवरी मैट्रिक्स एवरी मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे हो गया सिंगुलर, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हो या फिर लिखा हो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दोनों की बात की जा रही है। हैज ए जी इनवर्स, मतलब जनरलाइज्ड इनवर्स उसके पास होंगे। और सेम यही वेक्टर में भी रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी स्टार्ट हो रही हैं जो जिनको आपको मार्क करके लिख लेना है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगी। इफ ए अगर जो बाय द वे हमारा एन क्रॉस पी का है और कोई एक एनी जनरलाइज्ड इनवर्स ए अगर जो बाय द वे हम मान लें, इसी का जनरलाइज्ड इनवर्स इसी का है, तो अगर जो बाद में आप उसमें अगर आपको ध्यान हो तो ए अगर जो बाद में 3x3 का होता था तो क्या हो जाता था, इनवर्स जब निकालते थे तो मैं बोलता था कि उसका इनवर्स का जो ऑर्डर रहेगा वो सेम रहेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्यों नहीं होगा वो मैं अभी रीजन बताता हूं। ये इसका चेंज हो जाएगा अगर n क्रॉस p है। रीजन क्या है, ये हमेशा बोलता था कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ओनली जब इनवर्स निकलेगा तो केवल और केवल उसके लिए निकलेगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसमें क्या है, इसमें अभी मैंने ऊपर आपको लिख करके दिखाया कि स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, दोनों केस में ये इस तरह से होगा। तो अगर जो बाय द वे ये हमारा है इसके बाद 3x2, तो ये हमारा हो जाएगा 2x3। और अगर जो बात सपोज किसी ने 3x3 का ही ले लिया, तब अगर आप उस केस में आप देखोगे तब इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। चूंकि ये सिर्फ रेक्टेंगुलर है तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ए अगर जो बात इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसका ए इनवर्स जी इनवर्स का जो हमारा ऑर्डर रहेगा वो n क्रॉस m रहेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ये क्वेश्चन खूब इस पे बनता है पेपर सेकंड में, तो ये ध्यान रखिएगा। देन सेकंड, अगर जो हमारा ए n क्रॉस p है जिसका रैंक अगर जो बाय द वे हम देखें, इसका रैंक ये हमारा कुछ r है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सपोज 3x4 सपोज है, तो यहाँ पर जो इसका इन्वर्स रहेगा, मतलब जो इसका रैंक रहेगा वो रैंक सपोज मान लो 2 या कोई और नंबर रहेगा, बट इन दोनों में से नहीं रहेगा। देन उस केस में अगर बाय द वे इसका अगर पार्टीशन अगर आपको करना पड़े तो A11, A12, A21 और A22, ये मैंने पार्टीशन अभी आपको बताया है, वैसे ही आपको करना है। वेयर जहाँ पे A11 जिसका ऑर्डर अगर जो बाय द वे R क्रॉस R है और इसका रैंक, जब इसका अगर बाय द वे आपको रैंक अगर देखना पड़े तो ये हमारा क्या होगा, R है। ये मतलब ऐसा समझ लो दे रखा है। तब उस केस में अगर जो बाय द वे इसका अगर जनरलाइज्ड अगर निकालना हो, और ये अगर जो बाय द वे आप देखोगे तो ये यहाँ पे अगर सिर्फ इसके लिए अगर देखोगे तो ये फुल रैंक है, तो इसका मतलब फुल रैंक है, तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर भी होगा। और इसका आप देखोगे कि इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में जब अगर जो बात है इस पूरी मैट्रिक्स का अगर जी इनवर्स अगर निकालना पड़े तो वो हमारा कुछ ये होगा। इनवर्स मैंने अभी बताया, जैसे ही ये फुल रैंक है तो इसका इनवर्स भी होगा। ये हमारा जो होगा मैंने कल भी बताया था, ये हमारा मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। तो अब यहाँ पे चूंकि इसका ऑर्डर आप नहीं बता पा रहे हो तो यहाँ पर आप चाहो तो इसके नीचे लगा लो, या यहाँ पर आप साइड में लिख लेना कि ये जो ये इस तरह से लिखा है ये मैट्रिक्स है, ये हमारा जो लिखा है ये 0 है, ये फिर मैट्रिक्स है। सॉरी, ये भी हमारा मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट ये समझ लो, ये अगर एक दे रखा था तब ये होगा। इसी में अगर जो बाय द वे A22 है, अगर ये भी सेम वही एग्जिस्ट करता है
रैंक 2 मतलब रैंक आर, तो जब इसका अगर जो बाय द वे आप जनरलाइज्ड इन्वर्स अगर आप निकालोगे तो वो भी सेम यही रहेगा, यही इस तरह से। अब यहाँ पे ये आप समझ लेना कि ये वेक्टर नहीं है, ये मैं मैट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, या तो आप चाहो तो अलग से लिख लेना। और ये इसका इन्वर्स होगा, ये मैंने अभी आपको ये यहाँ से बताया है। देन इसके बाद में नेक्स्ट देखो, अगर ए है और इसका ऑर्डर n क्रॉस p है और इसका जो रैंक है वो अगर जो r है, तो हम लेट कर लेते हैं एक इन्वर्स बी एनी। अच्छा, यहाँ पे ए इन्वर्स नहीं होगा, जनरलाइज्ड इन्वर्स होगा किसका, इन्वर्स होगा ए का। एंड लेट कर लें ए इसका ट्रांसपोज है, और ये हम लिख लें, ये भी कंडीशन को पूछी जाती है। तो ये जब इस इन्वर्स होगा तो ये हमारा किसका होगा, ए का है। देन क्या होगा, देन देख लेते हैं। ये इतनी चीज़ें होंगी, जब इतनी चीज़ें आप फॉलो करवा लेना, तब जो इसका फर्स्ट रहेगा वो देख लो। इसका जो रैंक रहेगा ट्रांसपोज ए, और इसका जो रैंक रहेगा ये यहाँ पर इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये अगर आपने गलत कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। ये हमारा आर के ही इक्वल होगा, ठीक है। देन इसके बाद में जो सेकंड रहेगा, ये इन्वर्स हो गया और इसका ट्रांसपोज अगर है तो ये हमारा होगा इसका ट्रांसपोज, मतलब इसका जनरलाइज्ड इन्वर्स लिखा है। या इसको डायटीज करके हम ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिख लें इसके बाहर, मतलब ये ट्रांसपोज इसका इन्वर्स, या हम इसको इस तरह से भी लिख लें जैसे हम इन्वर्स में भी लिखते थे, वो इस यही रहेगा। देन इसके बाद में जो थर्ड है वो हमारा, ये देखो ये कंडीशन को पूछी जाती है। ए हमारा ए ट्रांसपोज ए है, ये लगा है, और देन ए ट्रांसपोज ये या तो लिखा हो या ये लिखा हो, इसका ट्रांसपोज ले लें। सिंपल सी बात, अगर आपको ये याद है तो इसका अगर ट्रांसपोज लोगे तो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। देन ए ट्रांसपोज ए इसका इन्वर्स मतलब जनरलाइज्ड इन्वर्स, और ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। देन इसके बाद में जो फोर्थ नंबर है वो देखो क्या होगा, वो हमारा होगा कि ए, ये आपको अभी लगेगा कि बहुत ज़्यादा कठिन है, बट ये अगर आप एक बार लिख करके रख लोगे, सेम बस प्रॉपर्टी पूछी जाती है, मतलब समझ लो कि कुछ नहीं ऐसा है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस डायरेक्ट आपको लिख देना है, मतलब सही टिक कर देना है। तो ये हमारा एक इक्वल होगा डैट इज, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका ट्रांस मतलब इन्वर्स, और ये हमारा होगा ट्रांसपोज ए, और ये हमारा जनरलाइज्ड इन्वर्स, और ये हमारा ट्रांसपोज इसके इक्वल हो जाएगा। देन फिफ्थ नंबर अगर हम देखें तो ए हमारा दे रखा है, इसका ट्रांसपोज दे रखा है, ए दे रखा है, और ये हमारा जनरलाइज्ड इन्वर्स। देन ए हमारा दे रखा है ट्रांसपोज, ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, हैज रैंक, जो इसकी रैंक होगी वो आर होगी, जो इक्वल है ऊपर अगर जो आप देखोगे ए के, क्योंकि यही हम ऊपर से मानते हुए चले आ रहे हैं। एंड इज करके इनवेरिएंट टू द चॉइस ऑफ ए का ट्रांसपोज ए और इसका इन्वर्स, या इसको दैट इज करके भी इस तरह से लिख सकते हैं। ए का ट्रांसपोज, और ये हमारा ए हो गया, ये हमारा इस तरह से रिमेन
remains the same no matter what value of A ट्रांसपोज A इसका इन्वर्स इज यूज्ड। मतलब ये सेम रहेगा, ये जरूरी नहीं है, मतलब कोई मैटर नहीं करता है कि ये जो है वैल्यू क्या यूज कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसमें नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टी कि ए जी इनवर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरी सिमेट्रिक। ये आईएसएस में 2 से 3 बार आया है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगा करके रख लेना। ठीक उसी के जस्ट ये भी पूछा गया है, बट यही देखो चेंज उसने क्या कर दिया कि ए सिमेट्रिक जी इनवर्स, लैंग्वेज में बस हेर फेर है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप गलत करके आ जाओगे। ये दोनों खूब पूछे जाते हैं कि इन दोनों में कौन सही है कौन गलत है। बी फाउंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब यहां पे अगर जो इस तरह से लिखा है ए जी इनवर्स, और सेम ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है यही यूज करता है, ए जी इनवर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नॉट, मतलब नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिक हो, बट एक सिमेट्रिक जी इनवर्स कैन ऑलवेज फाउंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये थोड़ा लैंग्वेज को अगर आप ध्यान रखोगे तो ये आपको बहुत आसान और बहुत ज़्यादा सरल लगेगा। और अगर जो बाद में इसी का मतलब जी इनवर्स को अगर जो बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर हम देखें, तो ये मैंने बताया भी था कि जी इनवर्स कैन बी यूज टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये कब कब, जब आप देखोगे कि चीज़ें ए इनवर्स मतलब नहीं निकाल पाओगे, तब वहां पर जी इनवर्स यूज होगा। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स बराबर सी इज consistent and if A inverse is any G inverse for A, तो देन उस केस में क्या होगा, जब आप निकालोगे तो ये इस तरह से करके निकालेंगे। वही मैंने वहां पे भी लिखा था, इज ए सॉल्यूशन। देन इसके बाद में नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, जब इसके नीचे अगर मैं बार लगा रहा हूं तो मैं बार बार आपको बताता हूं कि वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, तो ये आपको ध्यान रखना है। हैज सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी जी इनवर्स ऑफ ए, तब उस केस में क्या होगा, ए और ए का जी इनवर्स रहेगा और ये हमारा सी बराबर हमारा सी आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अच्छा, देन इसके बाद में तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और जो हाँ, नेक्स्ट एक चीज हमारा मैं आपको थोड़ा सा बता देता नाइन्थ हूँ। हो गया जी अब आप इनवर्स। लोगों को एक अब इसके बस बाद फीडबैक के लिए जो आपसे मैं बोल रहा हूँ कि property आपको बस मतलब ये next बताना है कि topic जो है, क्लास उसको हम मैंने नाम आपको दे पढ़ाई देते है, हैं आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, Tenth इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक determinant। लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो सिंपल आपको सी कोई बात, प्रॉब्लम होती है तो डिटर्मिनेंट को आप आपको मैंने इस बोल तरह रखा से है भी लिख कि सकते हो टेलीग्राम
पर अगर जो कभी आपको लगे जो कि भी आपको इसमें प्रॉब्लम है दिक्कत उस है चीज का अगर आप फोटो तो आप और वहाँ पे देखोगे अपलोड कर इस दो तरह से तो भी इसको आपको लिखा जा सकता और है। जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना, तो अगर जो बाद में मैं उसको तो जब बात देखूंगा दोनों तो की उसको मैं नेक्स्ट सेम है, लेक्चर क्योंकि में या नेक्स्ट जब क्लास में कभी भी मैं ऐसा आपके आएगा, ऐसी अगर जो सिचुएशन आएगी जहाँ पे जरूरी ये है तो मैं मॉड भी उस लगाना लेक्चर में होगा, शामिल कर लूंगा, तो अगर जो आप बाद में जरूरी या नहीं इसको तो मैं मॉड आपको समझ पर्सनली लो वहाँ या पे इसको उसका आप सोल्यूशन भेज दूंगा। डिटर्मिनेंट समझ। जो नेक्स्ट हमारा 9th हो गया जी इनवर्स। अब इसके बाद में जो ये प्रॉपर्टी है, मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम नाम दे देते हैं 10th डिटर्मिनेंट। सिंपल सी बात, डिटर्मिनेंट को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर जो कभी आपको लगे कि इसमें दिक्कत है तो आप देखोगे इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो बात दोनों की सेम है, क्योंकि जब कभी भी ऐसा आएगा, ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे ये मॉड भी लगाना होगा, तो आप या इसको मॉड समझ लो या इसको आप डिटर्मिनेंट समझ लो। तो उस केस में आप कुछ इस तरह से लिख लेना जिससे कि आपको चीज़ें आसान लगे। इफ अगर कोई डी है और वो डायगोनल D1 D2 डॉट डॉट DN है, अगर जो बाय द वे इसका अगर जो डिटर्मिनेंट अगर आपको फाइंड करना पड़े तो कभी भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट का साइन लगता है, आई बराबर एन कर देना क्योंकि एन तक गया है, और डी आई हो जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 1 0, और ये अगर बाद इसको अगर जो आप देखोगे तो ये कुछ ये लिखा है D1 फिर 0 0 0, यहाँ पे भी सारे 0, ये सब 0 रहेंगे और ये हमारा DN रहेगा। ये कुछ डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखा जाता है, मतलब डायगोनल जब लिखा जाता है। और ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, यहाँ पे हम मान लेते हैं, चलो 3 मान लेते हैं। तो जब इसका अगर जो बाद में आपको डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना पड़ेगा तो आप देखोगे कि आप डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करोगे 3 और 2। ठीक उसी प्रकार से जब इसका अगर जो बाद में आपको डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना पड़े, यही चीज़ अगर जो बाद में बढ़ा दूँ 3 2 4 हो जाता, तब अगर जो बाद इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं को प्रोडक्ट में लिखना है। ये अगर जो बाद में आप अगर देखोगे तो D1 प्रोडक्ट D2 प्रोडक्ट डॉट डॉट DN ये लिखा हुआ है। या इसके अगर जो प्रोडक्ट आपको समझ में ना आए तो ये इस तरह से क्रॉस बना लेना, ये मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 × 2 × 4, डायरेक्ट बस आंसर लिखेंगे जो आएगा। यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे हमारा 24 हो गया। तो ये हमारा बस डायरेक्ट लिखा जाएगा, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, ये ध्यान रखना। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो देखो, द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। मतलब चाहे अपर ट्रायंगुलर हो, लोअर ट्रायंगुलर हो, ट्रायंगुलर भी दो तरह से होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे 1 2 3, अगर इसके ऊपर ये सारी एलिमेंट्स सपोज ये लिखा है, तब ये हमारा हो गया अपर ट्रायंगुलर। इस तरह से होगा 1 2 3 सपोज लिखा है और वही यहाँ पे लिखी हैं चीज़ें, ये इधर इस तरह से 0 0 है, 4 5 6 और यहाँ पे 0 0 है, तो ये हमारा अपर लोअर ट्रायंगुलर हो गया। इसमें ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, वो आप देख लेना कि अपर किसको बोलेंगे, लोअर किसको बोलेंगे, आप कमेंट भी कर देना जिससे कि और लोग भी समझ जाएं। और आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो चलो इसको मैं, आप कैसे लिखोगे ये बता देना। ए और बी इसमें से कौन सा अपर है कौन सा लोअर है, आप इस तरह से लिख देना, ए अपर ट्रायंगुलर या सॉरी बी अपर ट्रायंगुलर, जो भी मतलब, तो आप इस तरह से ए के आगे अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर जो भी हो लिख देना जिससे कि और लोग भी समझ लें। तो इसमें क्या होगा, जब ऐसा कुछ होगा तो आप करके भी देखोगे, बाद इसका अगर डिटर्मिनेंट अगर आपको फाइंड करना पड़ी तो वो वही डायगोनल एलिमेंट सिर्फ लिए जाएंगे जो ऊपर ये लिया गया था, तो वही सेम इसमें भी रहेगा। तो इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वही प्रोडक्ट करके और ये हम सारा कर लेंगे। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें तो इफ ए इज सिंगुलर, तो मैंने बार बार आपसे बोला है ए हमारा जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब क्या हम लाएंगे जी इनवर्स। और यही अगर जो बाद में ए अगर नॉन सिंगुलर है तब हमारा ये इसके इक्वल नहीं होगा 0 के, ये एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करेगा, तब यहाँ पर ए ये लेकर के आएंगे, ये एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर इनवर्स। और अगर जो बाद में कोई इस तरह से भी
इसका भी निकालना चाहे तो इससे भी निकाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देन इसके बाद में नेक्स्ट देखें हम, तो इफ ए अगर जो बाय द वे पॉजिटिव डेफिनेट मैंने बोला था, ये ध्यान रखना पॉजिटिव डेफिनेट है, देन जो उसका डिटर्मिनेंट आप इस तरह से भी चेक करके देख लेना कि अगर जो पॉजिटिव होगा तो ये इस तरह से मतलब आएगा हमारा। अगर जो बाय द वे ये हमारा होगा पॉजिटिव डेफिनेट है, ए अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। देन नेक्स्ट अगर जो बाय द वे हम देखें, इसका ट्रांसपोज अगर जो बाय द वे हम लें, सपोज एक कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है और उसका ट्रांसपोज लिया गया है, और तुम मतलब सपोज ये मान लो कि ये कोई क्वेश्चन है, ये दे रखा था और तुमने यहाँ पर ही इसका डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा हुआ कि आपको सपोज इन्वर्स फाइंड करना था और आपने निकाल लिया। देन नेक्स्ट जब स्टेप में गए आपको इन्वर्स करना पड़ा और इसका भी इन्वर्स मतलब डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना पड़े तो जो इसका मतलब रहेगा वही इसका भी डिटर्मिनेंट रहेगा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, ए अगर जो बाद में नॉन सिंगुलर है तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये इसका इन्वर्स होगा, ये आपको मैंने बता भी दिया। अगर जो बात है किसी को इन्वर्स निकालने में भी अगर दिक्कत होती है तो वो बोल देगा, मैं किसी क्वेश्चन में जब आएगा तो मैं उसको प्रॉपर करके दिखा दूंगा। ये अगर जो बात में n क्रॉस n का है, ये देख लेना बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। ये सपोज बाद में हम यहाँ पे पहले आपको दिखा देते हैं। इसके बाद 2 और a दे रखा है, इसका अगर जो बाद में आपको डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना है तो जो यहाँ पे लगा होगा वही यहाँ पे लगा करके और ये हम लिख लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसकी पावर में लगेगा और ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, मतलब इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लो, ये खूब यूज करेंगे। अब इसको अगर जो बात इन जनरल अगर हम लिखें, सी एक स्केलर सपोज मान लेते हैं, स्केलर मैंने बताया था 1 क्रॉस 1 का होगा, तो ये सी की पावर n होगा और ये हमारा a होगा, खूब यूज करेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इफ अगर जो बाद में ए कोई एक स्क्वायर है मैट्रिक्स और इसका अगर जो मतलब पार्टीशन अगर ये आपको करना हो, तो ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं चीज़ें कुछ लिख देता हूँ जिससे कि ये होगा। मैं चाहता तो मैं यहाँ पर छोड़ सकता हूँ, क्योंकि जितना मैंने बता दिया है वही मैं बस समझ लो रिपीट कर रहा हूँ, बस उसको इस प्रॉपर्टी में ऐड कर रहा हूँ। एंड A11 A22 अगर ये भी स्क्वायर है मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर है, बट नॉट नेसेसरी, ब्रैकेट में लिखना बट नॉट नेसेसरी, अब ये क्या बता रहा है ये जरा आप देख भी लो। इसको अगर जो बाद में चलो हम कुछ देर के लिए, क्योंकि ये खूब मैं यूज करूंगा, तो इसको मैं कुछ देर के लिए हटा देता हूं। हालांकि ये पार्टीशन की वैल्यूज हैं, मैं यहाँ पर इनको ए भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। मैं आपको थोड़ा इसलिए मैं हटा रहा हूँ, उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। ये भी हटा देते हैं। ये सपोज हम मान लेते हैं ई है, ये भी हमारा ई है, ए बी सी और ये हमारा डी है, और यहाँ पे ए और डी की बात की जा रही है चूंकि यहीं पे वो लिखे थे। तब हमारा क्या होगा, अगर जो बाद में इसका अगर डिटर्मिनेंट अगर जो ई का अगर जो सपोज अगर आपसे पूछ ले, चूंकि इसके अंदर जितनी भी होंगी ये मैट्रिक्स होंगी, तब इसका किस हिसाब से निकालेंगे वो जरा देख लो। ए ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ये हमारा डी होगा और ये हमारा होगा सी, और ये हमारा होगा यहाँ पर ए का इनवर्स, और ये हमारा होगा यहाँ पर बी। इसी के आगे ये कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन है समझ लो। इफ जब ए हमारा क्या होगा नॉन सिंगुलर होगा, हालांकि ऊपर मैंने लिख दिया है बट ये इसके लिए है। और अगर जो बाद में कोई ये सपोज उसको ये पता चलता है कि डी अगर जो बाद में नॉन सिंगुलर है, तब यहाँ पर क्या हम करेंगे, तब हम देख लेते हैं कि ए यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर बी लिख देंगे, यहाँ पर हम डी लिख देंगे इसका इन्वर्स, और यहाँ पर हमारा सी आ जाएगा। कुछ नहीं किया है, जो यहाँ पर ए था ये देखो इस साइड में चला गया, ये यहाँ पर आ गया, जो यहाँ पर है ए वही मैंने यहाँ पे लिखा है, जो बचा हुआ है डी वो यहाँ पर लिखा। जब डी को लिखा तो डी का इन्वर्स हम लिखेंगे,
और जो बचा हुआ है वो ए यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए जब इफ़, और ये बहुत ज़्यादा, ये जितनी ये दो मैं बता रहा हूँ, आप पीसीए देखोगे, आप फैक्टर एनालिसिस देखोगे, वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करूँगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये डी जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 या नॉन सिंगुलर भाषा इस तरह से भी हो सकती है, या आप इस तरह से भी इसको कह सकते हो कि फुल रैंक हमारा है। अब अगर जो बात है इसी को, अगर जो बात है अब जब हम पार्टीशन से अगर कर रहे थे, जैसे मैं कर रहा था वैसे अगर मैं करूं, तब कैसे करता हूं ये जरा देखो। ए अगर जो बात है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए का अगर बात है पार्टीशन अगर हम कर लें, A11, A12, A21, A22, तब यहां पर अगर जो बात में हम देखें कि वेयर A11 और A22 ये क्या है, सिमेट्रिक और नॉन सिंगुलर, मतलब ये दोनों कंडीशन हो, बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज, मतलब सेम साइज होना मतलब कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये ऊपर भी मैं जब लिखवा रहा था वहां पे ये होगा। तो अगर जो बाद में कोई अगर एक अगर डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करना चाहे तो सेम यहाँ पर अब चीज रहेगी। A11 अगर सपोज ये आपको पता चल गया कि ये नॉन मतलब नॉन सिंगुलर है, तब इसको अगर आप लिखोगे तो A11 लिखोगे, फिर A22 अंदर लिखोगे, A21 लिखोगे, A11 लिखोगे, इसका इनवर्स A12 लिखोगे। देन इसके बाद में A22, और इसको अगर जो बाद में आपको लिखना पड़े तो A11 माइनस का A12 और A22 इसका इनवर्स और A21, ये हमारा कुछ आएगा। अब अगर जो बाद में चलो हम कुछ देर के लिए मैं इनकी रेंज भी अगर डिसाइड कर देता हूँ, P क्रॉस P का है, ये हमारा हो जाएगा, ये भी P क्रॉस P का होगा। और ये अगर आप देखोगे सपोज इसको मैंने Q मान लिया, ये भी हमारा Q हो गया, ये हमारा P माइनस का Q है, इसको भी हम मान लेते हैं P माइनस का Q। तब यहाँ पर अगर जो बात आप देखोगे तो ये हमारा है Q क्रॉस Q का, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे वो जरा देखो क्या है, वो हमारा है Q माइनस का, मतलब P माइनस का Q, और ये हमारा होगा P माइनस का Q। इसको भी आप जब करोगे तो ये भी सेम आएगा, बट जब इसके लिए करोगे तो ये हमारा होगा P माइनस का Q, और ये हमारा होगा P माइनस का Q, और ये जब इसका लिखोगे तो Q क्रॉस Q होगा। ये भी जब करोगे तो ये Q क्रॉस Q ये सेम रहेगा, ये मैंने आपको बताया था इससे पहले करके, वो आप देख लेना। तो यहाँ पर A11 जो हमारा होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए। A22 जो है हमारा वो भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और इसके जो कुछ केस हैं वो जरा देख लेते हैं, क्या केस बनेंगे। फर्स्ट, ए जो है हमारा अगर जो बाय द वे कुछ इस तरह से अगर दे रखा है A11 0, ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन लगा है, ये मैट्रिक्स है। A22 सॉरी A22, तो अगर जो बात है इस केस में अगर जो इसका डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना पड़े तो सिंपल सी बात है, ये 0 हो जाएंगे, तो ये जो अंदर वाला टर्म ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, A11 A22 कर लेना है। ठीक, अगर जो बात में मतलब इन दोनों में से कोई भी रखोगे आंसर सिर्फ यही आएगा। देन अगर जो बात में कहीं अगर इस तरह से अगर दे रखा है A11 A12, ये हमारा 0 दे रखा है, A22, तो अगर जो बात में ये दे रखा हो या इस तरह से और करके ये भी हो सकता है A11 A21 ये 0 है, A22, तो उस केस में भी जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो यही रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो देख लेते हैं। इफ ए और बी अगर जो स्क्वायर हैं और इनका सेम साइज है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और इनका सेम साइज है, तो देन क्या होगा, ए बी जो होगा हमारा उसका हम इस तरह से अलग अलग करके भी, सपोज आपने इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, इसका भी फाइंड कर लिया, और लास्ट में आपको इसका करना पड़े तो बस जो सपोज इसका 3 आया, इसका 2 आया, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही इसका डिटर्मिनेंट रहेगा। और इसी को ये भी लिखा जा सकता है, बी ए भी लिखा जा सकता है, तो इसको भी मतलब ए बी भी लिखा जा सकता है, ये भी है डिटर्मिनेंट में। और ये भी हो सकता है ए का स्क्वायर अगर जो बात में आपने निकाला है, मतलब ए का पहले आपने स्क्वायर किया फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला, और चाहे आप ये निकाल करके ले करके आओ, सपोज ये आपने 2 निकाला था तो ये इक्वल होगा अगर जो इसका 2 का स्क्वायर कर दें मतलब 4। ठीक है,
ये हमारा हो गया। तो ये हमारा जो टॉपिक था ये भी खत्म हो गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल, ये जरा देख लेते हैं, क्योंकि आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर जब निकालेंगे वहां पर इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो ये भी जरा देख लो। ये सॉरी, इसको हम नंबर दे देते हैं, वो 10 था तो ये 11 हो गया। ऑर्थोगोनल वेक्टर और मैट्रिक्स दोनों के लिए है, दोनों के लिए मैं लिखा रहा हूं। अगर जो वादे 2 n क्रॉस 1 के वेक्टर हैं, और वेक्टर कौन कौन से, जैसे सपोज b एक मान लिया और सपोज एक a मान लिया, एंड b सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ a और इस b का अगर जो बाद में ये अगर इसका ऑर्डर अगर हम लिखें तो n क्रॉस 1 क्रॉस n, और ये हो जाएगा n क्रॉस 1। तो ये अगर जो बाद आप लिखोगे a1 b1, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि इनके नीचे मैंने वो बार नहीं लगाया, a2 b2 डॉट डॉट an bn, तो ये हमारा इक्वल होगा 0 की। मतलब दैट इज करके आप ये लिख लो कि ये हमारा a और ये हमारा b ऑर्थोगोनल होने के लिए ये इक्वल होगा 0 की। अच्छा, अगर आर्थो नॉर्मल होगा तब क्या होगा? आर्थो नॉर्मल होने के लिए, ऑर्थोगोनल होने के लिए ये कंडीशन है, ये आर्थो गोनल, और ऑर्थो नॉर्मल होने के लिए ये जो है हमारा ये इक्वल होगा 1 के, आर्थो नॉर्मल। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वेक्टर लिखने का ये एक तरीका है। ये इस तरह से, ये आरबीआई में क्वेश्चन पूछा जाता है होल्डर्स इनक्वलिटी, तो वहां पे ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसको इस तरह से कुछ हम लिखते हैं, इसको हम थोड़ा बताते हैं आपको। ये जो हमारा है कुछ, ये समीशन लगेगा, मतलब और देन आई बराबर 1 से n, चूंकि इसका n क्रॉस 1 है तो ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा ए आई का स्क्वायर, तो जो इसकी वैल्यू है जब ये करके देखोगे तो ये आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। और इसको अगर जो बाद में थोड़ा और अगर हम बताएं कैसे, जैसे सपोज ए अगर जो बाद में हमारा कुछ है 3 क्रॉस 1 का, और ये हम मान लेते हैं वैल्यूज एक्स वाई जेड, तो मैं इसकी बात कर रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर जो है, ये अगर 0 के इक्वल आ गया, तो सॉरी 1 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये आर्थो नॉर्मल है। और ए और बी अगर जो बाय द वे आपस में हैं, तो इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी आर्थो नॉर्मल ए या ए आर्थो नॉर्मल बी। बस उसके लिए कंडीशन इसके लिए चेंज हो जाएगी, ये हमारा ये हो जाएगा बी, ये कुछ इस तरह से। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, खास करके फैक्टर एनालिसिस, या आप देखोगे आइगन वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा, मतलब पीसीए जब हम करवाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होगा। ये जरा एक देख लो, कॉस थीटा बराबर ए बी, और ये अंडर रूट में, सॉरी ये इतना बनाओ, ये हमारा A1 मतलब ए का ट्रांसपोज ये है, और बी का ट्रांसपोज फिर बी वेक्टर लिखेंगे। तो ये हमारा कुछ फार्मूला होता है मतलब सॉरी ऑर्थोनॉर्मल फाइंड करने के लिए। और इसमें दो कंडीशन होंगी कि इफ, होंगी बहुत सारी बट दो मैं आपको बता रहा हूँ, कि इफ थीटा बराबर अगर 90 दे रखा है, 90 का मीनिंग हो गया π/2, तो देन आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो इसको, ए और बी अगर जो बाद में ये हमारा अगर जो इसके इक्वल है, तो हम इसको बोलेंगे ए कॉमा बी आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए ही ये साइन लगता था, वो आपको पता होगा। और अगर जो बाद में इफ ए और हमारा ए मतलब वेक्टर ये अगर 1 है, तब हम क्या लिखेंगे इसका इंटरप्रिटेशन, ये जरा देख लेते हैं। द वेक्टर
ए इज said to be normalized, नॉर्मलाइज्ड, फिर ए। अब जब इस तरह से ए सिर्फ लिखा है तो इसका मतलब समझ लेना ये ए वाला ए है, ना कि ये वेक्टर वाला है। ए वेक्टर बी कैन बी नॉर्मलाइज्ड बाई डिवाइडेड या डिवाइडिंग बाई इट्स लेंथ। और वो लेंथ क्या है, वो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बी और बी। जो मैंने अभी ये ऊपर लिखा था इसमें एक और चीज चलो ऐड कर देते हैं। इसको या तो ये इस तरह समेशन में लिखो या तो आप इसको इस तरह से भी लिखो, बात एक ही है। और ये मैंने आपको बता रखा है, तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इससे पहले मैंने जब सॉल्व कराया था तो ये कुछ यही बन रहा था, तो ये मैंने आपको ऊपर बताया था। ये लेंथ का फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, ये लेंथ का फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगा। तो देन सी जो है हमारा ये बी, और ये वेक्टर रहेगा तो इसके नीचे वो लगाएंगे साइन बी, और ये बी होगा। ये जो हमारा सी एक बनेगा, ये हमारा या तो हम इसको सी ही रखें या तो मतलब ये जो भी आप इसको बोलो, ये हमारा होगा नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। और यही जो हमारा होगा, तो ये जब हम आप देखोगे सी और सी का अगर जो है मतलब सी का ट्रांसपोज और सी लिखोगे तो ये भी 1 के इक्वल आएगा। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि देखो आपने देखा होगा, मतलब ये नॉर्मलाइज्ड क्यों लाया गया होगा वो जरा देखो, इसके पीछे बैकग्राउंड। आपने ये सपोज पढ़ा था, ये सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, ये उसका आइगन वैल्यूज आपने निकाल ली, आइगन वेक्टर, सॉरी आइगन वेक्टर, ये आइगन वैल्यूज या इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट कहते हैं, या इसको कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहते हैं, बात दोनों सेम है। तो आइगन वैल्यूज बेसिकली होता क्या है कि आइगन वैल्यूज में आप देखोगे तो आइगन वैल्यूज जैसे सपोज इस मैट्रिक्स का जो आइगन वेक्टर अगर किसी ने अगर फाइंड किया, सपोज 2 आया है, 3 आया है, और सपोज मान लेते हैं 4 आया है, और ये कहाँ से पता चलेगा कितने आइगन वेक्टर आएंगे, तो सपोज ये 3x3 होगा तभी उसके 3 रूट्स आएंगे। अगर जो 2x2 होगा तो फिर ये वाला हट जाएगा। अब सपोज किसी ने इसके लिए सॉल्व किया, इसके लिए ये फर्स्ट निकाला, इसी तरह से जब इसके लिए करेगा तो वो सेकेंड वाला ये होगा। तो सपोज ये जब उसने सॉल्व किया तो उसका ये आया आंसर 1 माइनस, ये मैं ऐसे ही मान रहा हूँ, आप देख लेना, सपोज ये -1 है। और वही अगर बाद कोई दूसरा जो पर्सन है उसने अगर किया इसी चीज को, वो देखोगे कि उसने क्या कर दिया कि इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको -1 कर दिया, ऐसा कुछ आ गया उसका। कोई अदर पर्सन देखोगे उसने कर दिया, इसको 0.5 कर दिया, और इसको 0 कर दिया, इसको 0.5 माइनस में कर दिया, और भी जितने भी। तो ये क्या है, ये देखोगे कि ये कोई आप फिर रिजल्ट मतलब आंसर मैच नहीं कर पाओगे। और जबकि स्टैटिस्टिक तो इसीलिए मतलब हम मुझे लगता है कि बनाया भी इसीलिए गया होगा कि उसके जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि ये तो सिंपल है, ये मैथ्स का वर्क था, ये तुमने कर दिया। बट स्टैटिस्टिक आकर के इसने क्या किया कि यही जो चीज थी इसी को नॉर्मलाइज्ड कर दिया। नॉर्मलाइज्ड करने से क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर निकालने से क्या फायदा होगा। अब इसी का अगर जो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर अगर सपोज निकाला जाता, मैं इसका सिर्फ बता रहा हूं और बाकी आप देख लेना। सपोज इसका अगर जो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर निकाला जाता तो ये हमारा कुछ ये होगा, और ये इस तरह से ये करके निकाला गया। और इसको सपोज मैंने इस तरह से कुछ डिनोट कर दिया, क्योंकि ये नॉर्मलाइज को शो कर रहा है, क्योंकि ये इससे कुछ डिफरेंट होना चाहिए तभी तो। या फिर इसको आप बी मानो या ए मानो, ये भी आप कर सकते हो, जो भी आप इसको मानना चाहो। अब अगर जो इसका ये अगर आपको लेंथ अगर जो इसकी निकालनी पड़े, तो ये मैंने आपको बताया था अभी फार्मूला क्या होता है। एक्स का स्क्वायर, सपोज ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो इन सब का स्क्वायर करोगे तो 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर करोगे तो सेम वैल्यू देगा। तो ये हमारा अंडर रूट में आ जाएगा 2। तो बस करना क्या है, अब इसमें क्या किया, अब इसमें क्या करोगे, अब यही जो एक मिनट, यही जो ये ई था, इसी में ये अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, √2। तो बस या तो आप इस तरह से कर लो 0 1 -1,
या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 0 चूंकि उसके नीचे डिवाइडेड बाई 2 करोगे कोई मतलब नहीं रहेगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2। और जब ये निकला तब मैंने अभी बताया था आपसे कि जब इसका अगर जो बाय द वे ट्रांसपोज और ये जब आप निकालोगे इसकी लेंथ वो हमेशा इक्वल आएगी, इसके इक्वल आएगी 1 के। अब वो करके भी आप देख सकते हो, जैसे 0 का स्क्वायर करोगे वही आएगा, 1/√2 का अगर स्क्वायर करोगे 2 आएगा, इसका करोगे 1/2 आएगा, और ये जब मिल करके ऐड होगा और उसका अंडर रूट लोगे तो ये हमारा 1 के इक्वल ही आएगा। जब 1 के इक्वल आएगा तभी आप उसको नॉर्मलाइज बोलोगे, अदरवाइज उसको नॉर्मलाइज नहीं बोल पाओगे। इसको नॉर्मलाइज्ड आप नहीं बोल पाओगे। सपोज ये दोनों दे रखे हैं आपसे, सपोज ये आपको दे दिया किसी ने और ये दे दिया और पूछ ले कि बताओ इसमें नॉर्मलाइज्ड कौन सा है, तो आप इसका तुरंत अगर जो बात वेक्टर लोगे आपको ये मिलेगा, ये नॉट इक्वल टू है 1 के, तो इसका मतलब ये नहीं है, और ये आ गया तो इसका मतलब, तो यही बेसिकली वर्क है इसका स्टैटिस्टिक में नॉर्मलाइज्ड का। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। ये चलो अच्छी बात हुई कि मैं इसको यहीं पे समझाया दे रहा हूँ जिससे कि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये आप बात मान के रखिएगा, आपको ये लगेगा थोड़ा कि बहुत ज़्यादा इतना तो हो सकता पूछा भी ना जाए, बट आप जब मैं चीज़ें कराऊंगा आप निश्चिंत रहिएगा। अगर आपने ये पूरा कर लिया है तो आप देखोगे कि आपकी चीज़ें आप कहीं पर भी नहीं फंसोगे, फिर डायरेक्ट सिर्फ चीज़ें चलती जाएंगी स्टैटिस्टिक की जो हैं वो तो अलग ही हैं। आप कभी ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि इस बारे मैथ का ये वाला फार्मूला रह गया या वो, क्योंकि आपने यहाँ पर प्रॉपर उसको पढ़ा है और प्रॉपर आपने लिखा है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, लिखना भी आपको पड़ेगा। अच्छा, देन इसमें नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें अभी क्या है, नेक्स्ट इसमें अगर बाद में हम देखें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में, वो तो वेक्टर के बारे में था, बहुत यूज होगा। आप इसको मतलब किस तरह से संभाल के लिखना है, वो ऊपर वाला और ये। सपोज एक कोई मैट्रिक्स सी है जिसको मैंने ऑर्थोगोनल बोल दिया है, तो ये इसको इस तरह से लिखा जाएगा और खूब यूज होगा। इसी से समझ लो बहुत सारे प्रूफ होने वाले हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10n, एक मिनट, 10n ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स C has orthonormal rows as well as orthonormal column। तो ये जब इस तरह से जब मैट्रिक्स लोगे तो जो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी तो उसमें जो रो और जो कॉलम होंगे वो ऑर्थोनॉर्मल होंगे। अब ये बेसिकली क्या कह रहा है वो जरा देखो, ये क्या कह रहा है इसको हम लोग जरा देखते हैं। सपोज ए अगर कोई मैट्रिक्स है जो कि हम इसको मान रहे हैं कि ऑर्थोगोनल है मैट्रिक्स, तो सपोज ये अगर बाद इसके रूट्स हैं मतलब एलिमेंट्स लिखे हैं 1 1 1, ये भी 1 है, ये माइनस का 2 है, ये 1 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 0 है और ये हमारा 1 है। अब ये क्या बेसिकली बात कर रहा है ये जरा देखो, अगर जो बाद में C1 या मतलब इसको लेंथ अगर जो बाद में हम देखें, ये मतलब C1 का मतलब ये हो गया कि ये हमारा, एक मिनट, हाँ, कॉलम फर्स्ट अगर इसकी अगर लेंथ देखें 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में 2 आ गया, इसीलिए जब C2 के लिए करोगे तो ये हमारा अंडर रूट 6 आ जाएगा, C3 के लिए जब करोगे तो ये हमारा अंडर रूट 2 आ गया। अब अगर जो बाद में आप देखो C1 × C2 अगर जो आप करो तो यहाँ पर अगर जो बाद में, अब ये इस तरह से हो गया, अब C1 और C2 अगर जो बाद में आप इनके एलिमेंट्स को अगर जो बाद में साथ में करोगे तो 1 का 1 के साथ में होगा तो 1 ही आएगा, और ये माइनस का ये होगा, ये माइनस का 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये हमारे क्या हो गया 0। तो यही देखो यहाँ पर ये 0 के इक्वल आ गया। ठीक इसी प्रकार से जब आप C1 और C3 अगर जो बाद में इसी तरह से करोगे वो भी 0 आएगा, और इसी तरह से जब C2, ओके, तो यहाँ पर सिर्फ इसके लिए रहेगा, इसके लिए ये नहीं आएगा, C1 मतलब C2 और C3 के लिए नहीं होगा। अब इसी को अगर जो बाद में डिवाइडेड बाई, मतलब ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको अगर डिवाइडेड बाई
6 कर लें, इसको डिवाइड सॉरी 2 कर लें, इसको डिवाइडेड बाई, देखो C1 को डिवाइडेड बाई अगर जो हम 2 से कर दें, C2 को अगर जो डिवाइडेड बाई हम 6 से कर दें, और C3 को अगर डिवाइडेड बाई हम 2 से कर दें, ये सारी वैल्यूज जब आप लिखोगे देन आप करोगे तो यही वो चीज़ जो यहाँ पे दोनों जीरो नहीं हो रहे थे वो दोनों जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर जो बात जब ये नहीं किया है, तो भाई साहब जब लैंग्वेज जरा देखो कि क्या मतलब होगा। जब ये सपोज अगर आपने ये नहीं किया है, तब देखो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। लिखा है whose columns are mutually orthogonal, बट सारे नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर देखो सारे नहीं हैं, बट नॉट ऑर्थोनॉर्मल नहीं हो पाए। तो ऑर्थोनॉर्मल करने के लिए क्या किया गया है कि बस उसी की लेंथ से अगर जो बात आपने डिवाइड कर दिया तो ये जो आपका बनेगा वो यही इसी की मैं बात कर रहा था। ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये √3 आएगा। इसको करके देखोगे, ये थोड़ा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका बेसिकली दिखेगा कैसा। ये 6 से कर दिया, अगर जो बाद में इसको अगर कर दिया √2 से कर दिया, देन आप चेक करोगे तो ये पूरी अगर लेंथ अगर आप देखोगे 1 के इक्वल आएगा, इसका मतलब ऑर्थोनॉर्मल हो गया। ये भी देखोगे और इनके साथ में जब इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन भी देखोगे वो भी आप देखोगे कि 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बात सही है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैंने गलत लिख दी थी, इसीलिए एरर आ रही थी, वो यहाँ पर -1 होगा। तो ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए तब ये भी सही होगा। ये जो मैंने किया है ये 0 के इक्वल होगा और ये भी 0 के इक्वल होगा। ये यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिखा है, तो उसको आप सही कर लेना क्योंकि ये यहाँ पर माइनस का साइन होगा। माइनस का साइन नहीं होगा तो फिर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, फिर गलत हो जाएगा। तो कॉलम्स ऑर्थोनॉर्मल हो जाएंगे और जो हमारे मतलब जब इस वाली मैट्रिक्स में आप देखोगे कॉलम्स भी ऑर्थोनॉर्मल हो जाएंगे और जो हमारी रो है वो भी मतलब ऑर्थोनॉर्मल हो जाएंगे। यही हमारा बेसिकली इसमें बात थी। अब देखो नेक्स्ट, अगर C अगर जो बात है P क्रॉस P का है और ये हमारा ऑर्थोगोनल है और A कोई एक मैट्रिक्स है मतलब P क्रॉस P की, ये कोई एनी मैट्रिक्स है, मतलब इसका कोई इससे लेना देना नहीं है, बस ऐसा देख सकते हो कि उसके साइज सेम है। देन देखोगे फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है C जो है वो हमारा 1 और -1 और -1 कोई भी हो सकता है। सेकंड मतलब जो इसकी वैल्यूज आएंगी डिटर्मिनेंट की वो जरा देखोगे, और जो अगर जो बाद में इसको AC इसके साथ में करोगे तो ये इक्वल होगा इसी के। अब ये कैसे होगा वो जरा यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि इस पे ऑपरेट हो जाएगा ट्रांसपोज मतलब वो ट्रेस। ये भी मैं जस्ट इसके आगे बात करूँगा, ये मैं बहुत जगह करके दिखाऊंगा, तो आप सोचोगे कि ये कैसे कर दिया। तो वहाँ पर यहाँ पे मतलब देख लो आप, ट्रेस मतलब इसी के जस्ट इक्वल हम ये लिख लेंगे, क्योंकि ट्रेस बेसिकली करता क्या है कि किसी भी अगर जो बात है सपोज यहाँ पे अगर आप ऑर्डर अगर देखो तो ये पूरी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर P क्रॉस P है, तो इसके मतलब वैल्यूज मतलब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये अप्लाई होता है। तो ये अभी के लिए समझ लो कि ये हमारा, इसको सपोज मैंने मान लिया इतने पार्ट को, ये मैंने मान लिया B और ये हमने मान लिया सपोज कुछ भी D मान लो। तो ट्रेस जब इस पे लगता है, ये भी जस्ट नेक्स्ट टॉपिक यही है, तो ये हमारा होता है ट्रेस BA, तो वही सेम यहाँ पर भी रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा AC और ये हमारा C और इसका ट्रांसपोज ये। और चूंकि अभी मैंने बताया था ऑर्थोनॉर्मल में कि होने के लिए ये I के इक्वल होगा या फिर ये दे रखा हो तब भी, तो इसका मतलब ये I हो जाएगा हमारा, और जो हमारा इसके अंदर बचेगा ट्रेस A बचेगा, और यहाँ से ट्रेस चूंकि हमने लिया था ये हमारा गायब हो जाएगा, ये हमारा A1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में ये खूब यूज़ करूँगा तो ये आपको ध्यान रखनी है। देन इसकी जो वैल्यूज़ होंगी CIJ मतलब ये जो इसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो कुछ इस रेंज में लिखी होनी चाहिए। वेयर जो ये CIJ है ये किसका मतलब किसके एलिमेंट होंगे P क्रॉस P के। अब ये कैसे मतलब अगर जो बात है ये अगर किसी को लगे ये कैसे, क्योंकि मैं बहुत जगह लिखूंगा कि ये इसके कैसे हो सकते हैं, तो इस बार ये C सपोज मान लो और ये हम मान लेते हैं P क्रॉस P का है, या हम चलो इसको छोटा सा बना लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। 3 क्रॉस 3 का अगर हम बना लेते हैं और हम ये मान लेते हैं कि I बराबर हम ये ले लेते हैं C1, पहले हम ये कर लेते हैं वैल्यूज C11
C12 C13, इसी तरह से C21 C22 C23 31 C32 C33। तो ये जो बेसिकली बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है कि I और J सॉरी, जो इनकी वैल्यूज हैं ये इनकी रेंज में ही लिखी जानी चाहिए, ये यही है। देन इसके बाद में ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब इसके बाद में हमारा ट्रेस बचता है। देन इसके बाद में ट्रेस के बाद में आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर हैं। ट्रेस देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा है। ट्वेल्थ नंबर ट्रेस। अब ट्रेस की ये एक डेफिनेशन आप मान लो, जो भी आप चाहो। द ट्रेस ऑफ एन n क्रॉस n मैट्रिक्स आई जे, ये मैंने स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था कि मैट्रिक्स को इस तरह से भी लिखा जाता है, इज ए स्केलर फंक्शन डिफाइंड एज सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए। अब इस चीज़ को हम थोड़ा समझते हैं कि मैंने लिखा क्या है। इस भाषा को आप अच्छे से लिख लेना, सिंपल सी बात है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है, आप उसको करोगे तो ये हो जाएगा। जो यहाँ पर है वो ऑर्डर ध्यान रखना, क्योंकि वही यहाँ पर हमारा लगता है। सम ऑफ, क्या लिखा है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो डायगोनल जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका सम करना है। अब ये ए अगर जो बात है, सपोज हम मान लेते हैं कुछ ये इस तरह से A11 A12, सपोज हम 2 क्रॉस 2 का मान लें A21 A22, तो ये कह रहा है सिर्फ इसका सम, ऑफ डायगोनल की बात ही नहीं की जा रही, सिर्फ इसका। तो ये हमारा n होगा, ai होगा। तो इसमें करते हुए अगर जो बात आप इस तरह से भी लिखना चाहो, A11 A12 मतलब A22 A33, इसी तरह से चलता जाएगा, ANN, इस तरह से हो जाएगा। अब ये बेसिकली बता क्या रहा है, अगर जो बात इसका एक एग्जांपल अगर हम यहीं पे देख लें, 1 2 3 4, तो ये कुछ नहीं है। अगर जो बात ये सपोज 8 था, तो ये इसका अगर जो बात ट्रेस अगर निकालोगे तो 1 + 4 = 5। बहुत यूज होगा, आप देखोगे। और ये जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ, बस ये समझ लो 1 से 2 3 वीडियोस की बात है, बट इसके बाद में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये सारी अगर आपको ना मिले तो बताइएगा, ये आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ए और बी ये प्रॉपर्टीज़ अब मैं लिख रहा हूँ, n क्रॉस n का है, तो देन तब क्या होगा, ट्रेस अगर जो बात में आप a प्लस माइनस बी, मतलब चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो ट्रेस ऑफ a और देन प्लस माइनस ट्रेस ऑफ b। अब सपोज अगर जो बात किसी ने ट्रेस ऑफ b इसी तरह से दे रखा था और उसका अगर जो बात उसने निकाल लिया, ये मतलब b के लिए सपोज 4 निकाल लिया, और ये इस तरह से प्लस माइनस करके अगर उसकी मैट्रिक्स, तो कुछ नहीं, अगर आपको वही करना है तो 5 ये हो गया। अगर सपोज प्लस करना था तो ये हमारा 4 हो जाएगा, अगर माइनस करना है वही तो माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो गया। देन इसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है कि a अगर जो बाय द वे n क्रॉस p है और b अगर जो हमारा p क्रॉस n है, देन क्या होगा, देन होगा ट्रेस ऑफ ए बी, ये हमारा होगा इक्वल ट्रेस ऑफ बी ए के। अब अगर जो बात है इसका ऑर्डर देखो तो n क्रॉस p हो जाएगा, और ये हमारा इसका ऑर्डर p क्रॉस n है। इसका अगर जो ऑर्डर आप देखोगे तो p क्रॉस n, मतलब ये अगर फाइनल देखोगे तो ये हमारा क्या बनेगा, n क्रॉस n का, और ये देखोगे तो n क्रॉस p का हो गया। इसका जो देखोगे तो फाइनल हमारा ये बनेगा। तो ये दोनों इस केस में देखो जबकि डिफर है, तो ये इसका जो ट्रेस का वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा। और इसको इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि इस पे कुछ लिखना है। इक्वेशन फर्स्ट से n कैन बी लेस देन
p भी हो सकता है, मतलब n लेस भी हो सकता है, या तो n इक्वल भी हो सकता है, या तो n हमारा ग्रेटर भी हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी इस केस में आ सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि a अगर जो बाय द वे हमारा n क्रॉस p है और ये हमारा रो होता था, ये हमारा कॉलम होता था, देन देखो, सॉरी इसको हटा दे, देन ट्रेस अगर जो बाय द वे लगे, a का ट्रांसपोज है और a है, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे, सिंपल सी बात है। और ये अगर जो बात है इसमें अगर जो आप देखोगे इसका फाइनल, क्योंकि मैंने बोला था समेशन भी वहीं पे लगेगा, तो ये हमारा दे रखा है n क्रॉस p और इसका है p क्रॉस n। ये देखोगे तो ये हमारा पूरा फाइनल बनेगा p क्रॉस p का, तो इसका मतलब i बराबर 1 से n जाएगा, तो सॉरी p जाएगा। और ये हमारे क्या होंगे, ए आई डैश और ए आई हो जाएंगे। और यहाँ पर ए आई जो हैं, ए आई जो हैं वो क्या है, आयत आयत कॉलम ऑफ ए होंगे। इसी तरह से अगर इसको अगर हम चेंज कर दें और ट्रेस ऑफ, ये यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये अगर जो हो जाता है और i बराबर 1 से n हो जाता है, ए आई डैश ए आई, तो यहाँ पर ए आई जो हैं वो हमारे आयत रो होंगे, किसके होंगे, ए के होंगे। अच्छा, एक मिनट, ये चीज़ यहाँ पर सही लिखी है, इसको ज़रा देखो जो मैं लिख रहा था। अब यहाँ पर कुछ लोग पूछेंगे, ये जो है हमारा जेन्युइन भी है पूछना, क्योंकि ये जब हमारा रहेगा यहाँ पे, इससे नहीं हम डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे पी लगेगा या नहीं लगेगा। अगर जो बाद में ये इस तरह से है, तब हमारा ये भी इसी तरह से ये लिखा जाएगा, आयत रो के लिए है, आयत कॉलम के लिए है। ठीक है, अगर किसी को इसमें लग रहा हो कि जो मैंने पहले लिखा था वो सही है, तो कमेंट कर देना, मैं उसको सही करूँगा फिर। क्योंकि मुझे भी ऐसा मतलब लग रहा है कि यहाँ पर होना चाहिए, बट चूंकि ऐसा नेक्स्ट जो मैं लिख रहा हूँ उसमें ऐसा नहीं है, तो इस चक्कर में मैं बता रहा हूँ कि ये वाला ये यही होगा मे बी, बट आप देख लेना, अगर जो बाद में ऐसा हो तो हमें बता देना। अगर जो बाद में ये हमारा कुछ दे रखा है, तब इसी को अगर जो बाद में रिप्रेजेंटेशन अगर जो बाद में इसका करना है, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए, और यहाँ पे अब चेंज है ट्रेस ऑफ, या मुझे लगता है वहाँ पर भी चेंज होगा, आप जरा एक बार चेक करना, बताना हमें, आई बराबर 1 से n या j बराबर 1 से p, तो ये हमारा होगा आई जे और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये आप सिंपल है, एक मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, मतलब इसका ऐसे मान लो करके भी देख लेना, तब पता भी चल जाएगा, ऐसा नहीं कि ये आप नहीं कर पाओगे। ये कुछ इस तरह से लेना, फिर बाद में उसकी चीज़ें करके देखना क्या ये हो रहा है नहीं। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ए हमारा जो है n क्रॉस n है, ये कोई एक मैट्रिक्स है, और एक p है जो n क्रॉस n की, ये क्या है, ये सिंगुलर है, मतलब सॉरी नॉन सिंगुलर है। आपके माइंड में आ जाना चाहिए जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं। देन क्या होगा, ट्रेस ऑफ p का इन्वर्स, इसका मैं यूज़ करूँगा, इसलिए ये इसको नोट कर लेना, ये ट्रेस ऑफ a हो जाएगा। अब ये क्या मैंने बता दिया, ये ज़रा देखो, चूंकि मैंने अभी बताया था, ये इसको मैं b मान लेता हूँ, इसको मैं c मान लेता हूँ, तो इसको अगर जो बाद में आप लिखोगे तो ट्रेस a p और ये p का इन्वर्स, और चूंकि ये आपको पता है a का इन्वर्स आई होता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर उसी हिसाब से रहेगा जैसा यहाँ पे आप देखोगे। देन इसके बाद में ए का इन्वर्स और ए अगर जो है तो बी, तो ये हमारा अगर जो है देखोगे तो ये हमारा 1 मतलब आइडेंटिटी हो जाएगा, देन हमारा ए आ जाएगा। ये इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है इकोनोमेट्रिक्स में, मैं यूज़ करूँगा इसमें भी, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट इसमें,
और हाँ, आपको ये भी बताना है कि कैसा मतलब आपको एक्सपीरियंस हुआ है पढ़ करके, कोई ऐसी चीज़ जो अच्छी लगी हो। खराब तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोई भी बता सकता है, अच्छी चीज़ अगर कोई हो तो ज़रूर बताइएगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। देन नेक्स्ट अगर जो बात हम देखें, ए अगर जो बात एन क्रॉस एन है और ये कोई मैट्रिक्स है, सी अगर जो बात एन क्रॉस एन है, ये अगर जो कोई ऑर्थोगोनल है, ये दोनों प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा यूज होंगी कि आप लिखते लिखते थक जाओगे। देन सेम वही ट्रेस सी और ए सी, ये भी ट्रेस ए के इक्वल होगा। ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए यहाँ पर उसकी इसी में अगर तुम जाओगे तो पता चल जाएगा। ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है इनवर्स की। आई आर्थोगोनल का मैंने लिखाया था, इसीलिए मैंने वहाँ पर भी बोला था कि इसको लिख लेना जहाँ पे आपका मन करे, क्योंकि इसका मैं यूज़ बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ। तो सेम वही आ जाएगा। देन इसके बाद में और एक नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए अगर जो बात है हमारा एन क्रॉस पी है, जिसका रैंक अगर जो है वो मैंने आर है, ये मैंने बार बार बताया है क्या आर यहाँ पर है। ए अगर जो बात है नॉन सिंगुलर है, मतलब सॉरी, ए अगर हमारा जी इनवर्स है किसका, ए का, तो देन क्या होगा, देन होगा ट्रेस ए और ये ट्रेस, या इसको ट्रेस ए ये हो गया, ये हमारा इक्वल टू आर होगा, या इसको हम रैंक ऑफ ए भी कह सकते हैं। अब ये खूब यूज होंगे। अब इनको जैसे बाद में ये अगर सपोज वहाँ पे क्वेश्चन आ गया पेपर सेकेंड में, तो कोई बोले कि ट्रेस जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, जी इनवर्स का तो था, तो ये तो उसी की प्रॉपर्टी, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। ये आपको बस ध्यान दिलाने के लिए है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा रहेगा, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, जी आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जा करके आप उस चीज़ के लिए जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बात मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बात में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। जो हमारा नेक्स्ट रहेगा 13 लैम्डा ई, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। ये क्या होता है, ये हमारा होता है आइगन वैल्यू। ये क्या होता है, आइगन वेक्टर, या इसी को क्या हम बोल सकते हैं, ये भी इस तरह से भी दे देगा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ये क्या दे देगा, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ये सपोज ए का है, एक कोई मैट्रिक्स है उसका है। पहले आप इसकी अब देखते हैं यहाँ पर, देन बताते हैं चीज़ें, क्योंकि डेफिनेशन पहले बताना बहुत जरूरी। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कॉमा स्केलर, स्केलर का मीनिंग यहाँ पे लैम्डा है लेकिन आप समझोगे कि 2 3 4 ऐसा कुछ आएगी, एंड ए नॉन जीरो, इस टर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, नॉन जीरो वेक्टर ई। अब नॉन जीरो वेक्टर का पहले अगर जो बाद में नॉन यहाँ पे हटा दे, जीरो वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 0 0। अब नॉन लग गया अगर जो बाद में, तब ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्या ये सही है, तो बिल्कुल ये सही है। क्या ये सही है, 0 0 0 नहीं। क्या ये सही है, 0 1 1 बिल्कुल सही। मतलब पूरी जो भी मतलब पूरा जो कॉलम है या रो है जो भी, उसमें सारी वैल्यूज जो हमारी हैं वो जीरो नहीं होनी चाहिए। नॉन जीरो इसलिए लगाया, तो इसका बहुत ज़्यादा मीनिंग है। इसको छोटे मतलब हल्के या जो भी इसमें मत लेना, ये डेफिनेशन का बहुत ज़्यादा मतलब है। सच दैट करके लिखो यहाँ पे, ये हमारा होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा
खूब पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़ना जा करके। इसको अगर जो बात है कुछ हम इस तरह से लिखें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई लैम्डा ई भी लिख सकते हैं, और ये हमारा यहाँ पर जीरो आ जाएगा। वेक्टर की बात कर रहा है, जीरो के इक्वल नहीं लिखना है। आप देखो जरा, जब इसमें कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर कॉमन लेने के लिए यहाँ पर आई भी हम लिख सकते हैं। भाई कोई जैसे 2 लिखा है और उसके मल्टीप्लाई में 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही मैट्रिक्स में जब आओगे तो 2 लिखा है और अगर जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर जब आपने लिख लिया, सपोज ए है कोई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सपोज ये मान लो ए बराबर 1 2 3 4, और अगर जो ए आई अगर जो आप लिखोगे या आई ए भी लिखोगे तब भी ए रहेगा, ये मैंने लिखाया भी है, ये उसी की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ। अब मैं कर सकता हूँ ए लैम्डा आई, और ये हम इधर वेक्टर कॉमन ले सकते हैं, ये तभी लिया जा सकता है। अब किसी ने ये नहीं लिखा तब ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये होगा। और उसके साथ में मतलब इफ़ या आप फॉर जो भी लगा सकते हो, ये होना कंपलसरी है। मतलब ये समझ लो कंडीशन जो हम लोग छोड़ देते हैं, ये कभी भी जीरो की इक्वल नहीं होगा। तो अच्छा, इसका मतलब 1 मिनट, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कभी भी जीरो की इक्वल नहीं होगा। एंड अच्छा देखो, ये x माइनस का 4, ये कुछ इस तरह से लिखा होता था, तो लिखा है 4 इक्वल टू 0 कर दें। क्या ये बात सही है? या आप चलो इसको छोड़ो, 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, हाँ ये सही है, बट ये कभी क्या 4 0 के इक्वल है? नहीं। वैसे ही समझ लो कि ये इसको इसने दे दिया है कि ये 0 होगा। अब यहीं पे अगर जो बाद में मैं ये कर लेता, ये हटा करके x माइनस का 2, तभी तो आप रूट्स मतलब ये आपने खूब किया होगा, ये इसको एक बार 0 के इक्वल कर दिया, x माइनस 2 को भी इसके इक्वल 0 के कर दिया, देन आपने x की वैल्यूज निकाल ली 4 और x की वैल्यू निकाल ली 2। ठीक उसी प्रकार से ये भी होता है, ए लैम्डा आई जो है ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, ये बात सही है। बट ये जो है ये नहीं सही है। अच्छा ठीक है, अब हम अपने मुद्दे से नहीं हटते हैं और देखते हैं क्या ये बता रहा है। अब हम कुछ देर के लिए बस ये जो ई वेक्टर हमने माना था, कुछ देर के लिए बस ई वेक्टर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ये तो रिप्लेस किया जा सकता है, ऐसा थोड़ी ना कि आप लैम्डा की जगह म्यू लिख लो, ए लिख लो, जो मन करे, इसमें नहीं दिक्कत होनी चाहिए किसी को। तो ये अगर जो बाद में हम लिख देते हैं तो आपने देखा होगा, या देखा नहीं है तो ये देखो जरा, ये हमारा x1 है और ये हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं x1 x2 x3 ऐसा कुछ, और ये हमारा x2 है। देन नेक्स्ट जो हम बनाएंगे ये हमारा कुछ ये, यही हमें वेक्टर मतलब उसकी डायरेक्शन बताता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, लैम्डा एक्स। जो आप देखते हो डायरेक्शन, वो चूंकि आइगन वेक्टर क्या बताता है, देखो ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आइगन वेक्टर क्या बताता है, ये बताता है बेसिकली कि उसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन देखो, किसी भी आइगन वेक्टर, सपोज ये दे रखा है प्लस का a, कोई भी वैल्यू होगी यहाँ पर, तो सपोज बाद में डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन ये है, ये इसकी डायरेक्शन है, और यही सेम लैम्डा, और अगर जो बात यहाँ पे माइनस का ये हो जाए तो बस जो मतलब सॉरी, ये जो इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है ना, बस उसकी जो डायरेक्शन एक तरफ थी वो अपोजिट साइड में हो जाएगी। ये पॉइंट है, इसको ध्यान करके लिख लेना। अब ये लिखाने की जरूरत नहीं है कि आइगन वेक्टर हैं या आइगन वैल्यूज हैं, ये आपको पता है। जब आइगन वेक्टर अगर आपको फाइंड करना पड़ेगा तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। ये कब? जब आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे, आइगन वैल्यू मतलब लैम्डा, जब ये फाइंड करना है तब ये इसका यूज करेंगे। और जो अभी मैंने ये लिखा था ए माइनस का लैम्डा आई इक्वल टू 0, ये हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये हमारा कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट। और देन अगर जो बाद में ए, इसको मैट्रिक्स की तरह लिखेंगे, ए लैम्डा आई अगर जो ई और इसके इक्वल हो जाएगा तो यहां से हम आइगन वेक्टर ई फाइंड करेंगे और ये हमारा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए अगर जो बाय द वे माइनस लैम्डा आई और एक्स है,
is a linear combination of the column of a माइनस का लैम्डा आई and these columns are linearly dependent। तो ये कुछ अलग नहीं लिखा है, जो रैंक में फाइंड करवाता था उसमें जो बताया था मैंने उस लाइन को, उसको अगर आप यहाँ से रिलेट करोगे तो वही सेम लिखा है। अच्छा, देन नेक्स्ट देखो, अगर कोई, ये हम मान लेते हैं कि ये जब आप निकाले जब इस वैल्यू को, और ये कोई सिंगुलर है, सिंगुलर जैसे भी मैंने बोला, तो इसका मतलब ये बेसिकली कुछ और नहीं लिखा है, यही तो आप अभी तक लिख रहे थे, ए लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये एक सिंगुलर ही तो मैट्रिक्स है, या इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। सॉरी, वो जो मैंने ऊपर लिख दिया है वो जरा थोड़ा सही कर लो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने ये लिख दिया, डिटर्मिनेंट करके लिखना है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालते हैं, ये तो आपने खूब पढ़ा होगा। चलो देख भी लो, अगर जो बाद में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है जरा देख लेते हैं। जैसे सपोज ये हम मान लें फाई जेड 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 2 सपोज इक्वल टू, सपोज ये लिखा है, और कैरेक्टरिस्टिक जब रूट निकालेंगे हम इसके तो फाई जेड बराबर 0 कर देंगे और फिर रूट्स निकालेंगे, यही वो चीज़ मैं आपको जो बता रहा था। देन इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि इफ ए, अगर जो इसका ऑर्डर n क्रॉस n है, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो ही इक्वेशन जो मैंने अभी बनाई थी, मतलब ये मैट्रिक्स वाली, विल हैव, मतलब इसके पास n रूट्स होंगे, सिंपल सी बात है, अगर जो बाद में इसका ऑर्डर n क्रॉस n है तो n रूट्स होंगे। ये मैंने आपको बताया भी था कि a का आप ऑर्डर देख लेना, जो भी अगर 2 क्रॉस 2 होगा तो लैम्डा 1 मिलेगा और लैम्डा 2 मिलेगा। तो a दैट इज करके a विल हैव n आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा n, ये हमारा हो जाएगा। और ये कैसे हो सकते हैं, मतलब कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, ऑल नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं, ऑल रियल भी हो सकते हैं, नॉन ज़ीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी यहाँ पे लगा लेना, और ऑल डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ये भी हो सकते हैं। ये हो सकता है कि मतलब लैम्डा 1 की वैल्यू ये भी हो सकता है, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटी, नेसेसरी नॉट नेसेसरी का मतलब ये जरूरी नहीं हो भी सकता है। तो ये लैम्डा 1 सपोज 4 निकाला, लैम्डा 2 भी देखा आपने 4 आया, हो सकता है लैम्डा 1 0 आ गया, लैम्डा, या चलो लैम्डा 3 0 आ गया, ये भी हो सकता है, या तीनों अलग अलग आ गए, ये सपोज 2 है, ये सपोज 3 है, या ये सपोज 0 है, ये भी हो सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये सब यूज करेंगे तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। द आइगन वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस बात को आपको मार्क करके लिखो, कैसे भी लिखो, ये आपको देखना है। आइगन वैल्यूज अगर जो बाय द वे आप निकाल रहे हो किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो वो ऑलवेज कर लो, या जो भी करना है, ये रियल रहेंगे हमेशा, मतलब उसके जो रूट रहेंगे वो रियल रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब रूट्स, ऐसा मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे बाद में ऐसा नहीं होगा कि i+1 या 2i, ये इस तरह से आपको नहीं मिलेंगे, मतलब ऑलवेज रियल रहेंगे, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों मैंने बोला इसको याद करना है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जितना भी आप वर्क करोगे, ज़्यादातर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे करोगे, तो इसलिए आपको ये वाला पॉइंट ही ध्यान रखना है, इसमें नहीं भूलना है। देन इफ एन आइगन वैल्यूज इज 0, देन करस्पॉन्डिंग आइगन जो वेक्टर, मतलब जो करस्पॉन्डिंग, एक मिनट थोड़ा सा लिख दें वरना सोचोगे कुछ लिख भी नहीं रहे, हालांकि ये आप सुनते जाओगे, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। इफ
आइगन वैल्यूज इज 0, मतलब लैम्डा बराबर अगर 0 है तो द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज नॉट 0। ये मतलब जरूरी नहीं है कि ये 0 हो, ये तो मैंने आपको बताया भी था। अब इसको अगर दोबारा समझना है कैसे, ये कोई इक्वेशन थी, मतलब कोई नहीं, ये लैम्डा आई और ये हमारा x के इक्वल 0 हो गया, और ये मैंने बोला कि ये इसकी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 है। लेकिन ए एक्स बराबर 0, ए हो सकता मे बी 0 हो, बट एक्स नॉट कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब एक्स जो है हमारा वेक्टर जो है ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बाद में पॉइंट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में जो पॉइंट है, अगर जो बाय द वे ए माइनस का लैम्डा आई और ये अगर सपोज हमारा एक्स दे रखा है या 0 दे रखा है, जो भी वेक्टर, मतलब सपोज एक्स दे रखा है या ई दे रखा है, वो आप देख लेना, क्योंकि मैं आगे जब यूज़ करूंगा वहां पर ई करूंगा, तो इसलिए अगर यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखना कि मल्टीप्लाई बोथ साइड के एक स्केलर है, तो स्केलर सपोज मतलब चलो के की जगह पे मैं 2 मान लेता हूँ, तो ए लैम्डा आई एक्स बराबर 2 और ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो ये फिर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लैम्डा आई और ये हमारा हो जाएगा 2x बार, मतलब आइगन वेक्टर x, ये 0 हो जाएगा। अब इसी को हम के से अगर रिप्लेस करें तो ये हमारा के हो जाएगा। अब मैं बोल क्या रहा हूँ जरा देखो, x जब आइगन वेक्टर था, आइगन वेक्टर है a का, इफ देन अगर k मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारा अब क्या होगा, वो हमारा आइगन वेक्टर ये a का ही यही रहेगा, अगर बोथ साइड अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन होंगे, और अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आती होंगी तब आप कर पाओगे, नहीं आती होंगी तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मैं हर जगह या मैक्सिमम जगह आपको ये देखे, मतलब आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत ज़्यादा समझ लो, ये जो इधर जितना भी मैं आपको पढ़ाया है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये 99% इसका यूज होगा, 1% हो सकता कोई ऐसी चीज़ मैंने पढ़ा दी हो ना यूज हो। आइगन वैल्यूज़, ये अगर जो बात ए है तो सी अगर लैम्डा करोगे तो ये इसकी मैट्रिक्स ये हो जाएगा, मतलब अगर ये आइगन वैल्यूज़ है और सी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड में करेंगे, और सी जो है ऐसा ना हो सी को आपने 0 ले लिया, 0 नहीं होना चाहिए, वरना तो खेल ही खत्म कर देगा। एक्स अगर जो बाय द वे आइगन वेक्टर है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आइगन वेक्टर आप समझ लेना, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग, मतलब और इसके करस्पॉन्डिंग, या इसको इस तरह से, चलो ये लैम्डा हम कर लेते हैं, या इसको हम डायरेक्ट करके ये भी लिख सकते हैं, लैम्डा और एक्स ये आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर है, तो देन अगर जो बाय द वे इधर हम सी और ए कर लें तब हमारा क्या होगा, तो सिर्फ अगर जो यहाँ पे अगर चेंज हुआ है तो यहाँ पे सी लैम्डा हो जाएगा और ये हमारा सेम वैसे की वैसा ही रहेगा। अच्छा, देन इसके बाद में उसके बाद में लैम्डा अगर जो बाय द वे ये सपोज मान लेते हैं ए है, देन सी लैम्डा और प्लस में के, मतलब ये कोई और क्वांटिटी मान लेते हैं, तो ये भी कुछ इसी तरह से होगा, सी प्लस के और आई, क्योंकि वहां पर तो सपोज ये 2 दे रखा था इसकी वैल्यू, और ये एक हम 2 और मान लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 3, बट ये जब चूंकि ये मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स के साथ में आएगा तो वो आइडेंटिटी हमारा बन जाता है जो हम उसको लिखेंगे, और जो इसके साथ में करस्पॉन्डिंग में जो इसका वेक्टर है तो वो हमारा सेम रहेगा इसके लिए भी और इसके लिए भी, ये मैंने अभी ऊपर दिखाया है आपको, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। देन नेक्स्ट हमारा देखो, नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है कि अगर जो बात है लैम्डा हमारा ए का सपोज आइगन वेक्टर है, और इसको हम करके भी दिखा दें, क्योंकि एक इसमें करके दिखा देते हैं वरना आपको ये ना लगे कि सारा बस हवा में चल रहा है। और ये बोला जा रहा है कि अगर जो बाय द वे बोला नहीं जा रहा है, ये
अगर जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा आप समझो। इसी को डॉट डॉट करते चले जाओ। मतलब सपोज इस ए के लिए, मैट्रिक्स के लिए आपने जो आइगन वैल्यू निकाली ये 2 होगी, फिर इसी ए का आपने स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर कर देना है। इसी तरह से लैम्डा की पावर के है तो ए की पावर भी के हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया ए की पावर के एक्स और लैम्डा की पावर के एक्स बार। देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है कि अगर जो ये लैम्डा अगर जो ए का है और ए हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब देखना ध्यान करके 1 अपॉन जो लैम्डा इसका जो आएगा वो इसका भी इन्वर्स होगा। लेकिन जो आइगन वेक्टर है वो सेम रहेगा, चाहे ए के लिए निकालो चाहे ए इनवर्स के लिए निकालो। तो इसको आप कुछ इस तरह से भी चाहो तो लिख सकते हो, लैम्डा एक्स बार। तो ये ए और ए हमने बता दिया है कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए, और ये हमारा 1 अपॉन लैम्डा है और ये हमारा एक्स बार है, तो ये भी हमारा क्या है, ये ए इनवर्स होगा। अच्छा, देन इसके बाद में नेक्स्ट एक देख लेते हैं कि अगर जो ये लैम्डा इसके लिए है 1 माइनस का लैम्डा अगर हम करें तो सिंपल सी बात है, 1 तो वेक्टर के मतलब जो डिजिट लिखी है या नंबर्स लिखे हैं तब तो 1 रहेगा, और अगर वेक्टर में लिखोगे तो वही चीज़ ये हो जाएगी। या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस का लैम्डा, तो ये भी हमारा आई और ये इसका इनवर्स, चूंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है इसको ये नहीं लिखना, आई माइनस का ए। ये मैट्रिक्स में ही गलत है, मैट्रिक्स में ही उसका इनवर्स होता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, अगर जो 1 लैम्डा 1 है तो देन जो हमारा होगा 1 माइनस का लैम्डा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, सिंपल सी बात, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 माइनस लैम्डा को, 1 माइनस का लैम्डा इसका ये, और ये हमारा ये कुछ सीरीज ओपन होती है, अगर ये नहीं आपको पता है तो ये आप ध्यान रखिएगा, या फिर आप फार्मूला बैंक में जाइए, ये सीरीज वाला जो सेक्शन है उसको आप कर लो अगर जो आपको प्रॉब्लम है तो, या आप गूगल भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अगर कोई ये बोले कि सिर्फ मुझे ये दिक्कत थी तो आप गूगल भी कर सकते हो, पूरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई करेगा तो देन सॉरी आई माइनस का ए, जब ये आप लिखोगे तो ये आई आएगा, ये वही सेम ये चलेगा, बस मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की तरह इसको देखना, ए क्यूब, ये इसी तरह से चलता जाएगा। देन प्रोडक्ट में हम देख लेते हैं कि ए अगर जो बाय द वे इसका अगर जो बाय द वे रैंक एन क्रॉस पी है और बी अगर जो बाय द वे पी क्रॉस एन है, तो देन क्या क्या होगा वो जरा देखो। फर्स्ट, द नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी आर द सेम, मतलब ए बी सेम होंगी बी ए के लिए अगर जो ये आइगन वैल्यूज, सिर्फ आइगन वैल्यूज। सेकेंड देखना, इफ एक्स अगर जो बाय द वे इज ए आइगन वेक्टर है ए बी का, तो देन बी एक्स अगर जो बाय द वे हम लगाएं तो ये बी ए का होगा। ये भी आप देख लीजिएगा, ये प्रोडक्ट में समझ लो, ये प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे डाल लेना चाहो तो, या प्रोडक्ट लिख करके भी आगे आप काम कर सकते हो। ए अगर जो बाय द वे एन क्रॉस एन का अगर मैट्रिक्स है तो दो कंडीशन होंगी। इफ पी अगर जो बाय द वे एन क्रॉस एन का नॉन सिंगुलर अगर मैट्रिक्स है तो देन ए और मतलब एंड पी और ए पी, ये मैंने आपको दिखाया भी था, हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट, रूट मतलब आइगन वैल्यूज। सेकेंड देखो, सी अगर जो बाद में हम मान लेते हैं एन क्रॉस एन का है और सेम नॉन सिंगुलर है, तो ए एंड सी ए सी, ये यहां पे मे बी आर्थोगोनल होगा, नॉन सिंगुलर नहीं होगा, आर्थोगोनल।
ये आप ऑर्थोगोनल कर लेना, तो ये भी हमारा यही रहेगा। ये भी हमारा ऑर्थोगोनल रहेगा। देन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी हेडिंग है, ये डाल लें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये ऐसा नहीं, ये मत समझिएगा कि ये मैंने तो पढ़ा दिया था, ये मैं उसके बाद का बता रहा हूँ। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर में, अभी इससे ऊपर वाला जो मैंने बताया है ये प्रोडक्ट के लिए बताया है, नीचे जो मैं बताऊंगा आइगन वेक्टर के लिए बताऊंगा। ठीक इसी तरह से मतलब आइगन वेक्टर सॉरी, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, देन देखोगे पॉजिटिव पॉजिटिव डेफिनिट सेमी डेफिनिट के लिए, देन इसके बाद में आप नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। ठीक, तो ये आप ध्यान देना। और इसमें एक जो प्रॉपर्टी है वो समझ लो बैकबोन है पीसीए का, तो इसमें एक प्रॉपर्टी जब आएगी उसको मैं भी समझाऊंगा, तो आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज़ में ही ये भी एक होता है सिस्टमैटिक। हालांकि ये मैंने वहाँ पर आपको अलग से पढ़ाया है, बट ये अगर आप देखोगे तो इसके लिए क्या क्या मतलब सिस्टमैटिक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इससे पहले जो हमने अभी प्रोडक्ट देखा था। और एक बस फीडबैक के लिए ये पूछना है कि जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं वो उनकी मैं जान करके मतलब जानबूझ करके थोड़ी सी उसकी वॉइस जो है उसकी स्पीड को मैं बढ़ा रहा हूँ। तो अगर जो बात में अगर किसी को अगर ऐसा लगता है कि स्पीड नॉर्मल रहनी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उसको फिर नॉर्मल स्पीड में ही जैसे मतलब वीडियो रिकॉर्ड होती है वैसे ही मैं अपलोड करूँगा। अगर जो बात में सबको अगर सही लग रहा है तो फिर उसके लिए भी आप थम्स अप कर सकते हैं कि हाँ मतलब आल ओके है। और आप कभी कभी ये लगता होगा कि जो स्क्रीन पर है ये बहुत ज़्यादा मैं पूरा मतलब पूरी स्क्रीन को एक सिस्टमैटिक वे में नहीं लिखवाता हूँ। अगर ऐसा भी अगर किसी को अगर प्रॉब्लम है कि मतलब बहुत ज़्यादा आपस में चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ा अच्छे से मतलब अगर जो बात में एक्सप्लेन करने के बारे में अगर जो आप राय देते हैं तो मैं उसको भी फॉलो करूँगा। प्रॉब्लम अभी ये थी कि सिर्फ अभी आपको मैट्रिक्स की चीज़ें समझानी है, देन इसके बाद में जब मल्टीवेरिएट जब उसके जब प्रूफ या जो भी चीज़ें रहेंगी वो बढ़िया अच्छे से और एक सिस्टमैटिक वे से मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको पढ़ाऊँ। अच्छा, अब ये ज़रा देखो, इसमें फर्स्ट इसमें ये रहेगा कि लेट ए हमारा ए बी एन क्रॉस एन का सिस्टमैटिक मैट्रिक्स है। तो जो इसका फर्स्ट रहेगा ये हालांकि मैंने कल लिखाया भी था, जिस जो इसके आइगन वैल्यूज़ रहेंगे मतलब जो भी आप कैलकुलेट करोगे वो सब क्या होंगे, ऑफ ए इज़ रियल। रियल मीनिंग मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो उसकी वैल्यूज़ सपोज लैम्डा बराबर -3 या 2 इस तरह से आएगा, या 0.5 ऐसे कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है। बट आप ये इस तरह से नहीं आएगा कि 3i+4 ऐसा कुछ इमेजिनरी नंबर जैसा कॉन्सेप्ट इसमें रियल मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नहीं आएगा। और ज़्यादातर आप थ्योरम्स में देखोगे कि जब थ्योरम स्टार्ट होगी तो वहाँ पर लिखा होगा कि ए इज ए रियल, कॉमा फिर लगा होगा फिर सिस्टमैटिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब वो जो रियल वहाँ पे डिनोट कर रहा है वो इसी की बात कर रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन इसके बाद में जो सेकंड इसका रहेगा इसी में, वो ये रहेगा कि जो इसकी आइगन मतलब वेक्टर रहेंगे, सपोज ये मैंने x1 x2 डॉट डॉट xn ये हमारे हैं ए के। तो ये जो हैं ये डिफरेंट हमारे जो आइगन वैल्यूज़ आप निकालोगे ये उसके लिए है, तो ये वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पर। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट आइगन वेक्टर हमारे रहेंगे। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मैं जब भी लैम्डा जैसा कुछ लिखूंगा तो ये आइगन वैल्यूज़ की बात करूँगा। एक्स नीचे वेक्टर लगा दूँ या ई करके वेक्टर लगा दूँ या सी करके वेक्टर लगा दूँ या बी करके वेक्टर लगा दूँ, ये आइगन वेक्टर हैं। वेक्टर की पहचान सिंपल सी बात है, मैंने बताया है कि मैं जितना भी पढ़ूंगा उसमें उसके नीचे वेक्टर के ऐसा साइन लगा दूंगा। अच्छा, तो ये क्या होंगे, ये जितने भी होंगे ये हमारे अलग अलग हैं, तो ये होंगे आर म्यूचुअली आर्थोगोनल।
अब आर्थोगोनल यहाँ पर उसका मीनिंग ज़रा देख लेते हैं। पहले मैं सेंटेंस कंप्लीट कर लेता हूँ। ये आर्थोगोनल होंगे, देन मतलब या कॉमा करके द आइगन वेक्टर एक्स के प्लस 1 एक्स के प्लस 2 इसी तरह से चलता जाएगा एक्स एन करस्पॉन्डिंग टू नॉन डिस्टिंक्ट, मतलब यहाँ पे अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट मतलब बात की जा रही है अलग अलग, यहाँ पे नॉन डिस्टिंक्ट मतलब ये अलग अलग नहीं होंगे। अब इसका मीनिंग अभी मैं बता रहा हूँ आपको, हालांकि ये आपको समझ में आ गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक रूट कह लें, या मैंने कल बताया भी था कैरेक्टरिस्टिक रूट कहें या आइगन वैल्यू कहें, बात एक ही है। कैन बी चूजन टू बी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एंड, इसको अगर जो बाद में आप इस तरह से अगर लिखना चाहें, टू द अदर आइगन वेक्टर दैट इज करके मैं ये बोल रहा हूँ। आर्थोगोनल मैंने कल समझाया भी था कि सपोज ये एक्स आई है और इसका ट्रांसपोज ले लें, और ये एक्स जे है, ये हमारा आर्थोगोनल होगा अगर जो इक्वल हो जाएगा। आर्थोनॉर्मल के लिए 1 होना पड़ेगा और ये हमारा नॉट इक्वल टू जे है। मतलब सपोज आपने लैम्डा 1 की वैल्यू निकाल ली 3, लैम्डा 2 की वैल्यू आपने निकाल ली 4, तो ये अलग अलग वैल्यूज़ हो गई। इसी तरह से अगर जो बाद में सपोज लैम्डा जो 3 की वैल्यू है वो सेम आ गई, तो वो बोल रहा है कि इनके जो बाद में आइगन वेक्टर, सपोज मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया E2 E3 मतलब E1 E3 E2, तो ये बोल रहा है कि इसमें से किसी का भी अगर जो बाद में आप लेते हो, ये सिमेट्रिक के साथ में होगा तो ये 0 होगा, E2 E3 के साथ में होगा तब भी 0 होगा। इसी तरह से E1 और E2 का अगर जो बाद में आप आइगन वेक्टर को अगर मतलब प्रोडक्ट की तरह अगर जो, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा प्रोडक्ट की तरह, तो ये 0 हो जाएगा। यही अगर जो बाद में इक्वल होकर के 1 हो जाता है तो इसका मतलब आर्थोनॉर्मल की बात की जा रही है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो बी है नंबर, वो जरा देखो। बी हम देख लेते हैं, पहले मैं लिखता हूँ देन आपको समझाता हूँ। बहुत ज़्यादा यूज होगा, मैंने बोला भी था कि इसकी जो ये वाली प्रॉपर्टी रहेगी वो बहुत ज़्यादा यूज होगी। स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन ऑफ ए यहाँ पर मैंने माना है मैट्रिक्स को, तो वही जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके लिए ज़रा हम देखते हैं क्या है कि ए अगर जो बाय द वे कोई हमारा n क्रॉस n का है और ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विद इसके जो आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर हैं, तो ये आइगन वैल्यूज़ रहेंगी और ये हमारे आइगन वेक्टर रहेंगे। बट यहाँ पर एक जो मतलब आइगन वेक्टर चाहें तो आप इस तरह से, ये आइगन वेक्टर यहाँ पे ये समझ लो ये आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैंने बहुत अच्छा बताया था आपको, आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ पे जब इस जो प्रॉपर्टी में रहेगा तो ये आर्थो नॉर्मल रहेंगे, आर्थो नॉर्मल आइगन वेक्टर रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये जब आर्थो नॉर्मल होगा तभी ये स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन जैसा कॉन्सेप्ट कुछ आएगा। तो ये बस 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मैंने आर्थो नॉर्मल बनाने के लिए आपको बताया भी था कि आपको कुछ नहीं करना है, जिससे मतलब जिसके लिए आप कर रहे हो, ये सपोज आइगन वेक्टर इसके लिए था, उसकी लेंथ से उसको अगर जब बाद में आप डिवाइड कर दो तो हमारा ये कुछ आर्थो नॉर्मल बन जाएगा। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिखाया था, वो आपको आता होगा उम्मीद करता हूँ। तो ये जो होगा तो इसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा, लिखा जाएगा, ये ज़रा देखो। ये हमारा C, ये हमारा D और ये इसका डैश, ये बेसिकली क्या है ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा, बहुत ज़्यादा।
तो अगर जो बाय द वे ये आप अगर जो बाय द वे देखो, इसका ऑर्डर आपको पता है n क्रॉस n है, तो इसका मतलब जो इसके अंदर भी होंगे उनका भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनका भी हमारा n क्रॉस n का ही बनेगा। ये हमारा i से n रहेगा और ये हमारा लैम्डा i रहेगा। लैम्डा i अभी मैंने बताया आपको आइगन वेक्टर है। और ये अगर जो बाय द वे आप लिखोगे इसका ट्रांसपोज के लिए ये भी आप कर सकते हो। तो ये आर्थो नॉर्मल यहाँ पे लिखे होंगे। अब मैं जो बुकिश लैंग्वेज में आपको बताता हूँ वो क्या लिखेगा, तो आप घबराइएगा नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने गलत लिखा है, मैंने गलत नहीं लिखा है। मैंने सिर्फ आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप ये मान के बैठे हो कि यही बस होता है, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। सपोज ये लैम्डा ई इस तरह से वो लिखेगा और वो ये लिख देगा और फिर बाद में देन ये वाला फार्मूला लिखेगा, और ये फार्मूला जब लिखेगा तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, लैम्डा ई आई और ई आई इसका ट्रांसपोज। तो कोई बोलेगा ये तो अलग अलग चीज़ हो गई, ये तो हमने आइगन वेक्टर के लिए बताया, ये अलग अलग नहीं है, सेम है। चूँकि आपने जो स्टेटमेंट लगी है उसको आपने अगर सही से पढ़ा नहीं होगा तभी आपको ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस स्टेटमेंट में ही वो बोल देगा कि ये आर्थो नॉर्मल हैं, आर्थो नॉर्मल। इसलिए कोई भी स्टेटमेंट जब लिखी हुआ करे तो उसको अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि उसी स्टेटमेंट में ये यहाँ पे आर्थो नॉर्मल वेक्टर जो बोल रहा था वो मैंने ये ले लिया है समझने के लिए आपके, जिससे कि आपको आगे कहीं दिक्कत ना हो, आप दोनों में डिफरेंस निकाल पाओ। और ये बस उसने ये कह दिया है कि ये मैं इसको ही आर्थो नॉर्मल मान रहा हूँ। तो आर्थो नॉर्मल इसको मान रहा हूँ का मीनिंग ये हो गया कि जैसे बाय द वे सपोज जो ये आप ये करते थे 0 1 0 सपोज है, तो ये चाहे लिखें या चलो यहाँ पर ये हटा देते हैं, इसको भी 1 कर लो। अब ये किसी ने किया, क्योंकि अब इसने क्या बोल रखा है, इसने बोला है ये आर्थो नॉर्मल होना चाहिए। तो तुमको ये चेक करना है क्या ये आर्थो नॉर्मल है। अगर जो बाय द वे इनकी यूनिट मतलब इस ई का अगर जो बाय द वे आप स्क्वायर करो सारे एलिमेंट्स का 1 + 1 बराबर, क्या ये 1 के इक्वल आ रहा है, तो ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, ये आ रहा है √2 के इक्वल। तो इसका मतलब अभी इसको आर्थो नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो आर्थो नॉर्मल कैसे बनाएंगे, आर्थो नॉर्मल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर जो बाय द वे सपोज ये समझ लो उसने ये चीज़ लिखी ही नहीं, उसने डायरेक्ट ये लिख दिया 0 1/√2 और ये 1/√2, ये उसने कुछ यही इसी को आर्थो नॉर्मल बोल दिया। आर्थो नॉर्मल जब लिखा है तो बस आपको ये चेक करना है कि ये आर्थो नॉर्मल होगा कि ये होगा, बस। अब यहाँ पे अगर जो बाय द वे ये अगर समझो, ये मान लेते ये कोई दो मैट्रिक्स हैं, मतलब मैट्रिक्स सॉरी वेक्टर हैं, ये एक हमारा वेक्टर है और ये हमारा वेक्टर है। सपोज ये दो दे रखे हैं, इसमें ई का मैंने केस ही हटा दिया। ये आप अब सोच कर बताओ कि इसमें से कौन सा आर्थो नॉर्मल है और कौन सा आइगन वेक्टर सिर्फ है। तो ये है आर्थो नॉर्मल आइगन वेक्टर, ये है सिर्फ आइगन वेक्टर। तो यही है डिफरेंस, ये आपको ध्यान रखना है। बुकिश लैंग्वेज चाहो लिखना चाहो तो बुकिश लिखो, या चाहो तो ये, क्योंकि मैं यूज़ करूँगा तो यही यूज़ करूँगा, तो क्योंकि आपको डिफरेंस थोड़ा पता चलता रहे इसलिए मैं इसका यूज़ करूँगा। अब इसमें कुछ चीज़ें जो नोटेशन हमने मानी हैं उनको मैंने मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है। ए तो आपको पता है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सी जो है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है आर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब आर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका भी मीनिंग मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप समझोगे, या आप यहीं पे लिखना चाहो तो लिख लो। ये हमारी इसकी बात कर रहा है I1, सपोज इसके लिए अगर जो बात भी आप लिख रहे हो, ये हमारे आर्थोगोनल वेक्टर हो गए, सॉरी आर्थो नॉर्मल वेक्टर को जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे मतलब वेक्टर के, तो इसको हम बोलेंगे आर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये कोई बोलेगा कि ये तो वेक्टर जैसा दिख रहा है जबकि आपने तो मैट्रिक्स बोला है, तो ऐसा नहीं है। इसको जब आप थोड़ा देखोगे तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे। पहले डी को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये है डायगोनल λ1 λ2 ... λn। और ये इसलिए भी आपको ये याद रखना है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये पूछा गया है और ये प्रॉब्लम करेगा। जैसे सपोज आपके पास जो कैलकुलेटर होगा, कोई भी XYZ कोई भी आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो, आप देखोगे कि वहाँ पर इसका इन्वर्स निकालना आसान है। आप उसमें
वैल्यूज़ पुट करोगे और उसका इन्वर्स करोगे, आ जाएगा। बट अगर जो बाय द वे ये पूछ लिया उसने, तब क्या करोगे? तो कोई ये बोलेगा कि मैं ये कर लूँगा, इसका पहले निकाल लेंगे मैट्रिक्स, फिर बाद में उसके ऊपर अंडर रूट कर देंगे। करके देखना, नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तब क्या करेंगे? तब आपको यही करना पड़ेगा जो ये मैं बात कर रहा हूँ। ये मैट्रिक्स है, ये 1/2 हो जाता है, तो यहाँ पर भी 1/2 माइनस में हो जाता है। और इसका निकालना बहुत आसान है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मुझे याद आ गया क्योंकि इसी पे क्वेश्चन जब आप देखोगे लास्ट कैनोनिकल कोरिलेशन में 25 नंबर का क्वेश्चन आया था। बस कुछ नहीं करना था, बस इतना सा ही है उसमें कैलकुलेशन। बट ये अगर आपको नहीं आता होगा तो आप बहुत ज़्यादा फंसोगे। हालांकि मैं उसका अल्टरनेटिव वहाँ पे एक बताऊंगा, बट आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, कभी अगर जो बाद में आपके माइंड से स्किप हो गया तो आप यहाँ से भी चीज़ कर सको। अब ये क्या होता है, ये जरा अगर आप देखो, अगर जो बात है हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ये हमारा सपोज़ ये हम मान लेते हैं, सपोज़ हमारा 4 है, ये मान लेते हैं 9 है, और नेक्स्ट हमारा मान लेते हैं 25 है। तो अगर जो बात है इसको अगर जो बात है मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने बताया भी था आपको कि किस तरह से लिखोगे। ये हमारा 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, और ये 25। क्यों ऐसा मैंने बोला कि ये इससे निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, उसका रीज़न आप देख लो, समझ में आ जाएगा। ये हमारा डी सपोज दे रखा है, और डायगोनल में सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि इसका सपोज अगर बाय द वे आपको इन्वर्स निकालना है या आपको ये सिर्फ करके निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। ये जितने भी ये दे रखे थे हमारे, इनका अंडर रूट कर दो और सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही रखो। मतलब ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा, और वो सारी वैल्यूज़ मतलब 0 जो हैं ये लिख लोगे। अब इसको अगर जो बाद में और लिखना चाहो तो ये हमारा कुछ हो जाएगा 2, 3, 5। अच्छा, अगर जो बाद में कोई बोल देता है कि चलो इसका इन्वर्स निकाल दो, कुछ नहीं इन्वर्स निकालने में है, आपको बस करना है 1/4, 1/9, 1/25। बस इसकी यही वैल्यूज़ को आप पलट दोगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा। ये आप ज़रा एक बार चेक कर लेना इसका इन्वर्स, क्योंकि या 1 मिनट मैं चेक कर ही लेता हूँ। मैं कैलकुलेटर से आपको करके दिखा रहा हूँ। आप कैलकुलेटर, आपको कमेंट करना है कि आपके पास कौन कौन सा कैलकुलेटर है, मतलब कौन सा कैलकुलेटर आप यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं उसमें भी आपको जल्द ही एक बताने वाला हूँ वीडियो ला करके, या जब भी मैं एग्जांपल स्टार्ट करूँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा बाकायदा कि कौन सा कैलकुलेटर आपको यूज़ करना है। कैलकुलेटर भी यूज़ करना आपको आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पेपर 3rd, पेपर 4th जो होगा, अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आता होगा तो आप देखोगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम आपका इसी चीज़ में ख़राब हो जाएगा। तो ये आप अभी से प्रैक्टिस करते रहो। जो जिस कैलकुलेटर से अभी प्रैक्टिस करोगे उसी कैलकुलेटर से आपको एग्ज़ाम हॉल में भी करना पड़ेगा, तब तो बेस्ट है। अगर जो सपोज़ अभी कोई आप फ्रेंड्स का सपोज़ आप मान लो कि कोई कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो कि हम उसी टाइम पे ख़रीद लेंगे, तो आप देखोगे या आप नोटिस करते होगे, क्योंकि अब तो सबके पास स्मार्टफ़ोन है। अपना जब स्मार्टफ़ोन अगर आपको ओपन करना होता है, तो अगर सपोज़ आपकी आइज़ को अगर बंद कर दिया जाए, आपकी आँखों को अगर बंद कर दिया जाए, तो आप देखोगे कि फिर भी आप चीज़ें उसमें कर ले जाओगे। मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बट वही अगर जो बात है कोई नया पर्सन या किसी अननोन पर्सन या ऐसे भी मानो कि आप मम्मी पापा या भाई बहन किसी का भी अगर फ़ोन अगर आप चला रहे हो, तो आपको उसमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल सेट हो चुका है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो ये आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है इसमें। मैं इसमें ये कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, और आप भी इसको बता सकते हो। कमेंट करिएगा कि जो मैंने लिखा है वो सही है या नहीं। मैं इसको हालांकि आपको बताऊंगा कैलकुलेट करना, बट अभी के लिए आप इस तरह से मान लो। हाँ, जो मैंने बताया है यही है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने बताया है ये बिल्कुल करेक्ट है, मैंने चेक कर लिया है। तो आप ये मान के चलो कि सोचो 1 मिनट में आपका ये कैलकुलेट हो गया। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा कठिन बात नहीं है। आप ए मैट्रिक्स का पहले आप ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकाल लो, फिर आइगन वैल्यूज़ से आप आइगन वेक्टर निकालोगे, आइगन वेक्टर से आप ऑर्थोनॉर्मल आइगन वेक्टर निकाल लोगे, वो हमारा सी हो जाएगा, मतलब सी मैट्रिक्स हो जाएगा। और देन आप इसमें रखोगे वैल्यूज़, और आपको डायरेक्ट ये वाला आंसर मिल जाएगा, जो कि आप कैलकुलेटर से नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये बात आपको माइंड में बिठा लेनी है। अब इसमें अगर जो बाद में सपोज यही अगर जो 1/2 भी करना होता तो कुछ नहीं, इसका 1/2 कर दो, ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया।
तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बट यहीं पे इस मैट्रिक्स का अगर जो बात है सपोज 1/2 3 4 7 और इसका अगर जो बात है 1/√2, आप करके देखना, सिंपल सी बात है। किसी उस चीज़ को मत मानना जब तक कि आप उसको जान ना लो। तो आपका जानने का काम है, आप बिल्कुल जान के देखिएगा, मतलब करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। अब मैं ये बता रहा था आपको कि ये आइगन मैंने लिखाया तो आपको, और ये जितनी भी चीज़ें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप देखोगे कि जब वहाँ पे मैं समझा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि ये मैंने आर्थोगोनल मैट्रिक्स बोला है, और आप अगर समझो तो ये मैंने ये इस तरह से कुछ लिखा है, तो ये वेक्टर जैसा लग रहा है। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, अगर जो बाद में आप अच्छे से प्रॉपर फॉलो कर रहे होगे तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर नहीं आता है फिर भी आप देख लो, और फिर भी आपको आना चाहिए कि ये सपोज इसके लिए आपने आइगन वेक्टर मतलब आर्थो नॉर्मलाइज्ड जो आइगन वेक्टर हैं वो सपोज आपने कैलकुलेट किए 0 1 0। इसी तरह से इसके लिए आपने किए, ये सपोज 2 है, तो ये सपोज आपने निकाला 1/√2 0 -1/√2। सपोज इसी तरह से किसी ने ये कैलकुलेट किया। नॉर्मलाइज्ड की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, तो नॉर्मलाइज्ड पे ध्यान देना। आइगन वेक्टर तक इंसान पहुँच जाता है, वो उसके माइंड से ही स्किप हो जाता है पार्ट, तो वहाँ पर गलत करके आएगा। इस बात की पूरी उम्मीद है। ये हमारा कुछ लड़का है। तो अगर जो बात में सपोज इसमें 3 ही वेक्टर होते तो हम इनको कुछ इस तरह से भी लिख सकते थे, या इनको हम थोड़ा इस तरह से, अगर जो बात है हम इसी को अगर जो बात है ट्रांसपोज करके लिखें। और हाँ, ये सॉरी, ये यहाँ पर हमने ये भी लगाना था, ये ना लगा करके मैं इस तरह से इसको लिखता, जो कि मैं लिखना भूल गया था। और सपोज ये 3 हो गया, इसी तरह से n तक जाएगा। चूंकि मेरा सिर्फ यहीं तक है तो मैं इसको यहाँ तक लिख लूँगा। अब इनकी वैल्यूज़ को अगर आप लिखोगे, सपोज ये कुछ अब बना, ये वैल्यू जब रखोगे तो ये हमारा ये वाली मतलब आ जाएंगी वैल्यूज़। देन ये लिखोगे, देन ये इसके लिए लिखोगे, तो देखोगे कि ये एक मैट्रिक्स ही बन गई है। तो ऐसा नहीं है, आपको ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। इसको मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इसको जितनी बार आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो लगा के रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से मैं चीज़ें कराऊंगा। आप देखोगे भी बहुत जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपने स्किप कर दिया इस पार्ट को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जा करके आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बात है मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूँगा। अगर जो बात में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसी में कि इफ़ ए अगर जो बात में हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बोला है, तो सिमेट्रिक आप मत मानिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n का है, कोई भी मतलब एनी, और इसकी ये आइगन वैल्यूज़ हैं λ1 λ2 डॉट डॉट लैम्डा n। देन क्या क्या हो सकता है वो ज़रा देखो। अगर जो बाद में इस आइगन मतलब वैल्यूज़ को अगर जो आप इस तरह से देखोगे तो ये हमारा जो होगा i बराबर 1 से n, ये हमारा लैम्डा i होगा। और जब इसका ट्रेस लिखोगे ए के साथ में तो ये हमारा कुछ i बराबर 1 to n लैम्डा i होगा। ये आप जब करोगे तो देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉन्सेप्ट खूब यूज़ करेंगे हम। अब ये क्या मैं बता रहा हूँ ये ज़रा देखो। एक एग्जांपल मान लेते हैं। सपोज़ ये हमारा कुछ है 1 2 -1 4। तो अगर जो बाद में इसका अगर जो आपको इस फार्मूले से अगर करके देखोगे तो यहाँ पर जो लैम्डा मतलब आइगन वैल्यूज जो मिलेंगी हमारी 3, λ2 बराबर हमारा मिलेगा 2। तो इसका मतलब ये दोनों जो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये क्या है अब ज़रा यहाँ पर देखो। अगर जो बाद में इसका अगर जो हमें मॉड कहें या डिटर्मिनेंट बोलें, तो डिटर्मिनेंट अगर इसका अगर जो आप निकालोगे
तो ये हमारा हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हमारा कितना हो गया 6। और चूंकि ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड अगर जो बात आप देखोगे तो ये यही तो λ1 फिर मल्टीप्लाई λ2, इसी की तो मैं बात कर रहा था। तो ये 3 और 2 ये आप चेक कर सकते हो। जैसे बात सपोज आपने निकाला आइगन वैल्यूज, चूंकि पूरा क्वेश्चन सोचो दे रखा होगा और पूरा क्वेश्चन आइगन वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, और सोचो अगर आपने आइगन वैल्यूज ही गलत निकाल दी तब तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए बहुत अच्छे से ये आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये हमारा देखो ये भी 6 आ गया, तो इसका मतलब कि ये दोनों मैच कर गए, ये बात बिल्कुल सही है। और देखो ट्रेस ए जो है हमारा, ये क्या होता था, अगर आप याद करो ट्रेस ए, तो मैं क्या बताता था कि जो इसकी ये वैल्यूज़ हैं इनको आपस में जोड़ दो, यही तो मैंने बोला था। और यहाँ पर भी अगर जो बात आप ऐड करके देखोगे तो इसका ऐड भी 5 आएगा, सॉरी यहाँ पर 1 करोगे ये हमारा 5 आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये चीज़ जो मैंने लिखी है वो बहुत सही लिखी है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं आइगन वैल्यूज़ में ही ये भी समझ लो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पॉजिटिव, डेफिनेट, ये हालांकि मैंने आपको अलग से पढ़ाया है बट ये इसमें है टॉपिक, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ज़रा देख लेते हैं, और ये यूज भी होंगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है मतलब जो भूमिका बनाने में, बट ये आप देखोगे कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये ज़रा हम देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे, मतलब इसमें क्या क्या होगा। ए मान लेते हैं इसको, λ1 λ2 ये हमारे क्या हो गए कॉमा लगा करके, ये हमारे आइगन वैल्यूज़ हैं। ये किसके हैं ऑफ लगा करके फिर बाद में ये लिखा गया है। पॉजिटिव, पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स आर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीनिंग ये हो गया λ, हालांकि ये मैंने वहाँ पर अलग से लिखा था, यहाँ पर थोड़ा इसमें करके देख लो, क्योंकि अगर कोई चाहे तो इसको भी उसका रिवीजन हो जाएगा। पॉजिटिव सेमी डेफिनिट अगर होगा तो, और नॉन निगेटिव, फ़र्क देखना यहीं पे बहुत बार ये चीज़ आपको एहसास नहीं होती है कि ये दोनों चीज़ें तो सेम हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव की बात कर रहा है। ये दोनों चीज़ें देखो सेम नहीं हैं। नॉन निगेटिव तो ज़्यादातर आप देखते होंगे टीचर्स बोलते होंगे नॉन निगेटिव, देन इसके बाद में समझाने के लिए बोलते होंगे अरे मतलब पॉजिटिव, बट ये पॉजिटिव ही सिर्फ नहीं है, पॉजिटिव में भी इक्वल का साइन होना चाहिए। तो जब भी कभी नॉन निगेटिव लिखा हो उसको आप पॉजिटिव लिखने की गलती मत करना, वो नॉन निगेटिव ही है। या फिर आप नॉन निगेटिव लिखा है एक्स, आप जब रेंज वेंज लिखते हो तो वहाँ पर लिखा होता है एक्स नॉन निगेटिव, तो नॉन निगेटिव में कभी कभी लोग देखते होंगे कि सिर्फ ये लिख दिया, और कभी कभी इक्वल का भी साइन लगा देते। तो नॉन निगेटिव अगर लिखा है तो इक्वल का साइन जरूर लगा होना चाहिए। और ये क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है उसका, इसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। सपोज अगर जो बात ये कॉन्टीन्यूअस का केस है तो चाहे इक्वल लगाओ चाहे इक्वल ना लगाओ बात एक है, बट डिस्क्रीट के केस में ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देन इसके बाद में बी नंबर देखो, ये आप पॉजिटिव और नॉन निगेटिव ये बहुत अच्छा, मतलब इससे पहले मैं सेम समझता था, बट ये चीज़ जब अच्छे से समझी तब जा करके लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो सबको याद रखना है। जैसे आप देखते होगे क्वेश्चन, मतलब या बुक जब पढ़ते होगे तो उसमें लिखा होता होगा कि नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग, तो मुझे नहीं पता, हो सकता वो मे बी सेम सेंस को दिखाता हो, बट मुझे लगता है वो भी उसमें भी यही लॉजिक होगा कुछ ऐसा ही। तो उसको जो लिखा है उसको उसी लैंग्वेज में लिखो, वो अलग बात है कि उसके साइड में आप समझने के लिए चाहो तो लिख सकते हो। देन क्या है, ए अगर जो हमारा n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यूज ये हमारी कुछ हैं। फर्स्ट, इफ a इज पॉजिटिव डेफिनिट, देन वह उसी चीज़ को मैंने सपोज मतलब मान के आपको लिख लेना है। ये इस तरह से भी दे रखा होगा फॉर आई कहाँ तक जाएगा, I1 से n तक जाएगा। और इफ a जो है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स है, देन लैम्डा आई जो होगा लेस देन इक्वल टू होगा फॉर आई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर द नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज लैम्डा आई फॉर विच लैम्डा आई ग्रेटर देन 0, तो
तो उसका जो रैंक होगा वो रैंक हमारा ए का रहेगा। तो ये हमारा जो ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो गया, मतलब इसको आप आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर को देखोगे, लंबा इसलिए भी हो गया है क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। और दूसरा रीजन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा, पूरा मतलब समझ लो इसी पे बेस्ड है हमारा। कम से कम मैंने आपको जो 11 टॉपिक लिखाए थे उसमें से 4 से 5 टॉपिक सिर्फ आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर पे वर्क करेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। देन इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और ये सब लिखते रहिएगा। नोट्स जैसा अभी कोई मतलब मैंने सोचा नहीं है कि आपको किस तरह से नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो ये आप अभी इसी तरह से नोट करते रहिएगा। और सबसे बेस्ट तो यही है, छोटे बच्चों की तरह तो अब चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएँ, तो ये आपको अपने आप से करना है। हाँ, फिर भी अगर किसी को लगता है तो एक बार कमेंट करेगा टेलीग्राम पर, मैं देखता हूँ कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ये हमारा 14 नंबर, अब मतलब आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर समाप्त हो गया। तब देखो आइडेम्पोटेंट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप जरा देख लेना। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो ये इसमें देखो क्या होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अब ए ये वो मतलब मैट्रिक्स वाला ए लिखा है, इज सेट टू बी आइडेम्पोटेंट इफ एंड ओनली इफ, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा पता नहीं क्या है जो उसमें दिक्कत आ जाती है हमें। ये बस आपको ध्यान रखना है कि ये आप इसको मार्क कर लो, कुछ भी कर लो, ये बस इतना ही है। इसी पे अब जितनी भी चीज़ें मैं समझाऊंगा बस इसी से सारा हो जाएगा। तो वो जरा देखो, थ्योरम फर्स्ट, द ओनली नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये दोनों चाहो तो अलग अलग भी लिख लो, इज द आइडेंटिकल मैट्रिक्स। सॉरी, आइडेंटिटी लिखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जो वही आई वाला, ये सिर्फ ओनली लिखा है तो ओनली को, अब ये नहीं बस आपने लिख लिया अपने में ओनली हटा दिया, तो ओनली अगर हटा दोगे तो सेंस ही बदल जाएगा, आप फिर इसको हर उसमें लगा लोगे, ऐसा नहीं है। नॉन सिंगुलर एंड आइपोडेंट अगर जो वायदे मैट्रिक्स है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसका थोड़ा सा प्रूफ भी अगर जो वायदे, और हाँ नॉन सिंगुलर जैसा कि आपको पता है अगर जो, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होता था, और ये क्या होता था, ये हमारा होता था ए इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट करता था, और इन्वर्स जैसे ही बात हम करेंगे तो ये हम ये भी कर सकते हैं। अब जरा हम देखते हैं ए स्क्वायर आइडेम्पोटेंट के लिए आप ए स्क्वायर बराबर ए, और इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर जो बाद में इस वाले मैट्रिक्स में मतलब इसमें इसी से अगर जो बाद में हम मल्टीप्लाई कर दें, प्री मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आपको लिखना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाई, ये नहीं डायरेक्ट बस आपने मैट्रिक्स में चीज़ें डायरेक्ट नहीं चलती हैं, तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई। तो चूंकि ये मैंने आपको बताया था, इसको ए और ए भी लिख सकते हैं। ये अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा आई हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखोगे तो ये भी हमारा आई हो जाएगा, तो ये हमारा आई ए आई हो जाएगा। तो जो मतलब यहाँ पे एक ए कोई मैट्रिक्स है जो नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो वो आइडेंटिटी हो जाता है, तो वो यही बात कर रहा था, ए बराबर आई। इस केस में सिर्फ यही रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका खूब बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका रैंक, चूँकि ये फुल कॉलम रैंक है, तो यहाँ पर इसका जो रैंक होगा, सपोज ए का अगर जो ऑर्डर है n क्रॉस n, तो इसका रैंक भी n होगा। तो ये भी अब आपको चीज़ें, अब इतनी बार आपने लिख लिया है, मुझे लगता है कि आप चीज़ों को तुरंत समझ भी जाओगे।
अगर ना भी मैं बोलूँ तो इफ़ ए इज सिंगुलर, देखो यहाँ पे सिंगुलर की बात भी कर दी गई है। सिमेट्रिक, आइडेम्पोटेंट, देन ए जो है हमारा ए इज पॉजिटिव सेमी डेफिनिट। ए अगर जो कोई एक मैट्रिक्स है, इसको मैट्रिक्स की तरह, जो मैट्रिक्स हो उनको इस तरह से भी जब लैंग्वेज के फॉर्म में लिखो तो इस तरह से लिखो जिससे कि आपको ये ना लगे कि ये ए वाला ए है, जो जब आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा आप देख लेना। ए अगर जो बाय द वे हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया कि ये हमारा नॉट इक्वल टू इक्वल टू जीरो होगा, मतलब ए इनवर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब क्या लेकर के आएंगे, तब लाएंगे हम जी इनवर्स, जनरलाइज्ड इनवर्स। और ये भी बोला है कि ये इसका क्या हो, ट्रांसपोज, मतलब सिमेट्रिक तो यही होता है, इसका ट्रांसपोज भी होना चाहिए। आइडेम्पोटेंट का मीनिंग क्या हो गया, ये भी मैंने बताया, ये हमारा इसके इक्वल हो। तो जो ए होगा वो क्या होगा हमारा, सेमी, मतलब पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स। तो अगर जो बाय द वे समझना चाहो थोड़ा सा तो हम देख लेते हैं। ए बराबर ए स्क्वायर, मतलब इसको आइडेम्पोटेंट को इस तरह से लिख सकते हैं, ए को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ए बराबर मैंने ये भी बोला है सिमेट्रिक के लिए, तो सपोज इसको मैंने ये लिख लिया और ये हमारा ए चल ही रहा था। तब यहाँ पर जो ए हमारा होगा वो क्या होगा, मतलब ये जो इक्वेशन आई है ये हमारी क्या होगी, ए और ए डैश, ये हमारा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा। ये आप जब पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में जाओगे तो वहाँ पर मैंने ये लिखाया था, अगर आप भूल गए तो पुराने पेज पलटो, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। सी पार्ट, ए अगर जो बाय द वे हमारा सिमेट्रिक है n क्रॉस n का, आइडेम्पोटेंट है, और जिसका रैंक जो है, रैंक क्या है, रैंक इसका जो है वो आर है। ये सब मैंने बहुत अच्छे से बताया आर का मीनिंग क्या हो गया। तो जो ए होगा देन ए हैज़ आर आइगन वैल्यूज इक्वल टू 1। ये बहुत अच्छी चीज़ मैं लिख रहा हूँ, इसको ज़रा अच्छे से समझना। आर जो हमारे होंगे वो हमारे क्या होंगे, आइगन वैल्यूज होंगे, वो इक्वल टू 1 होंगे आर तक। अब जैसे बात है, सपोज ये कोई मैट्रिक्स मैं मान लेता हूँ, थोड़ा ये भी मैं आपको करते हुए चलूँ, और ये सपोज हम मान लेते हैं, चूंकि यहाँ पर फुल रैंक जैसा कुछ नॉन सिंगुलर जैसा कोई केस नहीं लिखा है, तो ये हमारा 2 हो गया। तो ये बोल रहा है कि जो हमारे 2 होंगे, मतलब सेकेंड वाला आर बराबर जो 2 आप लिखोगे तो वो इक्वल होगा 1 के, और जो नेक्स्ट मतलब जो रहेगा आर माइनस एन माइनस का आर, ये जो हमारे आइगन वेक्टर रहेंगे वो इक्वल टू रहेंगे हमारे 0 के। अब इसको अगर जो बाद में हम देखें 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो ये जो मतलब एक जो आइगन वेक्टर वैल्यू रहेगा वो हमारा, अब चूंकि इससे पता चल जाएगा कि हमारे आइगन वैल्यूज़ कितने होंगे, तो 3 हो गए। 2 बोल रहा है आइगन वैल्यूज़ हमारे 1 के इक्वल होंगे, और जो हमारे सपोज ये 2 हमने मान लिया 1 के इक्वल, एक हमारा 0 के इक्वल होगा। अब ये जैसे ही आपके माइंड में आए, ये आप चाहो तो आइगन वेक्टर कैलकुलेट भी कर सकते हो। अब से बात है, पहले ये समझो, ए का स्क्वायर जो होता है अगर ए ही आ जाए तो ये हमारा क्या होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। अब इसका अगर जो बाद में आप एग्जांपल अगर हम देखें तो सपोज ए हमने मान लिया, देखो 1 0 0 1, और इसका अगर जो बाद में स्क्वायर अगर जो हम कर लें इस तरह से 2 बार, तो यहीं पे तो ये लिखेंगे 0 0 1, तो ये अगर जो बाद में हम करके देखेंगे तो सेम वही वैल्यू देगा, मतलब ये ए के ही इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से अगर जो सोचो, अगर जो हम एक और यहाँ पे 0 0 और ये हमारा 1, मतलब I3 और I3 होता तब, तो ये जो बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, अगर सपोज ए अगर जो हमारा ये कुछ है 1
0 0 0 1 0 0 0 1 सिमेट्रिक भी है, आइडेम्पोटेंट भी है। आप चेक करके देखना, अगर सेम यही आ जाता है तो इसका मतलब मैंने सही लिखा है। अब अगर जो बाद में इसकी अगर जो वैल्यूज़ अगर हम निकालें, बट इसकी वैल्यूज़ आ नहीं रही हैं, वो ज़रा हम देखते हैं। चलो अच्छा, इसको हम थोड़ा एक प्रूफ से करते हैं, और इसको ज़रा एक बार आप चेक कर लेना, क्या ये क्या ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अगर जो बाद में है तो इसका मतलब चीज़ें जो मैंने लिखाई हैं वो वर्क करेंगी, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं करेगा। ये मैं इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग भी है, और ये आप करके देखना, करके ही मैसेज करना कि हाँ ये जो मैंने बोला था वो सही है। बट इसका अगर जो है प्रूफ अगर हम देखें, चूंकि इसका प्रूफ जब एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब कि होना तो बिल्कुल चाहिए। बस आप ये देख लेना जो मैंने मैट्रिक्स मानी थी वो गलत तो नहीं है। अब चूंकि ए बराबर, अगर सपोज ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में ये कॉन्सेप्ट होता था, तो ये आइडेम्पोटेंट का ये हमारा केस हो गया। ये तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर मैं ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर, और चूंकि ये आपको पता है कि ए अगर जो बाद में ए का अगर जो मतलब लैम्डा है, मतलब लैम्डा सॉरी मतलब आइगन वैल्यू लैम्डा 1 है या लैम्डा है, तो अगर इसका स्क्वायर लगेगा तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो ए की पावर के हो जाएगा तो ये भी लैम्डा की पावर के हो जाएगा। तो इसमें किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ये मैंने देखो लिखाया भी था आपको। देन जब इसमें आप देखोगे करोगे, या इसको हम इस तरह से भी कर सकते थे, इन दोनों को मैंने लिख लिया, या इस तरह से भी कर लेते कि बोथ साइड मैंने ए को अगर जो बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी लिखा जा सकता था ए लैम्डा और एक्स। इसको देखो, लैम्डा को अगर हम बाहर कर दें तो हम ए और एक्स लिख सकते हैं, और ए एक्स की वैल्यू ये होती है, तो इसको अगर हम बाद में लिखें तो लैम्डा स्क्वायर और एक्स बचेगा। तो ये बात वही मैंने लिखी है, ये आप समझिएगा। तो इसकी वैल्यू देखो ए के इक्वल होती है, तो ये हम इस तरह से लिख देंगे, और ये हमारा लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा ये इसकी वैल्यू अगर जो यहाँ से अगर जो हम लिखें तो ये लैम्डा एक्स आएगा, लैम्डा स्क्वायर ये हो जाएगा। अब अगर जो बात है कोई ये सोचे इसको इस तरह से काट दें और इसमें से एक ये काट दें, इस तरह से मैट्रिक्स नहीं कटता है। मैट्रिक्स की चीज़ें या वेक्टर की चीज़ें आपको इस तरह से ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। लैम्डा स्क्वायर, और ये यहाँ पे आप बाहर निकालोगे और ये ज़ीरो इक्वल करोगे। ये मैंने बहुत बार बोला है, बार बार बोला है कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा ऑलवेज, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिर्फ आपका ये बच्चा लैम्डा माइनस का ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। लैम्डा अगर जो बाद में यहाँ पे अगर हम कॉमन कर लें, अब यहाँ पे भी देखो होता क्या है कि बचपन से हम लोग इस तरह से पढ़ते आ रहे हैं, इस ऐसा कुछ लिखा है, ये काट देते हैं, लैम्डा बराबर 1, और खुश हो जाते हैं, आंसर भी लिख करके आते हैं, फिर देखते हो कि नंबर कट जाते हैं। रीज़न ये है कि जब आप इसको इस तरह से करोगे तो देखोगे कि ये चूँकि ये स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब इसकी दो वैल्यूज़ आएंगी। चूँकि आपने एक ही सिर्फ लिखी है, तो ये देखो इस तरह से लिखा जाता है, इसके इक्वल होगा, और 1 माइनस लैम्डा जो होगा वो हमारा 0 के इक्वल होगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा, मतलब 1 और 0 आ जाएगा। तो ये यही मैं कुछ बात कर रहा था। देखो 1 0 मैंने इससे प्रूफ कर दिया, आप एक बार चेक करके देखना कि आया है कि नहीं। अगर नहीं आया तो फिर बताइएगा, तो हम अलग से देखेंगे इसको, देन आपको समझाएंगे। डी, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, और इसका अगर जो बाद में रैंक ये अगर आर है, तो देन क्या होगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू होगा ट्रेस ए बराबर आर। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये इस तरह से, और इसका यूज़ भी खूब होता है। इसका यूज़ आपने अगर जो इकोनोमेट्रिक्स पढ़ रखी होगी वहाँ पर ये कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये भी बहुत ज़्यादा समझ लो यूज़फुल है। और देन नेक्स्ट इसी में जो हैं वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा ई नंबर का थ्योरम। ए एन क्रॉस एन का है और ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, और एक हम पी मान लेते हैं वो नॉन सिंगुलर है, और एक हम सी मान लेते हैं वो एन क्रॉस, इसका यूज़ भी मैं करूँगा, एन क्रॉस एन का है और ये हमारा आर्थोगोनल है,
अब देखो सारी ये बस इस तरह से लिखा होगा, तो इसके अंदर क्या क्या होगा, ये इसका मतलब लिखा है तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब अगर जो ये लिखा है तो ये नॉट इक्वल टू, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पर p है, तो इसका मतलब क्या होगा, इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स जैसे ही एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स की प्रॉपर्टी आपको याद आ जानी चाहिए कि p का इन्वर्स और ये हमारा i के इक्वल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से c को अगर आप देखोगे तो c हमारा ये है ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल के लिए भी मैंने आपको बताया था। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मतलब देखोगे खूब यूज़ करूँगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और बस जस्ट अब एक दो चीज़ें और मतलब थोड़ी रह गई हैं, वो समझाने के बाद में मैं डायरेक्ट अभी बस उसी चीज़ पे आता हूँ। ये अगर जो है तब मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें, ये ज़रा देखो। फर्स्ट है आई एन माइनस का ए। ये आप देखते होंगे कि ए को मतलब वहाँ पे, ये मैं इकोनोमेट्रिक्स की बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर क्या लिखा जाता था, एच लिखाते थे टीचर्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को। तो वो क्या होता था, एक्स इसका ये ट्रांसपोज एक्स और एक्स इसका इन्वर्स और ये हमारा एक्स, ये हमारा कुछ एच होता था। और फिर अगर जो बाद में ये अगर जो बाद में हो जाता था आई माइनस का एच, तो इसको हैट मैट्रिक्स बोल देते थे। बट ये वही चीज़ है, ये भी क्या होगा, ये भी हमारा इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सेकेंड नंबर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ए जो होगा हमारा वो इक्वल टू होगा 0 के। गेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये मैं मैट्रिक्स की ही बात कर रहा हूँ। कोई भी पेपर आप दोगे जहाँ पर मैट्रिक्स का कोई भी सेक्शन होगा, तो वहाँ से ये ऐसे टॉपिक हैं कि इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये हमारा इसके इक्वल भी 0 होगा। और अगर जो बाय द वे ये हम इस तरह से भी लिखें तब भी ये हमारा इसके इक्वल 0 होगा। और ये सिर्फ मान के मत बैठिएगा कि ये बस होता होगा, करके देख लो ना एक बार। अगर जो बाय द वे ए आई को अगर अंदर भेजें और इसको स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे देखें तो इसको हम ए लिख सकते हैं, इसको भी हम ए लिख सकते हैं आइडेम्पोटेंट से। तो ये देखो हमारा 0 हो गया। और चूंकि ये 0 होगा तो ये लिखना भूल जाते हैं, ये वेक्टर बन के रहेगा ये, या फिर मैट्रिक्स बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 0 वाला 0 नहीं है। तो ये कुछ भी मैं लिखूं तो उसको थोड़ा एक बार वेरीफाई भी करा करिए कि ये चीज़ होती है नहीं है। कोई भी आपको पढ़ाए एटलीस्ट इतनी तो उम्मीद आपसे रखी जा सकती है, मास्टर आपने कर रखा है तो आपको ये तो पता होना चाहिए। अगर ये और ये मैंने पी अभी क्या बोला था, नॉन सिंगुलर, ए आइडेम्पोटेंट है, और अगर इसके बाद में फिर वही लगा है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा आइडेम्पोटेंट। अब ये अगर जो बाद में पता करना है कैसे, बाद में इसका भी प्रूफ अगर किसी को देखना, देखो अगर ए आइडेम्पोटेंट है तो क्या करते थे हम, इसका स्क्वायर करते थे, ए आ जाता था। तो वहीं अगर जो बाद में हम ये करें, और स्क्वायर का मीनिंग ये होता है, तो ये अगर जो बाद में हम लिखें, ए लिखें, पी लिखें, तो ये यहाँ पर देखोगे ये हमारा आई के इक्वल हो जाएगा। तो देखो ये और ये बचेगा, फिर ए बचेगा, फिर पी बचेगा। इसको अगर जो बाद में आप देखो तो ये अभी ये देखो मैंने ये लिखा है, तो ये हमारा पी इनवर्स ए और ये हमारा पी आ गया, वही स्क्वायर किया था वही आ गया वैल्यू। तो इसका मतलब ये भी मैंने सही लिखा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा और इसको अलग से मार्क भी कर लीजिएगा क्योंकि इसका यूज़ करूँगा। सी ए सी क्या था, ऑर्थोगोनल था, तो ये भी आइडेम्पोटेंट रहेगा। बस यहाँ पे ये सिर्फ इसके लिए है, तो इसके लिए कंडीशन लिख लेना यहाँ साइड में। इफ़ ए अगर जो बाय द वे सिमेट्रिक है, मतलब आइडेम्पोटेंट तो था ही, सिमेट्रिक भी हो, तब क्या होगा, तब देन हम बोलेंगे इसे, मतलब ये तो सिर्फ वो हो गया, ये इसी के अंदर आप ऐड करके लिख लेना अलग। ए अगर सिमेट्रिक है तो ये जो चीज़ लिखी थी वहाँ पे सिर्फ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स थी, यहाँ पर सिमेट्रिक लगा करके फिर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स लिखिएगा। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इसका यूज़ होगा बहुत ज़्यादा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन फोर्थ नंबर, मतलब फोर्थ सॉरी यहाँ पर ये एफ नंबर, अब ये तो हो गए हमारे। अब एफ नंबर अगर जो बाद में हम देखें, ए अगर जो बाद में हमारा एन क्रॉस पी का है और इसका जो रैंक है वो हमारा आर के इक्वल है, और ये अगर इस तरह से लिखा है, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि जब भी मैं ऐसा कहीं लिखूंगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि जी इनवर्स की बात कर रहा हूँ। और ये जी इनवर्स किसका है, ए का है। तो जब देन करके लिख लेना, या सॉरी अभी देन नहीं लिखना है, पहले इसको ऊपर बढ़ाएं। ये किसका है, ए का है, और यहाँ पे एंड करके लिख लेना इसका ट्रांसपोज ए और इसका इन्वर्स मतलब जी इन्वर्स। तो ये किसका होगा, सिंपल सी बात है,
ये इसका होगा, ये यहाँ पर ट्रांसपोज लगा लो, देन क्या होगा, देन देख लो, देन जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा ए, मतलब ए का जी इनवर्स और ए हमारा हो, ए और इसका इनवर्स हो, ए और ए मतलब इसका ट्रांसपोज और इसका जी इनवर्स और इसका भी जी इनवर्स, ये जितने भी होंगे ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स रहेंगे। तो ये हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का भी कॉन्सेप्ट जो भी था वो मैंने मतलब आपको पढ़ा दिया है। बस इतना ही आपके लिए इनफ है। अब इसके बाद ये जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये अगर बाद कोई देखो सिर्फ जानकारी के लिए आपको, आप इसके एग्जाम्पल वो भी ऐसे नहीं कि बुक में जा करके आप देख रहे हो। एग्जाम्पल का मीनिंग ये हो गया कि बस आप उसको अपने दिमाग से ही सोच करके कि क्या बनेगा वैसा कुछ कर सकते हो। ये नहीं कि जितना मैंने पढ़ा है अब इसका आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल उठाओ फिर करो फिर देखो, ये सब ये तब करना जब अगर जो बात है कहीं किसी पेपर में पूछा जा रहा है तो बढ़िया ये नोट्स अगर आपने प्रॉपर बना रखे हैं, सिंपल सी बात है। और अभी मैं इसका इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो जब कोई चीज़ कोई फार्मूला अगर आप पढ़ते हो अगर जो बात है उसका इंप्लीमेंट हो जाता है तो आप देखते हो कि वो चीज़ हमेशा आपके लाइफ लॉन्ग आपको याद ही रहती है। तो वही आपको बस यहाँ पर भी करना है। देन नेक्स्ट इसके बाद में बस अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है इसमें। अब इसमें एक आपको मैं बताऊंगा कि डेरिवेशन मतलब सॉरी डेरिवेशन नहीं, आप जब डिफ्रेंशिएशन अगर करते थे तो डिफ्रेंशिएशन का मैट्रिक्स में एक रूल होता है, उस रूल को आप ध्यान रखो उसको। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जा करके आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बाद में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है डेरिवेटिव। तो आपको डेरिवेटिव के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। ये बेसिकली क्या बात करता है डेरिवेटिव, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, क्योंकि मैट्रिक्स में डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन सारी चीज़ें मतलब इफेक्ट करती हैं तो सिंपल सी बात है इसमें भी ऑफ वेक्टर एंड मैट्रिक्स के लिए कैसा होगा वो ज़रा देखो। लेट हमने कर लिया म्यू एक फंक्शन है, किसका है, वेक्टर का फंक्शन है। बी ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल x1 x2 डॉट डॉट एक्स पी इन x बराबर x1 x2 डॉट डॉट एक्स पी। देखो ये हमारा इस तरह से लिखा होता है, ये हमारा होता है वेक्टर जो उसके अंदर इस तरह से वैल्यूज़ लिखी होती हैं, इनको ऑब्जर्वेशन कह सकते हो या वेरिएबल, हालांकि ऑब्जर्वेशन अलग चीज़ होगी, इसको वेरिएबल मतलब यहाँ पे कहेंगे हम। और जब आप आगे और देखोगे अभी ये जब आएगा तो मैं दिखाऊंगा, अभी इसको हटा देते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। तो ये हमारा अगर है तो लेट ये इतना लेट कर लिया, देन इसके बाद में फिर लेट करते हैं डेल यू। देखो जब डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जब होता है तब ये इस तरह से करते हैं, बट जब पार्सली डिफरेंशिएट करते हैं तो पार्सली के लिए ये इस तरह से साइन बनता है। ये आपको पता होगा बट मैं फिर भी जानकारी के लिए एक बता दिया है। x2 डॉट डॉट डेल यू अपॉन डेल एक्स पी बी पार्शियल डेरिवेटिव। हालांकि आप देखते होंगे कि पार्शियल
लिखते हैं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और पार्शियली कर देते हैं या पार्शियली लिख करके डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो ठीक है, चलता है, बट जो एक टेक्निकल टर्म है वो यही है, वो आपको ध्यान रखना है। ये डेरिवेटिव्स हैं। तो देन जब हमारा ये रहेगा, देन इसके बाद में जो हमारा रहेगा, ये ज़रा देखो, इन सब के नीचे मैंने वेक्टर का साइन नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये वेक्टर नहीं लिखे हैं, ये वेरिएबल्स लिखे हैं। अब ये इसके नीचे मैं लगा रहा हूँ, तो ये हमारा ये कुछ हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, डेल म्यू अपॉन डेल x1, इसी तरह से ही चलेगा, डेल म्यू अपॉन डेल एक्स पी। देन इसमें ये देखो, सपोज ये मैंने मान लिया, ये मैंने आपको करके दिखाया था, इस तरह से लिखा हूँ, इस तरह से लिखा हूँ, दोनों केस में बात एक होगी, डिपेंड करेगा, वो क्या डिपेंड करेगा वो ज़रा देखो। इसका ऑर्डर है p क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस p, ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं, a1 डॉट डॉट ए पी। एक्स का मैंने बता दिया था, तो ये हमारा जब बनेगा फाइनल मर्ज होके 1 क्रॉस 1 का ही आएगा। तो चाहे हम इसको भी करें तब भी हमारा 1 क्रॉस 1 का ही आएगा। तो इसको हमने u से रिप्रेजेंट कर लिया, और ये दोनों अलग चीज़ें नहीं लिखी हैं। अगर जो बाद में आप देखोगे, इसको सपोज मान लेते हैं कुछ देर के लिए y, तो y का ही ट्रांसपोज किया गया है, मतलब ये y का ट्रांसपोज करोगे, मतलब इसका ट्रांसपोज अगर हम करें तो देखो वही लिखा है। तो दोनों बात सेम है, क्योंकि ये मैं यूज़ करूँगा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे। और ये आपने उसमें इकोनोमेट्रिक्स अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ रखी है तो वो भी नेक्स्ट जब इसके बाद में जैसे ही समाप्त होगा इकोनोमेट्रिक्स या सैम्पलिंग में से कोई एक पार्ट मैं स्टार्ट करूँगा, तो वहाँ पर आप सीख लीजिएगा। ये जो हमारा होगा वो इक्वल होगा ए के, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए ही बचता है। अब इसके बाद सपोज़ किसी ने इसको, अगर जो बाद में मैं इसको कुछ देर के लिए अगर मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और ये डायरेक्ट इक्वल लिख दूँ इसके, तो कोई बोलेगा कि ये यहाँ पर तो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज आना चाहिए, तो मैंने इसीलिए वो लिख करके दिखाया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों बात एक ही है। सॉरी, ये देन इसके बाद में बी नंबर देखो, डेल म्यू अपॉन, सॉरी एक मिनट, पहले मैंने लेट नहीं किया, म्यू बराबर, ये भी मैंने आपको दिखाया है करके, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होती थी, और यहाँ पर ए क्या होता था, ये अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताओ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी, वो भी किसकी, कांस्टेंट की, कांस्टेंट आते थे। तो इसका अगर जो बाद में आपको करना पड़े, और ये देखोगे आपने किया भी होगा, तो ये देखोगे ये हमारा कुछ होता है। अगर जो नॉर्मल इसको अगर जो बाद में मैंने आपको इस तरह से भी करके दिखाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने ये लिखाया था ai, और ये हमारा होता था xi का स्क्वायर। अब सोचो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें xi के रिस्पेक्ट में तो क्या करते थे, 2 लिखते थे, देन इसके बाद में ये हमारा a आता था, x आता था, वही है सेम। तो उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब चाहे कोई अगर जो बाद में कोई इस तरह से अगर जो बाद में इसको मान लेता है, हालांकि इसका ट्रांसपोज करोगे तो वही आएगा। यहाँ पर अगर जो बाद में सपोज सिर्फ ये चेंज हो जाए तब भी बात सेम है। आप करके देखना, अगर जो बाद में कहीं पर सपोज कोई चीज़ मैंने अगर गलत लिखा दी तो उसको सही भी कर लेना और कमेंट करके बता भी देना, जिससे कि नेक्स्ट जो भी होंगे वो देख लेंगे या मैं देख लूँगा, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा और मैं उस चीज़ को आगे से नहीं दोहराऊँगा, मतलब वो गलती सही कर लूँगा। एक्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x जो है, अब डिनोट यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ p क्रॉस p, तो ये पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स है अगर x हमारा, और a हमारा क्या है, एक कोई मैट्रिक्स है, किसकी मैट्रिक्स है, कांस्टेंट की अगर मैट्रिक्स है, तो इसका अगर जो बाद में डिफ्रेंशिएशन अगर करोगे, ये डिफ्रेंशिएशन आपको आनी चाहिए, मतलब डेरिवेटिव
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे तो ये आपको आते होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारा कुछ ये बनेगा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर म्यू बराबर है log e और ये हमारा x हो गया, x यहाँ पर पॉजिटिव, चूँकि ये मैट्रिक्स है तो एक मिनट सही कर लें, बार बार हाथ सेट है, x हमारा वेक्टर होता था बट यहाँ पर ये मैट्रिक्स है इसीलिए मैं लिख भी रहा हूँ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। तो इसका अगर जो बाय द वे आप डेरिवेटिव करोगे, और ये भी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, इसको सही कर लेना। तो देन हमारा ये होगा लॉग, अब हाँ देखो ये चीज़ थोड़ा देख लो, ये कैलकुलेटर में बहुत ज़्यादा यूज होगी। लॉग बेस में अगर ई है तो कैलकुलेटर में ln आप देखोगे वो यूज़ करना। लॉग अगर जो बेस 10 लिखा है तब वहाँ पर लॉग, तो वो सेम रहेगा मतलब इसके लिए, बट कैलकुलेटर ये देखता है मतलब ये नेचुरल, तो ln के लिए ये यूज होता है, ये ध्यान रखना अगर वाले किसी को अगर याद नहीं है। तो ये हमारा होता है इन्वर्स माइनस का डायगोनल, इसका इन्वर्स। देन ये जो है मैं अभी लिखा रहा हूँ, जैसे कि इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ जैसे कि आप इसको लिख लो आगे से। मैं इसमें बस एक ही थ्योरम यूज़ करूँगा तो ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि इस पे है तो बहुत, मतलब जब आप पीएचडी वीएचडी करने जाओगे तो वहाँ पर ये रहेगा, बट यहाँ इसके लिए ध्यान रखो। कोनकर प्रोडक्ट, पहले नॉर्मल प्रोडक्ट आप देखो किस तरह से करते थे। कुछ छोटा सा ले लेते हैं, ए बी सी डी, एक बी ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, इसको मान लो टी। तो जब प्रोडक्ट करते थे हम ए बी का तो ये हम इस तरह से करते थे, इसका रो जो पहले है उसका रो चलता है, जो बाद में है उसका कॉलम चलता है, और इसका कॉलम। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे, और इसका जो ऑर्डर रहेगा 2x2 का ही रहेगा। तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो इसको जब इससे करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा, बी जेड हो जाएगा, देन यही इसके लिए करेंगे तो ए वाई हो जाएगा, देन बी और ये हमारा टी हो जाएगा, और देन ये जब नेक्स्ट ये स्टार्ट होगा तो ये इससे करेंगे सी एक्स होगा प्लस डी जेड होगा, फिर सी वाई होगा प्लस डी टी होगा। बट जो हमारा कॉन्कर प्रोडक्ट है इसका पहली बार सिंबल आप देख लो, सिंबल इसका होता है इस तरह से करके, मतलब एक गोल सर्कल बना के और उसमें कुछ इस तरह से लिखा होगा, ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। तो ए कॉन्कर पी अगर जो बाय द वे आपको लिखना पड़े तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। प्रोडक्ट में इस तरह से लिखते थे या प्रोडक्ट में बस ए बी करके लिख देते थे, इसमें कॉन्कर का ये साइन भी लगाओगे तभी आपको पता चलेगा। अब ये ज़रा देखो होता क्या है ये, मतलब कैसे चलेगा। पहले लेट करना पड़ेगा, तो लेट कर लेते हैं। ए हमारा क्या है, मैट्रिक्स इसी तरह से लिखी जाती थी, ये मैं आपको बताया था, एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर है। एक हमारा बी है, इसका ये भी मैट्रिक्स है, ये इसका भी ऑर्डर, ये हमारा कुछ है। तो देखो ये किस तरह से वर्क होगा, मतलब इस किस तरह से चलेगा ये ज़रा देखो। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब ये जब आप लिखोगे ये A11 A12 डॉट डॉट ए, इसका ऑर्डर देख लो 1n होगा, इसी तरह से AM1 हो जाएगा, AM2 हो जाएगा, इसी तरह से AMN हो जाएगा। और बी के साथ में जब करेंगे तो बस क्या होगा ये ज़रा ध्यान दो, कुछ नहीं, जितना भी ये लिखा है A11 सेम लिख लो, A12, और ये इसी तरह से चलता जाएगा
A1N लिख लो। और इसी तरह से ये भी सारा रहेगा, ये भी सारा रहेगा, ये भी सारा रहेगा, AM1, AM2 और ये इसी तरह से चलेगा AMN। अब जो इसमें चेंज है वो देखो ज़रा, वो क्या होगा, वो हमारा होगा B, मतलब जितने भी लिखे होंगे उसके साथ में B भी रहेगा, ये इस तरह से, ये B, ये इस तरह से। उसमें मैंने ऊपर बताया है प्रोडक्ट कैसे करोगे, ये इसमें इस तरह से करोगे। इसका फ़ायदा बहुत है, हालांकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि ये हाई लेवल की चीज़ है, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं छोटा सा। A बराबर हमारा कुछ दे रखा है 1 2 और ये 3 और ये 4 दे रखा है। B हमारा कुछ दे रखा है 0 5 6 7। देन A कॉन्कर प्रोडक्ट B, तो ये हमारा होगा 1 और इसके साथ में B रहेगा, 2 और इसके साथ में B रहेगा, 3 और इसके साथ में B रहेगा, 4 और इसके साथ में B रहेगा। देन इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, अब चूँकि ये सपोज इस तरह से, ये यही तो दे रखा है, इसके साथ में 1 लगा लो, तो अब 1 के साथ में पूरा करोगे तो 0 5 6 7 लिखोगे। ये सिर्फ पार्टीशन में नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है बीच में। ये आपका सिर्फ A के लिए हो गया। अब इसके लिए जब करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, ये हमारा हो जाएगा 10, क्योंकि 2 यहाँ पर अब सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा होगा 12, ये हमारा होगा 14। इसी तरह से 3 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम इधर करेंगे 0 और ये हमारा होगा 20, ये हमारा होगा 24, ये हमारा 28। अब ऑर्डर की बस बात बची है, तो ऑर्डर हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले इसका। ये देखो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे ये ज़रा देखो, क्योंकि ऑर्डर लिखना आपको आना चाहिए इसका। अगर आप कहीं इन केस अगर ये पूछ ही लिया किसी ने, तो ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर कैसे लिखोगे, इसका लिखना है आपको इसके साथ में, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारा होगा MP और ये हमारा होगा NQ। अब ये ज़रा देखो यहाँ पर, इसमें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं पर ये नहीं बोला है कि स्क्वायर होना चाहिए। तो ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। और ये आप देखो भी, मतलब काउंट करके भी देखो, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और इसी तरह से कॉलम गिनोगे तो 4। तो ये मैंने बोला भी था, ये 4 4 ये हो जाएगा 4 क्रॉस 4 का। अच्छा, अब इसी तरह से वेक्टर के केस में देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्स सपोज अगर जो बाद में हमारा, इसका मैं यूज़ भी बताता हूँ कि ये क्यों, मतलब इसका यूज़ किया गया होगा या क्यों करते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका यूज़ है, बस ये आपको समझना है कि कहाँ पर करेंगे हम। ये वेक्टर हैं तो वेक्टर के नीचे इस तरह से लगा ले। कॉन्कर प्रोडक्ट, तो ये हमारा क्या आएगा, ये वही सेम x1 के साथ में पूरा y लिख लो और x2 के साथ में y लिख लो। देन इसको अगर जब बाद में आप एक्सपैंड करोगे तो अब ये x1 यहाँ पर हो जाएगा, x1 अब इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो x1 y1 x1 y2, ये इस तरह से कर लिया करना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ आप किसके लिए कर रहे हो। ये हालांकि पार्टीशन का मतलब पोर्शन नहीं है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, तो ये आप ध्यान भी रखना। ये बना के ऐसा मत समझ लेना कि पार्टीशन मैंने कर दिया था। अब इसका अगर जो ऑर्डर देखो तो ये 2 क्रॉस 1 है, इसका देखोगे ये भी 2 क्रॉस 1 है, हाँ 2 क्रॉस 1 है। तो मैंने बोला था ये M है, ये N है, ये P है, ये Q है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 2, ये 4 हो जाएगा और ये हमारा 1 ही रहेगा। और ये आप काउंट भी कर लोगे, 4 क्रॉस 1 का है भी। इसका क्या यूज़ है ये मैं अभी बताऊंगा, पहले मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ, देन इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ ज़रा देख लो। ए अगर जो बाय द वे हमारा सिर्फ ए है, मतलब एक एलिमेंट, और बी के अंदर जो हैं वो बहुत सारे, मतलब बी आई जे जैसा है कुछ, तब क्या होगा, ए कॉन्कर प्रोडक्ट बी, ये हमारा होगा ए और बी का जितना भी रहेगा वो मैट्रिक्स आप पूरी एक्सपेंड करोगे। सेकेंड नंबर, ए कॉन्कर प्रोडक्ट बी नॉट इक्वल टू होगा, ये प्रोडक्ट में भी होता था, नॉट इक्वल टू होता था। अगर इस तरह से अगर लिखते थे उसका ऑर्डर चेंज करके, मतलब
ए बी फिर बी ए, तो ये भी नॉट इक्वल टू रहेगा। थर्ड देखो, ए कॉन्कर बी कॉन्कर प्रोडक्ट सी, तो ये जैसे उसमें फॉलो होता था वैसे इसमें भी फॉलो होगा। एक बस प्रॉपर्टी है, हालांकि प्रॉपर्टी एक नहीं है, पढ़ाऊंगा मैं बस वही एक है, तो उस पर पूरा एक बेस आपका विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ही, बट उसका एक अल्टरनेटिव भी है, तो मैं वही उससे पढ़ा दूंगा, आपको भी आसानी थोड़ी रहेगी। और क्योंकि सिंपल बात है, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बाद में कोई किसी को लगे कि हाँ वो भी पढ़ा देना चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। बट बात वही है कि आप अगर पीएचडी करने के लिए अगर पढ़ रहे हो तब बात अलग है। अगर जो बाद में आप सिर्फ इस वजह से पढ़ रहे हो कि आपका आईएएस अच्छे नंबर से या आरबीआई अच्छे नंबर से निकले, तो आप उसके लिए ये कर सकते हो। ए कॉन्कर प्रोडक्ट बी प्लस सी, तो ये हम जब लिखेंगे ए कॉन्कर प्रोडक्ट बी, और ये हमारा हो जाएगा ए कॉन्कर प्रोडक्ट सी। फिफ्थ नंबर, ए कॉन्कर प्रोडक्ट बी, अगर इसका अगर जो हम ट्रांसपोज कर लें तो ए का ट्रांसपोज होगा फिर कॉन्कर प्रोडक्ट बी का ट्रांसपोज। सिक्स नंबर, इफ ए और बी अगर जो हमारे इन्वर्टिबल हैं, इन्वर्टिबल का मीनिंग हो गया कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तब क्या होगा, ए कॉन्कर प्रोडक्ट बी, ये हमारा होगा, और ये जैसे उसमें ट्रांसपोज में लगता है वैसे इसमें भी रहेगा कॉन्कर प्रोडक्ट बी, और इसका भी ट्रांसपोज। सेवेंथ नंबर, ए अगर जो बाद में एम क्रॉस एन का है, सॉरी सही है, और बी हमारा एन क्रॉस एन का है, तो जो इस पर डेल लगेगा वो ए कॉन्कर प्रोडक्ट बी, डेल मतलब डिटर्मिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसका पावर, यहाँ पर ये सही कर लेना, एम होगा, ये एम होना ही चाहिए। तो जो यहाँ ए के लिए लिख रहे हो तो जो बी का लिखा है उसका पावर लगेगा, देन डेल बी के लिए अगर लिखोगे तो ये हमारा ये होगा, इसका पावर लगेगा। अब ये क्वेश्चन आप देखोगे कि गेट में खूब पूछा जाता है, तो वहाँ पर ये उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में 8 नंबर, अगर जो बाद में रैंक ऑफ ए कॉन्कर प्रोडक्ट बी, तो रैंक ऑफ ए जो होगी इसकी और रैंक ऑफ बी इसका जो प्रोडक्ट होगा वो यही रहेगा। देन 9th नंबर रहेगा, लैम्डा आई अगर जो बाद में ए का आइगन वैल्यू है, और इसी तरह से लैम्डा जे अगर जो बाद में हम मान लें, या लैम्डा जे हटा दो, इसको कुछ और मान लेते हैं, म्यू जे अगर जो ये इसका मतलब बी का है, तो लैम्डा आई देन लैम्डा आई और म्यू जे जो हमारा होगा ये कॉन्कर प्रोडक्ट का होगा, इसी का ए कॉन्कर प्रोडक्ट बी का। तो ये कुछ ध्यान रखना, ये देन ये जो आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, ये इसी का पोर्शन है, वैक ऑपरेटर। वैक ऑपरेटर ये बेसिकली करता क्या है ये पहले देख लो। वैक का काम क्या है, वैक का काम है कि मैट्रिक्स को बाई कॉलम, अब ये यहाँ पर आप रो नहीं कर सकते हो, कॉलम है तो कॉलम ही लिखोगे, कॉलम में लिखने का काम करता है। अब ये क्या है बेसिकली देखो जरा, मैं छोटे एग्जांपल से आपको स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है, चूँकि जितनी भी अभी आप चीज़ें पढ़ोगे वो सारी मैं पढ़ाऊँगा वेक्टर के फॉर्म में। तो बेसिकली ये करता क्या है, ये मैट्रिक्स को वेक्टर में बदल देता है। तो आप जब इसको अगर जो बाद में लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे, वैक और ए लिखोगे, और देन इसके बाद में यही ये जो चीज़ है ये हमारा
इस तरह से लिखा जाएगा। एक मिनट, ये कॉलम जो है, ये कॉलम है हमारे, ये इसी तरह पहला जो कॉलम है उसको इस तरह से लिखो, देन इसके बाद में ये लिखो। तो ये वैक बेसिकली मतलब क्या करता है, ये 2x2 का था और ये हमारा क्या हो गया 4x1 का हो गया। तो ये बेसिकली यही बताता है या यही करता है, इसका काम यही है। सपोज ये हम मान लेते हैं P×P का दे रखा है मैट्रिक्स, तो ये क्या कर देता है, ये बेसिकली आपको P×P मल्टीप्लाई में 1 कर देता है। अब इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लो। रो में मैं फिर कह रहा हूँ उसको लिख लेना आगे ब्रैकेट में, कहीं रो में नहीं होगा, कॉलम में ही होगा। कॉलम बाई कॉलम लिखा जाता है, मतलब फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम, और उसको फिर कॉलम में लिखा जाता है। ये देखो वैक आइडेंटिटी या वैक ऑपरेटर, इसको दोनों एक ही नाम से बोलते हैं। तो ये होता क्या है, वैक ए और ये हमारा बी हो गया। देन देखो बी का ट्रांसपोज कॉन्कर प्रोडक्ट ए, और ये क्या करता है वैक एक्स कर देता है। अब ज़रा देखो समझो चीज़ों को। इसका जो ऑर्डर है वो है m×n, ये x वाला x लिखा, क्रॉस वाला नहीं है। इसका ऑर्डर है n×p और इसका ऑर्डर है p×q। अब ये थोड़ा ऐसे समझो, इसको मैं थोड़ा ऊपर बढ़ा करके यहाँ पे समझाता हूँ। AXB जब ये इसके लिए लिखा है तो ये फाइनल क्या बनेगा इसका, जब आप मर्ज करके देखोगे तो ये बनेगा m×q, m×q होगा। लेकिन जब अब सोचो यही इस पे वैक लगा, इसको हम नाम दे देते हैं सपोज C, तो ये इसको हम नाम देते हैं C और ये सपोज C है, और इसका ऑर्डर मैंने अभी बताया है, ये है हमारा ऑर्डर। तो जब वैक लगने के बाद में ये जब बनेगा, जो मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर रहेगा वो हमारा ऑर्डर रहेगा MQ, और ये हमारा 1 हो जाएगा। ये जो MQ साथ में थे, मतलब अलग अलग थे, इनको साथ में लिख लिया गया। ठीक है, तो वही जो अभी इसके ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है वो बेसिकली ये ऐसे समझो, ये मैंने यहाँ पर इसको Q मान लो, तो ये हमारा ये बता रहा है। ठीक है, अब ये सिंपल सी बात है, जब ये है तो इसका मतलब इधर की भी चीज़ें वही होनी चाहिए, सॉरी इधर की भी चीज़ें वही होनी चाहिए, उनका भी ऑर्डर सेम रहना चाहिए। तो ये ज़रा देखो क्या इनका ऑर्डर सेम है, अगर सेम है तब तो बात सही है। बी का ऑर्डर ये है, ट्रांसपोज लगा है, तब इसका ऑर्डर हो जाएगा Q×P। ए के लिए जब लिखोगे तो ये हमारा M×n हो जाएगा। और ये मैंने अभी ऊपर ही बताया था आपको कि ये ज़रा देख लो, M अगर जो हमारा M×n का है और एक B है, वो अगर जो हमारा P×q का है, तो कॉन्कर प्रोडक्ट लगने के बाद में A और B जो होता है वो जो बनता है उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है हमारा MP, मतलब ये और ये वाला और ये साथ में, देन N और Q होता है। तो अगर जो बाद में मैं ये लिखा है तो इसको अगर जो बाद में मैं लिखना चाहूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ QM एक ब्रैकेट में और N और P एक ब्रैकेट में और वैक C का अगर जो बाद में आप यहाँ पर देखो C हमारा है N×P। तो ये अगर जो बाद में हम देखें, मैंने बताया भी था क्या करते थे, जब इस पे वैक लगेगा तो ये P और Q साथ में आ जाएंगे, और N हमारा साथ में आ जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। और ये देखो ये दोनों जब मर्ज हो जाएंगे तो जो हमारा बनेगा फाइनल वो QM और ये हमारा 1 बचेगा। ये देखो, तो आप इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल सी बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पहली बात तो ISS या RBI जैसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, और अगर पूछा भी जाएगा तो आप ये समझो कि बहुत ज़्यादा वो वास्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये आप जो इसकी रेंज है, ये अगर जो आपने सिर्फ आज पढ़ ली और या एक बार ही लिखा है तो तब भी आप वहाँ जा कर के भूल जाओगे। तो ये इसको मल्टीपल टाइम्स जब आप करोगे तब आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, ये हमारा हो गया। देन इसके बाद में बस लास्ट कुछ चीज़ें बची हैं और ये हमारा मैट्रिक्स का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। देन इसके बाद में मैं आपको जो क्लास मतलब हमारी होगी उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं स्टार्ट करूँगा इंट्रोडक्शन से,
इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको, जैसा कि मैंने बताया है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं पहले उस जो भी टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनका ईयर, उनके नंबर मैं लिख करके दे दूंगा आपको, और मैं दिखा भी दूंगा कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन इसके बाद में जब आप पूरा जब टॉपिक हो जाएगा तो वो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए उनको 1 बाई 1 मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये हमारे पढ़ाने का स्टाइल रहेगा, ये आप जरा ध्यान रखिएगा। कोई अगर सुझाव है तो वो दे देना, जैसे कि सपोज अगर किसी को लगे कि पहले ही या बाद में ही सारी चीज़ें बताओ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, जैसा आप बोलोगे। अब ये कुछ रिजल्ट की तरह आप इसको लिख लेना। फर्स्ट तो यही है कि ए रैंडम वेक्टर है इज कंसीडर्ड एज ए स्पेशल केस ऑफ रैंडम मैट्रिक्स विद 1 कॉलम। ये बेसिकली कुछ अलग बात नहीं बोल रहा है। ये सपोज हमारा मैट्रिक्स है P क्रॉस N का, तो ये x11 x12 डॉट डॉट x1n हो जाएगा। ये इसी तरह से लिखोगे x1p xp1, एक मिनट, xp1 xp2, ये xpn हो जाएगा। और इसको अगर जो बाद में आप देखोगे तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x1 डॉट डॉट xp, और ये हमारे कुछ इस तरह से ऑपरेटर लग जाएंगे। तो यहाँ पर अगर जो बात ये एक रैंडम वेक्टर है, तो इस रैंडम वेक्टर को अगर जो बाद में आप इस तरह से अगर जो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट वाले को अगर हम यहाँ पे निकाल लें और ये ट्रांसपोज लगा है, तो ट्रांसपोज का मीनिंग हो गया रो के सारे एलिमेंट्स लिख लो, x11 x12 डॉट डॉट x1n। इसी को अगर जो बाद में मैं इस तरह से लिखूं, सपोज सिर्फ यही लिखा है x11 x12, जब ट्रांसपोज हटेगा तो ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x1n। ये तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बट इन जनरल जब आप देखोगे रैंडम वेक्टर जब मैं लिखाऊंगा, ये रैंडम वेक्टर है और इसका ऑर्डर हमारा है p क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है p क्रॉस 1। अगर ये देखो तो ये हमारा हो जाएगा p क्रॉस 1, इसी तरह से नेक्स्ट भी हमारा p क्रॉस n रहेगा, ये पूरा चलता जाएगा p क्रॉस 1। तो जो फाइनल हमारा बनेगा, फाइनल हमारा यही बनेगा। उसको जब आप लिखोगे, सारी वैल्यूज़ को जब लिखोगे तो ये हमारा कुछ यही इसी तरह से आएगा। अब इसमें देखो, जब इन जनरल जब लिखते हो तो देखोगे ये मैं बोल दूंगा x जो है हमारा रैंडम वेक्टर है p क्रॉस 1 का, तब जब इसके जो एलिमेंट्स मैं लिखाऊंगा वो मैं कुछ इस तरह से लिखा दिया करूँगा x11 x12, सॉरी वो देखोगे x1 x2 डॉट डॉट xp, इस तरह से मैं लिख दूंगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सेम चीज़ लिखी है। ये बस क्या है, 1 को ये रिप्रेजेंट करता था, ये और ये और ये, यही मैं यहाँ पे हटा करके और डायरेक्ट मैं p के लिए लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर कोई p के लिए बोलेगा तो अगर सपोज़ यहाँ इसके लिए अगर मैं करता तो मैं इसी की मैं बात कर रहा था, तो ये हमारी बेसिकली बात सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यही है जो हमने फर्स्ट इसमें रिजल्ट लिखा था उसका मीनिंग। देन सेकंड जो हम देख लेते हैं, हालांकि मैंने समझाया है बट ये अब लिख लो क्योंकि इसी से हमारा जो चैप्टर होगा वो स्टार्ट होगा। बी ए स्केलर फंक्शन ऑफ वेक्टर x, जिसको हमने डिनोट कर दिया है f, ये इज कॉलम वेक्टर ऑफ एलिमेंट, जो उसके एलिमेंट्स हैं, सिंपल है, ये मैंने अभी आपको वहाँ पे लिख करके दिखाया था, xn होगा। तब यहाँ पर क्या होगा वो ज़रा देखो, ये ज़रा हम लोग देखते हैं। स्केलर फंक्शन है एफ एक्स
वेक्टर डेरिवेटिव है और यहाँ पर मैट्रिक्स डेरिवेटिव है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जब मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ तो ये स्क्वायर हो गया, और मैंने ये यहाँ पर ये नहीं लगाया है साइन वेक्टर वाला। तो अगर जो बाद में एम एक्स अगर जो बाद में लिखा है ये वेक्टर है, तो ये हमारा एम हो जाता है इसके लिए, जब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये मैंने पिछले अभी लिखाया था, यही यहाँ पर ये मैट्रिक्स बनती है जब ये करेंगे। और एक्स अगर जो बाद में ए और जेड है तो हमारा ये ए जेड बनेगा। यहाँ पर देखोगे चूँकि एक्स का कोई टर्म नहीं है तो इसके लिए करोगे तो ये भी मैट्रिक्स बनेगी ज़ीरो की। एक्स और एक्स अगर जो बाय द वे है, इसको चाहो तो ये वेक्टर की तरह मान लो। जहाँ पर मैं इसके लिए लिखूंगा तो ये वेक्टर के लिए है, तब ये फंक्शन रहेगा, वरना इसमें चेंज करोगे तो यहाँ पर बस यही रखना, बस यहाँ पर ये नीचे जो मैंने वेक्टर लगाए हैं ये आप हटा दीजिएगा। तो जब इसके लिए करोगे तो 2x हो जाएगा, वेक्टर लगेगा, और इसके लिए जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। देन इसके बाद में x ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई, ये मैंने बताया है 2a ये हमारा x होगा, और जब इसको एक बार और करोगे तो 2a बनेगा, वेयर जहाँ पर a जो है हमारा वो सिमेट्रिक होगा। ये तो मैं बार बार आपसे बात ही करते आ रहा हूँ कि ये सिमेट्रिक होगा तभी क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखी जा सकती है, लिखी फिर भी जा सकती है, बट उसके बाद में जब आप फाइनल उसकी वैल्यूज़ को लिखोगे तो उसमें देखोगे कि आपको यही करना पड़ेगा। देन ये एक लास्ट बस इसका है, देन इसके बाद में थ्योरी हमारी स्टार्ट होगी। एफ बी अगर जो है बी ए स्केलर फंक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स बी, और ये हमारा होगा बी आई जे एंड डिनोट बाई या डिनोटेड बाई डेल एफ, चूँकि इसको बी से किया है तो ये हमारा हो जाएगा डेल बी, और डेल एफ ये मैट्रिक्स का हो गया। देन क्या होंगी चीज़ें वो ज़रा देख लो। वाई बी जेड जो होगा वाई जेड डैश होगा, डेल बी ट्रेस ऑफ बी ये हमारा होगा वाई, सॉरी ये होगा हमारा 1 के इक्वल, ये यहाँ पर 1 वाला 1 लिखा है तो ये उसको वो समझिएगा। डेल बी एक्स अगर जो है तो एक्स बचेगा, यहाँ पर साइड में लिखते भी जाना। बी जो है हमारा वो सिमेट्रिकल है, बी का इन्वर्स और इसका ट्रांसपोज है, ये भी सेम रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा। देन बस लास्ट ये है, ये होने के बाद में हमारा ये टॉपिक मतलब आपको मैट्रिक्स का जो मतलब बेसिक था, अब इसके बाद में आप खुद देखना कि आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी अगर जो आपने इसको प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना के चीज़ें की हैं। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर टॉपिक समाप्त। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट अब हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन रहेगा, क्योंकि फर्स्ट मैंने उसमें लिखाया था आपको इंट्रोडक्शन का मीनिंग वहाँ पर ये होगा कि मैं आपको मैट्रिक्स वेक्टर के बारे में अब मल्टीवेरिएट एनालिसिस में बताऊंगा कि किस हिसाब से चीज़ें उसकी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर मीन वेरिएंस और आप देखोगे कि कोवेरिएंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कोरिलेशन का कैसा होगा, और कुछ चीज़ें जो उसमें पूछी जाती हैं आपको मैं दिखाऊंगा भी कि ये वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हमारा हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम
पर जाकर के आप उस चीज़ की जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बात है मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा, अगर जो बात में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।